वो धुआं देती झोंपड़ी के सामने झाड़ियों के पास बैठ गया और मुख्तसर लफ्जों में उसने अपनी जो कहानी सुनाई वो ये थी कि वो तमिलनाडु के जिला मजूरा के एक साहिली गांव का रहने वाला था। उसका नाम वेंकटा रेड्डी था। उसकी शादी अपने गांव की एक लड़की से हो गई। शादी के बाद वो इंडियन फौज में लांगरी के तौर पर भर्ती हो गया क्योंकि वो खाना बड़ा अच्छा पका लेता था। उसके यहाँ सिर्फ एक बच्ची हुई जिससे उसे बहुत मोहब्बत थी। उसकी बीवी बस के हादसे में मर गई। उसने दोबारा शादी न की और बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उसकी शादी कर दी। लेकिन बदकिस्मती से वो अपने पहले मुर्दा बच्चे को जन्म देने के साथ ही मर गई। ये फौज से रिटायर हो चुका था। बच्चे की मौत के सदमे ने उसे निढाल कर दिया। वो उसके सुरमा कंखी वाले लकड़ी के बक्स को लेकर बैठ जाता और घंटों अपनी बच्ची का नाम लेकर उससे ख्याल ही ख्याल में बातें करता। उसका जी अपने गांव से उचाट हो गया था। इस असना में काले पानी के इस छोटे से जजीरे को एक खुफिया समझौते के तहत भारत ने इसराइल के हवाले कर दिया। इन यहूदियों ने जजीरे पर काम करने के लिए कुछ तमिल और मलयाली बाशिंदे भर्ती किए। वेंकटा रेड्डी भी भर्ती होकर काले पानी के इस जजीरे में आ गया। यहूदियों ने एक सोची समझी स्कीम के तहत ऐसे लोगों को भर्ती किया जो उधेड़ उम्र के थे और जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। उनको भारी तनख्वाह की पेशकश की गई थी और पोशीदा तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए गए थे कि वो 15 बरस से पहले जजीरे से वापस अपने वतन नहीं जा सकते। इस लॉट में अक्सरियत ऐसे उधेड़ उम्र तमिल बाशिंदों की थी जो या तो अपने वतन में किसी वजह से रहना नहीं चाहते थे, उनका जीव चाट हो गया था, और या फिर ऐसे जराइम पेशा लोग थे कि जिनके पीछे हर वक्त पुलिस लगी रहती थी। इसराइलियों ने भारतीय हुकाम को उन लोगों की पूरी लिस्ट मुहैया नहीं की थी। जराइम पेशा लोग यहाँ आकर बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें अच्छी तनख्वाह के अलावा पेट भर कर चावल और मछली खाने को मिलती। जब ये तमिल उधेड़ उम्र अपनी कहानी सुना चुका तो मैंने उससे पूछा कि उसने क्या जुर्म किया था जिसकी सजा में उसे समंदर में डुबो दिया गया। उसने मेरी तरफ अपनी स्याह हल्कों वाली जर्द आंखों से देखा और बोला, मैंने जहाँ से फरार होने की कोशिश की थी क्योंकि अब मेरा जी यहाँ से उचाट हो गया था। मैं अपने गाँव की जमीन पर जाकर मरना चाहता हूँ। फिर वो चली हुई झोंपड़ी की तरफ टिकटिकी बांधे बोला, मैं इसी मकान में अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची ने दम तोड़ा था। मैंने उसे पूछा कि क्या वो उन लोगों से इजाजत लेकर अपने वतन नहीं जा सकता। उसने सर को आहिस्ता से नफी में हिलाते हुए कहा, ये लोग किसी भी हिंदुस्तानी को यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देते। हमारी हुकूमत ने इन यहूदियों को ये टापू क्यों दे रखा है इसकी हमें अभी तक समझ नहीं आ सकी। इन लोगों ने यहाँ अपने कैदी रखे हुए हैं। एक जगह सुना है कि ये एटम बम भी तैयार कर रहे हैं। जब तमिल उधेड़ उम्र आदमी अपनी कहानी सुना चुका तो मैंने उससे पूछा कि उसने जुर्म क्या किया था जिसकी सजा में उसे समंदर में डुबो दिया गया। उसने मेरी तरफ अपनी स्याह हल्कों वाली जर्द आंखों से देखा और बोला, मैंने यहाँ से फरार होने की कोशिश की थी क्योंकि अब मेरा जी यहाँ से उचाट हो गया था और मैं अपने गाँव की जमीन पर जाकर मरना चाहता हूँ। फिर वो जली हुई झोंपड़ी की तरफ टिकटिकी बांधे बोला, मैं उसके मकान में अपने प्राण छोड़ना चाहता था जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची ने दम तोड़ा था। मैंने उसे पूछा कि क्या वो उन लोगों से इजाजत लेकर अपने वतन वापस भारत नहीं जा सकता। उसने सर को आहिस्ता से नफी में हिलाते हुए कहा, ये लोग किसी भी हिंदुस्तानी को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देते। हमारी हुकूमत ने उन यहूदियों को ये टापू क्यों दे रखा है इसकी हमें अभी तक समझ नहीं आई। इन लोगों ने यहाँ अपने कैदी रखे हुए हैं। एक जगह सुना है ये आइटम बम भी तैयार कर रहे हैं। मैंने कैदियों के बारे में तफसीलात मालूम करने की कोशिश की तो वो बोला, हमें इन कैदियों तक जाने की इजाजत नहीं है। कोई हिंदुस्तानी कैदियों की बैरक के पास भी नहीं भटक सकता। हम जितने भी हिंदुस्तानी यहाँ हैं हमारा काम सिर्फ इन यहूदी अफसरों और जवानों के दफ्तरों और बंगलों में इनका खाना पकाना, इनके जूते और फर्श साफ करना, और जब कभी बाहर से इनकी बीवियाँ आती हैं तो उनकी भी खिदमत करना है। हम इनके कपड़े धोकर इस्त्री करते हैं, उनके लिए साहिल पर मछलियाँ पकड़ते हैं। मैंने पूछा, यहाँ कुल कितने हमारे लोग यानी भारतीय हैं? वो बोला, हमारी तादाद 50-60 से ज्यादा नहीं है। इनमें ज्यादातर जराइम पेशा लोग हैं जो भारत वापस नहीं जाना चाहते। जो चंद एक बाकी बचते हैं उनको ये यहूदी यहाँ से निकलने नहीं देते क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ये नहीं चाहते कि हम यहाँ के बारे में बाहर जाकर किसी को बताएं। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे समंदर में डूबने से बचा लिया, लेकिन अगर मुझे मर जाने देते तो ज्यादा बेहतर था। जब मेरी बच्ची का बख्श ही नहीं रहा था तो फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? वो फिर घुटनों में मुंह देकर रोने लगा। मैंने उसके कंधे को आहिस्ता से दबाया और कहा, चचा, भगवान की यही मर्जी थी कि तुम यमराज के पास न जाओ। उसने सर उठाया और झोंपड़ी की तरफ देखकर बोला, इस जन्म में जुदा हुए हैं, अगले जन्म में अपनी बेटी से जरूर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। उसने एक बार फिर सर झुका लिया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम मुझे उत्तर प्रदेश के लगते हो। वो पक्का तमिल था और उसके इस कयाफे को मैं छुटला नहीं सकता था। मैंने इतनी देर में अपने बारे में एक कहानी जहन में तैयार कर ली थी। उसमें सिर्फ इतनी
तरमीम कर दी कि पहले मैं खुद को तमिल जाहिर करना चाहता था, लेकिन अब मैंने ऐसा न किया क्योंकि एक जद्दी पुश्ती तमिल के आगे मैं इस हालत में अपने तमिल होने का इकरार नहीं करना चाहता था, जबकि मुझे उसकी हमदर्दी की भी जरूरत थी। लेकिन मैं जानता था कि उसके लिए मेरा विष्णु हिंदू होना ही बहुत होगा। मैंने अपने आप को मराठा जाहिर किया क्योंकि मैं मराठी जबान भी बोल लेता था और चाहता था कि अपने आप को तमिलनाडु की किसी करीबी रियासत का जाहिर करूं। उत्तर प्रदेश जरा दूर हो जाता था। मैंने उसे कहा, मेरा नाम वसंत फाडिकर है, मैं महाराष्ट्र के जिला अमरेली का रहने वाला हूँ। विष्णु बचपन में ही यतीम हो गया। रिश्तेदारों ने मुझे घर से निकाल दिया। बुरी सोहबतों में पड़कर चोरी चकारी शुरू कर दी। कई बार जेल भी गया। एक बार गणेश पूजा का त्यौहार आया। मैं मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए पूजा कर रहा था कि भगवान विष्णु ने प्रकाश किया। तमिल का मुंह खुले का खुला रह गया। मुझे मालूम था कि जनूबी हिंद के ये लोग विष्णु भगवान और उसके बेटे गणेश की पूजा करते हैं। मैं बोलता चला गया। फिर जैसे ही विष्णु भगवान ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी काया ही पलट गई। मैंने आंखें खोली तो बिल्कुल ही दूसरा आदमी था। बुराई से नफरत और नेकी से मोहब्बत हो गई थी। अपने गुनाहों पर नादिम था। मन की दुनिया रोशन हो चुकी थी। उसी रोज से मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। फिर एक शरीफ लड़की से मेरा ब्याह हो गया। मगर फिर ऐसा हुआ कि मोहल्ले के एक बदमाश ने मेरी पत्नी को उठा ले जाने की कोशिश की। मैंने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया और पुलिस के आने से पहले वहां से भाग उठा। कई महीनों तक मैसूर और केरला के जंगलों में भटकता रहा। पुलिस वहां भी मेरा पीछा करती पहुंच गई। मेरा घेरा तंग होता गया। आखिर मैं केरला के साहिल से एक कश्ती में बैठकर खुले समंदर की तरफ निकल आया। मेरा इरादा अंडमान के किसी जजीरे में पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करने का था कि रास्ते में तूफान आ गया। कश्ती उलट गई। मैं तूफानी मौजों में बहता इस जजीरे पर आ लगा। मुझे यकीन था कि ये काले पानी के हमारे इंडियन जजीरों में से कोई जजीरा होगा, मगर अब तुमने बताया है कि अगरचे ये भारतीय जजीरा है, मगर इस पर यहूदी तसल्लुत है और कोई बाहर का आदमी उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। 2 रातों से इस जंगल में छुपा हुआ हूँ। उसके बाद एक मोटर बोट को आते देखा तो तुम्हारी झोंपड़ी के पास छुप गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम जानते ही हो। अपनी मनगढ़ंत कहानी में तमिल जबान में मजहबी अल्फाज और देवी देवताओं के नाम ले लेकर कुछ ऐसे पुरअसर अंदाज में सुनाई कि बेचारा सीधा साधा तमिल बेहद मुतासिर हुआ। उसे इस बात से मुझसे बड़ी अकीदत हो गई थी कि भगवान विष्णु ने मुझे दर्शन दिए थे। वो कहने लगा, फाडिकर, तुम खुशकिस्मत हो कि काले पानी के तूफान से बचकर निकले, मगर ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि एक ऐसे जजीरे पर आ लगे हो जो तुम्हारे लिए उम्र कैद का जेल खाना ही साबित होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर न रह सकते हो न फरार हो सकते हो। यहाँ के यहूदी गार्ड ने तुम्हें देख लिया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरा हो चुका था। इन लोगों की मोटर लॉन्चें रात दिन जजीरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। मुझे जहाँ रहते 7 बरस हो गए हैं। मैं समंदर की एक एक लहर से वाकिफ हूँ, मगर मैं भी कश्ती लेकर ज्यादा दूर नहीं गया था कि पकड़ा गया। मैंने मसनूई फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा, चचा, मैं कत्ल करके भागा हूँ, लेकिन मैं किसी जजीरे पर आजादी से जिंदगी बसर करना चाहता था, मगर जहाँ तो मुझे चारों तरफ अपनी मौत ही नजर आती है। तुम ही मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। वेंकट रेड्डी सोच में पड़ गया। बोला, मैं खुद इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो पहचान लेंगे और मुझसे जरूर पूछेंगे कि मैं कैसे जिंदा बच गया। अगरचे मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मगर उनके पास कोई ऐसी मशीन है कि जिसमें आदमी को डालते हैं और इस तरह बिजली के झटके देते हैं कि आदमी खुद ब खुद सारा राज बता देता है। मुझे वाकई परेशानी हुई कि वाकई अगर ये शख्स यहूदी सिक्योरिटी वालों के हाथ आ गया तो जरूर मेरे बारे में सब कुछ बता देगा, क्योंकि ज़हनी तौर पर ये पहले ही से राज उगलने पर तैयार है। मैंने कहा, वेंकट दादा, फिर तो मैं भी मारा जाऊंगा। वेंकट बोला, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, वैसे मैं उनके सामने ही नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि कहीं से एक कश्ती पैदा करने की कोशिश करो, फिर हम यहाँ से मिलकर फरार हो जाएंगे। समुद्री रास्ते को खूब जानता हूँ मैं, हो सकता है हम यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाएं। मैंने उसे कहा कि मैं तो जजीरे में अजनबी हूँ, मुझे क्या मालूम कि कश्ती कहाँ से मिलेगी। वेंकट ने आंखें बंद कर ली, फिर मेरी तरफ नजरें उठाई और कहा, तुम ये भी मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लूंगा। इस वक्त हमें किसी ऐसी जगह छुप जाना चाहिए जहाँ से हमें कोई ना देख सके। एक खुफिया ठिकाना मेरी नजर में है, मेरे साथ आओ। वो मुझे साथ लेकर जंगल में एक तरफ चल पड़ा। दरख्तों, झाड़ियों और लंबी घास में कुछ देर चलने के बाद हम उन दरख्तों में आ गए जहाँ से साहिल समंदर की रेतली पट्टी शुरू होती थी। मैंने जब इस खदशे का इजहार किया कि यहाँ हमें देखा जा सकता है तो उसने दूर समंदर में आधी डूबी हुई एक स्याह चट्टान की तरफ इशारा किया। फिर बोला, इस चट्टान को देख रहे हो, इसके अंदर एक बेआबाद गार है। ये गार इतना बड़ा नहीं, तुम उसे गहरा शिगाफ कह सकते हो, लेकिन उसके अंदर कभी कोई नहीं गया। हम इस गार में पनाह लेंगे। हमने भागकर रेतली पट्टी पार की और समंदर के पानी में घुस गए। पानी पहले हमारी एड़ियों तक था, फिर पिंडलियों तक आ गया। वेंकट आगे आगे था। समंदर का किनारा दूर तक वीरान था।
एक बड़े पत्थर पर पांव रखकर वो गार के दरवाजे में जाकर बैठ गया। उस चट्टान का दरवाजा ऐसा था कि देखने से ऐसा लगता था कि चट्टान अंदर गोद धसी हुई है। चट्टान के गार में, जो ज्यादा गहरा नहीं था, फर्श पर उन जंगली परिंदों की बीटें फैली हुई थी जो सर्दियों के मौसम में नकल मकानी करके उतरा जाते थे। वेंकट गार के आखिरी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और छत की तरफ देखकर बोला, ये जंगली सुर्ख आब 6 माह के बाद अब यहाँ आएंगे और 3 महीने इस गार में रहकर वापस चले जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले यहाँ से निकल जाएं। हमने गार की जमीन को एक जगह साफ किया और बैठ गए। गार के धाने में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जहाँ गर्मी और हब्स था। बोला, ये गर्मी और हब्स रात को नहीं होता। वैसे एक बात है भाटिकर, और वो ये है कि मैं काले पानी के किसी दूसरे जजीरे की तरफ भी निकल सकता हूँ, मगर वहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। मैंने कहा, दादा तुम मेरी खातिर अपनी जान अजाब में न डालो, मैं तो मफूर कातिल हूँ, कहीं भी निकल जाऊंगा। वेंकट बोला, तुमने अपनी इज्जत के लिए एक बदमाश को कत्ल किया है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। तुम एक मर्द हो, गीता में हमें यही तालीम दी गई है। मैं तुम्हारी इसलिए भी इज्जत करता हूँ कि तुमने गैरत का सबूत दिया है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम मध्य प्रदेश की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ के जंगल हमें हमेशा के लिए अपने दामद में समेट सकते हैं। हम वहाँ कटाई का काम करके पेट पाल लेंगे। भला हमारा दुनिया में है ही कौन जिसकी खातिर हम शहर का रुख करें। वेंकट बड़ा सीधा साधा और भोला आदमी था, मगर मेरे सामने अपना मिशन था जो उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता था। मेरे लिए यही मुनासिब था कि मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं और जब वहां से फरार होने का वक्त आए तो कोई बहाना बनाकर अलग हो जाऊं। वैसे मुझे यकीन था कि जहां से वेंकट रेड्डी के लिए फरार होना इतना आसान काम नहीं है। एक तो वो बूढ़ा हो रहा था, उसके बदन में फरार की सोबतें बर्दाश्त करने की सकत नहीं थी। मैंने बातों बातों में उससे इसराइली मिलिट्री पोस्टों, उनके हेडक्वार्टर और यहूदी सिपाहियों की तादाद के बारे में काफी मालूमात हासिल कर ली, मगर जेल खाने के बारे में वेंकट को कुछ मालूम नहीं था। मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही कशमकश जारी थी कि मैं अपने मिशन को किस तरीके से शुरू करूं। मेरे लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि मैं किसी तरह एक तमिल हिंदू की हैसियत से किसी भी इसराइली फौजी अफसर के बंगले पर बतौर खानसामा या खाकरोब या घरेलू मुलाजिम के नौकर हो जाऊं। इस सिलसिले में वेंकट मेरी मदद कर सकता था, मगर उस वक्त वो ना जिंदों में था ना मुर्दों में। मेरे लिए वो जिंदा था और यहूदियों और अपने साथियों के लिए वो मुर्दा था। अगर वो अपने किसी साथी से मिलने आबादी की तरफ जाता है तो उनमें से कोई भी उसकी मुखबरी करके उसे दोबारा पकड़वा सकता था। वेंकट ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने आदमियों से मिलते हुए घबराता हूँ। उनमें सिर्फ एक रम्या ही मेरा हम उम्र और हम ख्याल है, मगर वो बाकी तमिल लोगों के साथ ही जंगल की बस्ती में रहता है। दूसरे लोगों को मेरा इल्म हो जाएगा और फिर मुझे गोली से उड़ा दिया जाना यकीनी होगा। मैंने उससे पूछा कि वो फरार के लिए कश्ती कहाँ तलाश करेगा। वो कहने लगा, ऐसी कश्ती तो मैं रात के अंधेरे में अपनी बस्ती के साहिल की तरफ जाकर चुरा लाने की कोशिश करूंगा। मैंने पूछा, अगर सिक्योरिटी फोर्स की लॉन्च सामने आ गई तो? वो बोला, ये खतरा हमें हर हालत में मोल लेना होगा, क्योंकि इन यहूदियों की गश्त का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। उनकी लॉन्च दिन और रात के किसी भी वक्त समंदर में नमूदार हो सकती है। अब मैंने उससे इस्तफसार किया कि इस चट्टानी गार में हम खाएं पिएंगे क्या। वो धोती के पल्लू से अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर बोला, मेरी झोंपड़ी के पीछे एक छोटा सा चश्मा बहता है। हम पानी वहां से ताड़ी वाले मटके में भर कर ले आएंगे और कुछ रोज यहाँ के नारियल और शरीफों से गुजारा कर सकते हैं। मैंने जेब से इंडियन करेंसी के नोट निकाल कर उसके सामने रख दिए। अगर तुम चाहो तो इस रकम से अपने दोस्त रमिया के पास खुफिया तौर पर जाकर अपने और मेरे लिए खुराक हासिल कर सकते हो। क्या ख्याल है? 100 और 5 के इंडियन करेंसी के नोट देखकर वेंकट की बातें खिल गईं। बोला, ये रुपए तुम कहाँ से लाए? मैंने उसे बताया कि समंदरी सफर पर रवाना होने से पहले मैंने इन्हें प्लास्टिक की थैली में डालकर जेब में रखिया था और ये मेरी मेहनत की कमाई के रुपए हैं। वेंकट ने कहा, तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हें मुबारक हो दोस्त, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, वेंकट इस रकम को अपने ही पैसे समझो, हम एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर ये रुपए तुम्हारी जेब में होते तो मैं भी उन्हें अपनी रकम ही समझता। ये पैसे हमें आगे चलकर बड़ा काम देंगे। वैसे अपने दोस्त रमिया से तुम्हें ही मिलना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि आज रात ही उसे खुफिया तौर पर जाकर मिलो, उसे अपने एतमाद में लेकर उससे मदद हासिल करने की कोशिश करो। क्या वो काबिल एतमाद आदमी है? वेंकट कहने लगा, वो मेरा पुराना साथी और दोस्त है, वो बड़े भरोसे का आदमी है। खतरा सिर्फ ये है कि वहाँ मुझे बस्ती का कोई दूसरा तमिल ना देख ले। इनाम के लालच में वो यहूदी साहिब से मुखबरी कर सकते हैं। मैंने अपनी टांगे फर्श पर फैला दी और कहा, वेंकट दादा तुम जो बेहतर समझते हो वही करो, मैं हर हालत में तुम्हारे साथ बल के पीछे पीछे हूँ। दोपहर हुई तो वेंकट दादा छुपता छुपाता जंगल में गया और धोती में बहुत से नारियल ले आया। हमने उन नारियलों को तोड़कर अपनी प्यास और भूख मिटाई।
वो कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं आज रात बस्ती में जाऊंगा। मुझे वहाँ की राशन शॉप का पता है, वहां से मैं चावल और दाल चुरा कर ले आऊंगा, फिर हम यहाँ इसे पका लेंगे। मैंने महसूस किया कि वेंकट दादा कुछ उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रहा था और उसकी बातों में रब्त और सूझबूझ का अंसर कम हो रहा था। किसी वक्त वो अपनी बेटी को याद करके उदास हो जाता, फिर कहता, उसका बक्स झोंपड़ी में नहीं है, वो भी जलकर राख हो गया है। इसी वक्त वो अपनी बेटी को याद करके उदास हो जाता, फिर कहता, उसका बक्स झोंपड़ी में नहीं है, वो भी जलकर राख हो गया है, मैं झोंपड़ी की राख देख कर आया हूँ। फिर आह भर कर कहता, बेटी से अब अगले जन्म में ही मुलाकात होगी। मैंने उसकी बात काट कर पूछा कि वो फरार के लिए कश्ती कब लाएगा। वो चौंक पड़ा, कश्ती मैं कल रात नहीं, आज रात ही बस्ती के साहिल से उड़ा लाऊंगा। मुझे डर लगा कि अपने साथ कहीं वो मुझे भी न मरवा दे। मैंने उसे कहा कि तुम फिक्र न करो, मुझे बताओ बस्ती का साहिल किस तरफ है, मैं खुद जाकर कश्ती ले आऊंगा। वो सर को झटक कर बोला, तुम नावाकिफ हो, तुम पकड़े जाओगे। साहिल पर एक पहरेदार भी रात को होता है। फिर खुद ही कुछ सोचकर बोला, नहीं, मैं अपने दोस्त रम्या से मिलकर उससे मदद हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम अपने रुपयों में से 100 रुपए अगर मुझे दे दो तो वो बड़ी खुशी से खुद ही कश्ती मुहैया कर देगा और किसी से जिक्र भी नहीं करेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कौन सी बात पर यकीन करूं और किस बात पर यकीन न करूं। वो कभी कुछ कहता और कभी अपना इरादा बदल देता। दिन गुजरता जा रहा था, फिर बारिश शुरू हो गई, हवा भी तेज हो गई और समंदर की लहरें जोर जोर से चट्टान से टकरा कर शोर मचाने लगी। वेंकट उठकर गार के धाने तक गया, फिर वापस आकर बोला, यहाँ बड़ी मूसलाधार बरसात होती है, ये मौसम बरसात का नहीं है, फिर भी बारिश जरूर हो जाती है, फिक्र न करो, समुद्री हवा अभी रुक जाएगी। बुखार में मेरे पास आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसने हाथ अपने बगलों में दे रखे थे, लगता था उसे ठंड लग रही है। फिर उसे तेज बुखार हो गया और वो जमीन पर लेट गया। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा, माथा फूंक रहा था। मैंने अपनी बुशर्ट उतारी, उसे बाहर जाकर समंदरी पानी में भिगो दिया और उसके माथे पर रख कर पट्टियां करने लगा, मगर उससे कोई ज्यादा फर्क न पड़ा। वेंकट दादा का जिस्म अंगारे की तरह दहक रहा था। उस पर हिज़्यान की कैफियत तारी हो गई और वो अपनी बेटी से बातें करने लगा। कभी उसे आवाज देता जैसे वो रूठ कर चली गई हो, कभी यूं बातें करने लगता जैसे उसके पास बैठी हो। मेरी पोजीशन अजीबोगरीब हो गई थी। वहां उसे मैं कोई दवाई भी नहीं खिला सकता था। उसी से 1-2 बार पूछने की कोशिश भी की कि वहां किसी दरख्त की कोई छाल ऐसी है जिससे उसका बुखार कम हो जाए, मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। फिर अचानक दूर से मोटर लॉन्च की फटफट सुनाई दी। मैं तेजी से उठकर गार के मुंह पर आकर बैठ गया। देखा कि दूर से लॉन्च की रोशनी समंदर पर पड़ रही थी। मैं जल्दी से वापस आ गया। वेंकट के कानों में लॉन्च की आवाज पड़ी तो मुंह उठाकर बोला, मेरी रुक्मणी आ गई है, वो मुझे लेने आई है, मेरी बेटी स्वर्ग से मुझे लेने आई है। हे प्रभु, मेरा अगला जन्म मेरी बच्ची के चरणों में गिरना। मोटर लॉन्च की आवाज काफी करीब आ गई थी। खतरा था कि कहीं वेंकट की आवाज लॉन्च में खड़े सिक्योरिटी गार्ड के कानों में न पड़ जाए। मैंने आहिस्ता से वेंकट के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, भगवान के लिए आहिस्ता बोलो, यहूदी लॉन्च पर गश्त कर रहे हैं। लॉन्च हमारी चट्टान के अकब से होती हुई समंदर में आगे निकल गई। जब उसके इंजन की आवाज दूर चली गई तो मैंने वेंकट की तरफ तवज्जो दी। उसका बुखार ज्यादा हो गया था। अपनी बुशर्ट समंदर के पानी में गीली करके लाता और उसके माथे पर रख देता। बुशर्ट देखते देखते गर्म हो जाती, दोबारा उसे समंदर में डुबो कर लाता। इसी तरह रात हो गई। वेंकट पर बेहोशी तारी होने लगी थी। मुझे ये ख्याल बार बार परेशान कर रहा था कि जो शख्स जहां मेरे बहुत काम आ सकता था, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे असर नौ अपने राब्ते की मुहिम का आगाज करना पड़ेगा। फिर किसी इंडियन तमिल के आगे अपनी मनगढ़ंत कहानी को दोहराना पड़ेगा, जाने वो एतबार करे या न करे। वेंकट ने मुझे बस्ती के अपने जिस काबिल एतबार और दोस्त भारतीय तमिल के बारे में बताया था, उसका नाम रमिया था और उससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वेंकट से इस ज़मीन में मजीद तफसीलात नहीं पूछी जा सकती थी क्योंकि वो होश में नहीं था। जब रात गहरी हो गई तो मैंने नारियल तोड़कर खाया और उसका पानी पीकर अपनी भूख किसी हद तक मिटाई। वेंकट के मुंह में नारियल का पानी डाला तो उसकी बहरानी कैफियत अचानक खत्म हो गई। चट्टानी गार में अंधेरा था, मैं मोमबत्ती भी नहीं जला सकता था। इस अंधेरे में मुझे वेंकट की जर्द आंखें खुलती दिखाई दी। उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसकी जर्द आंखें मेरे चेहरे पर जमी थी। एक बेजान सा तबस्सुम उसके होंठों पर नमूदार हुआ। उसने अपना गर्म हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और बोला, मेरे हाथ की उंगली में चांदी की अंगूठी है, इसे उतार कर अपने पास रख लो। इतनी बात कहने से ही उसका सांस फूल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे अपनी अंगूठी किस लिए दे रहा है। मैंने बहरहाल उसकी हिदायत के मुताबिक उसके हाथ की उंगली में से चांदी की अंगूठी जो एक छल्ले जैसी थी उतार ली। वो कमजोर आवाज में बोला, ये मेरी बीवी की निशानी है।
इसे तुम जजीरे के जुनूब में इंडियन बस्ती में रमिया के पास ले जाना, वो तुम्हारी मदद करेगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तमिल ने मेरे रास्ते को किसी हद तक मेरे लिए साफ कर दिया था। मैं चाहता था कि वो भी सेहतमंद होकर मेरे साथ चले, लेकिन उसके चिराग जिंदगी का तेल खत्म हो चुका था। काले पानी के इस जजीरे के तेज और मोहलक बुखार ने उसके जिस्म को अंदर से जला डाला। उसके जिस्म की रतूबत खुश्क हो गई थी। अंगूठी जब मैंने उसके सामने अपनी उंगली में पहनी तो उसका कपकपाता हुआ हाथ उठा। उसने चांदी की अंगूठी को उंगली से छुआ और फिर उसका हाथ एक झटके से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसके सीने पर हाथ रख दिया। वेंकट मर चुका था। रात भर उसकी लाश गार में मेरे करीब ही पड़ी रही। मुझे आधी रात के बाद नींद आ गई थी। आंख खुली तो गार में से दिन की सफेद रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। बाहर निकल कर देखा, समंदर पुरसुकून था। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे और मरतूब ठंडी हवा चल रही थी। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अपनी शर्ट को पहना, जीन्स की जेब में साइलेंसर वाले पिस्तौल को निकाल कर चेक किया, फिर वेंकट की लाश को उठाकर चट्टान के पास ही समंदर में डाल दिया। उसकी लाश पानी में डूब गई क्योंकि चट्टान के पास पानी गहरा था। दिन की रोशनी में चांदी की अंगूठी को गौर से देखा। ये एक मामूली सा चांदी का छल्ला था, लेकिन वेंकट की मरहूम बीवी की निशानी थी। हो सकता है बस्ती के तमिल और वेंकट के दोस्त रमिया पर इसका मतलूबा असर हो या ना हो। वो मेरी मदद करने की बजाय मुझे जजीरे की इस्राएली सिक्योरिटी फोर्स के हवाले भी कर सकता था, लेकिन उस रमिया या रामिया से मिलना जरूरी हो गया था। इसके सिवा मेरे सामने कोई रास्ता भी नहीं था। उससे सिर्फ रात को ही मुलाकात की जा सकती थी, क्योंकि दिन की रोशनी में मुझे देखा जा सकता था। अब मैंने एक बार फिर शाम का अंधेरा होने का इंतजार शुरू कर दिया। नारियल खा खा कर मेरा पेट अकड़ सा गया था। मैंने सोचा कि जंगल में जाकर कुछ खजूरें तलाश करके उनका नाश्ता किया जाए। चुनाचे ये तसल्ली कर लेने के बाद कि समंदर की पट्टी खाली पड़ी है, मैं चट्टानी गार में से निकला और पानी में से गुजर कर दौड़ते हुए रेत की पट्टी उबूर की और सामने वाले जंगल में घुस गया। दरख्तों पर कभी कभी कोई परिंदा बोल उठता था। उसके अलावा जंगल में गहरी खामोशी छाई थी। किसी वक्त दूर से ऐसी आवाज आ जाती थी जैसे कोई फौलाद की चादर पर हथौड़ा चला रहा हो। खजूर के दरख्त वेंकट की जली हुई झोंपड़ी के अकब में एक ऊंचे घास का कता पार करने के बाद वाक़ थे। मैं घास में बड़ी एहतियात से चलता उन दरख्तों तक आ गया जहां घास पर काफी खजूरें गिरी पड़ी थी। खजूरें मैंने वहीं खानी शुरू कर दी। जब पेट भर गया तो काफी खजूरें जेबों में डालकर वापस ऊंची घास में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। वेंकट की झोंपड़ी के पीछे ताड़ी की जो हंडिया लटक रही थी, आग की वजह से उसका रस्सी का छींका भी जल गया था और हंडिया जमीन पर टूटी पड़ी थी। मैं दरख्तों की आखिरी कतार में से निकलकर रेतले साहिल पर आने वाला था कि मुझे आदमियों के बातें करने की आवाज सुनाई थी। मैं एकदम रुका, फिर बिजली की तेजी के साथ झोंपड़ी से कुछ दूर एक घने दरख्त के पीछे झुक गया। पिस्तौल मैंने जेब से निकाल लिया था। मेरी आंखें दरख्तों के दरमियान से नजर आने वाले साहिल समंदर पर जमी हुई थी। इंसानी आवाज करीब आ रही थी। फिर मुझे 4 इस्राएली नीली वर्दियों में दिखाई दिए। जो सिक्योरिटी फोर्स के आदमी थे। स्टेन गन कांधों से लटकाए वो सिगरेट का धुआं उड़ाते बड़े खुशगवार मूड में बातें करते चले जा रहे थे। खदशा ये था कि कहीं वो वेंकट की झोंपड़ी की तरफ ना आ जाए, क्योंकि झोंपड़ी से महज ज्यादा दूर नहीं था। मैं चौकस हो गया। इस्राएली सिक्योरिटी गार्ड बातें करते आगे निकल गए। जब उनकी आवाजें दूर हो गई तो मैं दरख्त की ओट से निकला। एक दरख्त के तने की ओर से झांक कर देखा। इस्राएली गार्ड्स दूर जा चुके थे। जब वो साहिल का मोड़ घूम गए तो मैं भागकर समंदर के पानी में से गुजरता अपनी चट्टानी कमीनगाह में आ गया। एक नारियल तोड़कर उसका पानी पिया। खजूरें निकाल कर जमीन पर एक तरफ ढेर कर दी और आराम से टांगे फैलाकर नीम तरास हो गया। मेरा जहन बस्ती के इंडियन तमिल रमिया से मुलाकात की तफसीलात पर गौर करने लगा। इस्राएली सिक्योरिटी फोर्स के आदमियों की गश्त ने मुझे मोहतात कर दिया था। मैं सोना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बाहर देख लेता था। दोपहर को मैंने थोड़ी सी खजूरें खाकर पेट की आग बुझाई, नारियल का पानी पिया और चट्टान के करीब ही समंदरी लहरों में अच्छी तरह से गुस्सी किया और फिर गार में आकर बैठ गया। जिस्म खुश्क हुआ तो समंदरी पानी के नमक ने मेरे जिस्म को जैसे अकड़ा दिया। मैंने बुशर्ट उतारी और उसका तौलिया बनाकर अपने जिस्म को खूब रगड़ रगड़ कर समंदरी नमक की तह से निजात हासिल की और बुशर्ट छाड़कर एक तरफ रख दी। जब सूरज समंदर में मगरिब की तरफ गुरूब हो गया तो मैंने गार के मुंह पर आकर देखा। जंगल में शाम का अंधेरा उतरने लगा था, मगर समंदर पर अभी तक दिन की बाकी मांदा सुर्खी माइल रोशनी फैली हुई थी। मैं वापस गार में आकर बैठ गया। जब साहिल समंदर की आखिरी रोशनी का रंग भी स्याही माइल होने लगा तो गार से निकला और साहिल के दरख्तों के साथ साथ अंदर की तरफ होकर जजीरे के मगरबी साहिल की तरफ चलने लगा। मैं शाम की फीकी फीकी रोशनी में ही इंडियन तमिल रमिया की बस्ती तक पहुंचना चाहता था। साहिल के आगे जाकर दाएं जानिब घूम गया। दरख्तों में कुछ परिंदे चहचहा रहे थे। कुछ दूर चला हूँगा कि दूर मुझे दरख्तों के पीछे ऐसी रोशनी नजर आई जैसे 2-3 लालटेनें जल रही हूँ। ये भारतीय तमिल बाशिंदों की बस्ती
ही हो सकती थी। ताहम मैं मजीद मोहतात होकर चलने लगा था क्योंकि ये कोई चेक पोस्ट भी हो सकती थी। इसी असना में समंदर में एक गश्ती लॉन्च गुजर गई। उसके सामने लगी सर्च लाइट थोड़े थोड़े वक्फे से समंदर पर तेज रोशनी फेंक रही थी। मैं घास में दुबक कर बैठ गया था। जब लॉन्च दूर निकल गई तो उठा और बस्ती की रोशनी की तरफ चलने लगा। यहाँ घास कटी हुई थी जो इस बात की अलामत थी कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं। फिर मुझे एक गाय के बोलने की आवाज सुनाई थी। यकीनन ये भारतीय तमिल बाशिंदों की ही झोंपड़ियां थी क्योंकि जनूबी भारत के लोग अपने यहाँ गाय जरूर पालते हैं। दरख्त भी छिद्रे हो गए थे। एक जगह केले के दरख्तों का झुंड आ गया। अभी रात का अंधेरा उतना गहरा नहीं था। मुझे केले के दरख्तों में से एक औरत निकलकर दूसरी तरफ जाती नजर आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। यह साड़ी एक तरह की धोती होती है जिसे कमर के गिर्द बांध कर तमिल औरतें उसके पल्लू से अपना सीना ढांप लेती हैं। ये तमिल औरत थी और जंगल में किसी काम से आई थी और अब वापस उस बस्ती की तरफ जा रही थी जहां 3 जगहों पर लालटेनें अब मुझे साफ नजर आने लगी थी। मैं कुछ फासला रखकर उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। बस्ती 6-7 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी। एक झोंपड़ी के बाहर गाय बंधी हुई थी। 2-3 झोंपड़ियों के आगे चूल्हे रोशन थे और औरतें बैठे खाना पका रही थी। मैं बस्ती के किनारे वाली झोंपड़ी से कुछ फासले पर आकर रुक गया और गौर से जायजा लेने लगा। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे को सख्ती से पकड़ लिया और करख्त आवाज में बोला, कौन हो तुम? मैंने तड़प कर पीछे देखा। एक स्याह-फाम धोतीपोश आदमी मुझे अपनी गुलाबी आंखों से घूर रहा था। मैंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम फार्डिकर है, मैं मरहट्टा हूँ, मुझे रमिया से मिलना है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। उस तमिल ने ताज्जुब से पूछा, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने जल्दी से कहा, भगवान के लिए आहिस्ता बोलो, मैं केरला से रमिया को मिलने आया हूँ, उसके लिए एक जरूरी संदेशा लाया हूँ। मेरे पुरएतमाद लहजे और रवा तमिल जबान का उस पर काफी असर हुआ। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे खाना पकाती औरतों के करीब से लेकर आगे निकल गया। 2-1 मुर्गियां मेरे आगे आकर कक कक करती भाग गईं। तमिल औरतों ने मुझे कदरे हैरानी से देखा और फिर अपने काम में लग गईं। मेरा साथी मुझे बस्ती की आखिरी झोंपड़ी में ले आया। यहाँ झोंपड़ी के बाहर छोटे से तख्त पर एक दुबला पतला अच्छी खासी उम्र का तमिल आदमी बैठा नारियल का छोटा सा हुक्का पी रहा था। मुझे देखते ही उसने हुक्का मुंह से हटा लिया और जब तक मैं उसके पास नहीं पहुंच गया वो मुझे मुसलसल हैरत से तकता रहा। फिर अपने साथी से पूछने लगा कि ये कौन है। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैंने तख्त पर उसके करीब बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे दोस्त वेंकट रेड्डी का जरूरी पैगाम लाया हूँ। रमिया ने हुक्का तख्त पर रख दिया और जो आदमी मुझे लेकर आया था उसे वापस जाने का इशारा किया। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, तुम कौन हो? वेंकट को तो सजाए मौत दे दी गई है, वो तुम्हें कहाँ मिला? मैंने जल्दी जल्दी मुख्तसर मगर बेहद पुरअसर अंदाज में सबसे पहले तो अपनी मनगढ़ंत कहानी उसे सुनाई कि किस तरह से मैं अपनी इज्जत की खातिर खून करके भारत से फरार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ। और फिर वेंकट रेड्डी को इसराइली गार्ड्स की जानिब से मौत की सजा देने यानी उसे समंदर में फेंकने और मेरे उसको समंदर से निकालने की दास्तान बयान की। वेंकट को मैंने बचा लिया था मगर मलेरिया के बुखार ने उसे जिंदा रहने की मोहलत न दी। उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। वो तुम्हें और अपनी बेटी रुक्मणी को बार बार याद कर रहा था। अगर वो जिंदा होता तो खुद मुझे लेकर रात के अंधेरे में तुम्हारे पास आने वाला था। मरते वक्त उसने ये अंगूठी मुझे दी कि तुम्हें दे दूं और उसने तुम्हारे नाम ये संदेशा भी दिया है कि तुम मेरी मदद करना। रमिया मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहा। मेरी कहानी सुनने के बाद रमिया मुझे अंदर झोंपड़ी में ले गया। झोंपड़ी में कोई चिराग रोशन नहीं था। उसने मुझे घास पर बिठाया और खुद बाहर जाकर लालटेन की रोशनी में वेंकट की चांदी की अंगूठी को गौर से देखने लगा। कुछ देर अंगूठी को देखने के बाद झोंपड़ी में आकर मेरे सामने घास पर बैठ गया। फिर बोला, ये अंगूठी मेरे दोस्त वेंकट की ही है, ये उसकी बीवी की निशानी है। मैं जानता हूँ ये अंगूठी उसने जीवन भर अपनी उंगली में ही रखी थी, लेकिन तुमने मेरे पास आकर सख्त गलती की है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हम लोग खुद यहाँ उम्र कैद किसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहूदी हमारी कड़ी निगरानी करते हैं। अगर उन्हें तुम्हारी भिनक भी पड़ गई तो वो मुझे और मेरे बीवी बच्चों को बांध कर समंदर में फेंक देंगे। मैं पहले तो जरा परेशान हुआ, लेकिन फिर अपनी तमिल जबान से उसको मजीद मुतासिर किया और खास तौर पर अपनी बीवी की इज्जत पर हमला करने वाले फर्जी बदमाश की कहानी कुछ ऐसे बयान की कि रमिया सोच में पड़ गया। उठकर तख्त तक गया, वहां से अपनी नारियल की गुड़गुड़ी उठाई और उसे आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। चंद सेकंड तक खामोशी से नारियल पीता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। वो मुझे एक अजीब से तजस्सुस में छोड़ गया था। मैं फैसला नहीं कर सका कि वो यहूदी गार्ड्स को मेरे बारे में खबर करने गया है या मेरे बचाव और मेरी मदद की तदाबीर पर अमल करने गया है। बहरहाल मैं चौकस बैठा था और मेरा हाथ पतलून की पिस्तौल वाली जेब में था। थोड़ी देर बाद रमिया झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें चावल और ऊपर सब्जी रखे थे। वो बोला, तुम चावल खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ।
मुझे कदरे तसल्ली हुई। काफी देर बाद चावल खाने को मिले तो मैं सारे के सारे चावल और सब्जी की भुजिया खा गया। रम्या मेरे सामने बैठा नारियल पी रहा था। उसने नारियल मेरी तरफ बढ़ाया। नारियल पीते हो? मैंने कहा नहीं दादा। वो किसी गहरी सोच में था। एक छोटा लड़का अंदर आकर थाली और पानी का खाली गिलास ले गया। रम्या गहरी सोच के समंदर से उभरते हुए बोला, पहले तो तुम दूसरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें धोती कुर्ता ला कर देता हूँ। ये पतलून ठीक नहीं रहेगी। वो एक बार फिर उठकर बाहर गया और मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने बुशर्ट उतारी हुई थी। बाहर वाली लालटेन की रोशनी झोंपड़ी में आ रही थी। रम्या ने मेरे नंगे सीने की तरफ देखकर कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमने जनेऊ नहीं पहना है। मैं एक पल के लिए रुका, फिर फौरन बोला, दादा, वेंकट की लाश के साथ मैंने जनेऊ से पत्थर बांध कर समंदर में डाला था। इस तरह से उसकी आत्मा सीधी स्वर्ग में जाएगी। वो गहरा सांस भरकर बोला, तुम ठीक कहते हो। ब्राह्मण वैष्णु भक्त होते हैं, तुम्हारी सेवा हम पर फर्ज है। पर जहाँ बाहर से कोई आदमी यहूदियों की इजाजत के बगैर नहीं आ सकता, तुम यहाँ कैसे रहोगे? तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैंने रम्या के हाथ थाम लिए और आजिज़ी से कहा, दादा मुझे किसी तरह से बचा लो। अगर मैं केरला या काले पानी के किसी भी दूसरे टापू में गया तो भारतीय पुलिस मुझे पकड़कर फांसी लटका देगी। तुम एक ब्राह्मण को जीवन दान दोगे तो विष्णु भगवान तुमसे बहुत खुश होंगे। उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगाया। वो अकीदत की वजह से जज्बाती हो गया था। कहने लगा, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। मैंने हाथ बांधकर उसका धन्यवाद किया और पतलून उतार कर धोती पहनी। उसने मुझे एक जनेऊ भी ला कर दिया जिसको मैंने पहन लिया। वो झोंपड़ी के कोने में बैठकर नारियल पीते हुए बोला, मेरा यहूदी साहब मेरी बात मानता है, मैं उसको मद्रासी चावल पका कर देता हूँ। वो उसे बड़े शौक से खाता है। मैं कोई कहानी जोड़कर उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ तुम यही जाहिर करना कि तुम मेरी बहन के बेटे हो जो महाराष्ट्र में ब्याही हुई है और यहूदी साहब की इजाजत से जहाँ मेरे पास आए हो। मैंने कुर्ता भी पहन लिया और कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रम्या ने लकड़ी के संदूक में से एक छोटी सी टीन की डिब्बी निकाल कर दी जिसमें सुर्ख गीला रंग था। विष्णु नाम का टीका लगा लो। मैंने उंगली रंग में भिगोकर तमिल लोगों की तरह माथे पर 3 मुतवाजी लकीरें बना ली। उसने मुझे एक पुरानी चप्पल ला कर दी और कहा, तुम इस झोंपड़ी में सोना। गर्मी जरूर होगी मगर तुम्हें आज की रात झोंपड़ी से बाहर नहीं निकलना। कल मैं अपने यहूदी साहब से कोई बात छेड़ूंगा। उसने अपनी बीवी को आवाज दी। उसकी उधेड़ उम्र सूखी सूखी बीवी अंदर आई। रम्या ने उसे पास बिठा लिया और बड़े एतमाद से कहा, सुखमनी, तुम इसे नहीं पहचानती? सुखमनी ने मुझे गौर से देखा और बोली, नहीं तो। रम्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, अब बताता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं लेकिन मेरी एक सौतेली बहन अमरेली में ब्याही हुई है। उसने हमारी गोद से बाहर ब्याह किया था, इसलिए हम उससे नहीं मिलते थे। ये मेरी उसी बहन का बड़ा बेटा फाड़ीकर है। बूढ़ी औरत सुखमनी ने मेरे सर पर मोहब्बत से 2 बार हाथ रखा और अपने पति से कहा, मैं इसके लिए सीताफल लाती हूँ। जनूबी हिंद और मध्य प्रदेश में शरीफे को सीताफल कहते हैं। वो बाहर चली गई। रम्या बोला, मेरी पत्नी मेरी हर बात मान लेती है, बड़ी भोली है। मेरी बेटी संथा भी बिल्कुल माँ पर गई है। वो बाहर कोको बना रही है तुम्हारे लिए, तुम देखना वो भी फौरन मेरी बात पर यकीन कर लेगी। फिर वो मेरे जरा करीब होकर कहने लगा, मैं सबको यही बताऊंगा। इस बस्ती में ज्यादा लोग नहीं हैं, 6-7 तमिल कुंबे रहते हैं जो यहूदी फौजियों के यहाँ काम करते हैं। मुझे यहूदी साहब खुद पसंद करके केरला से लाया था। बाकी लोगों में ज्यादातर वो लोग हैं जो तमिलनाडु और केरला में जेल तोड़कर भागे हुए हैं। मैंने कहा, क्या भारतीय पुलिस वाले जहाँ कभी नहीं आते? रम्या बोला, कभी कभी भारत से अफसर लोग आते हैं मगर हमारे साहब उन लोगों को छुपा देते हैं क्योंकि यहूदी नहीं चाहते कि ये जराइम पेशा लोग अब वापस भारत जाएं और लोगों को इस जजीरे के बारे में बताएं। मैंने शौरी तौर पर सवाल किया, दादा इस जजीरे में क्या होता है? हमारी भारतीय हुकूमत ने इन यहूदियों को ये जजीरा क्यों दिया हुआ है? रम्या कहने लगा, जहाँ यहूदियों की एक जेल है जहाँ उसके सियासी कैदी हैं। भारत ने अपनी मर्जी से यहूदियों को यहाँ इजाजत दे रखी है। मैंने भोलेपन से कहा, दादा केरला में तो लोग कहते हैं कि यहाँ यहूदी आइटम बम बना रहे हैं। रम्या हंस दिया, फिर संजीदगी के साथ कहने लगा, हमने तो यहाँ कोई आइटम बम नहीं देखा मगर इतना जरूर है कि एक पहाड़ी की तरफ हम भारतीय तमिल लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। हमें इससे क्या? अगर यहूदी एटम बम बना रहे हैं तो हमारी हुकूमत को जरूर पता होगा। फिर मेरे करीब होकर कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि हमारी भारतीय हुकूमत इन यहूदियों के साथ मिलकर अपने लिए एटम बम बना रही है क्योंकि हमने सुना है कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है। मैं मुस्कुराया, हाँ दादा तुम ठीक कहते हो। दादा पाकिस्तान की क्या मजाल कि भारत का मुकाबला करे। इतने में रम्या की पत्नी सुखमनी थाली में 4-5 शरीफे डालकर ले आए। रम्या ने कहा, ये शगुन का सीताफल है भाटकर, इसे खा लो। मैंने उसकी पत्नी को धन्यवाद कहा और शरीफा खोलकर खाने लगा। रम्या की जवान बेटी संथा तांसी के कटोरे में गरम गरम कोको लेकर आ गई। काले पानी के जजीरों में कोको और कॉफी बहुत होती है। यहाँ के गरीब और मजदूर लोग कोको बहुत शौक से पीते हैं
क्योंकि वो एक तो सस्ती होती है, दूसरे बहुत तेज होती है। कोको मैंने पहली बार मद्रास में पी थी। उसका जायका हल्का कड़वा होता है। उसने एक पुरानी सी धोती पहन रखी थी। धोती का पल्लू उसके कांधे पर पड़ा था। उसका रंग भी काला और माथे पर विष्णु का सुर्ख टीका था। मैंने उससे कटोरी ले ली और कोको पीने लगा। रम्या की बेटी संथा झुकी हुई नजरों के साथ कुछ बेजार बेजार सी लग रही थी। उसके बाप ने उसे वही कहानी सुनाई जो अपनी बीवी को इससे पहले सुना चुका था और मुझे अपना भांजा कहकर अपनी बेटी से तारुफ करवाया। ये वो सब कुछ अपने अजीज तरीन दोस्त वेंकट की आत्मा को शांति के लिए कर रहा था। इसका तजुर्बा मुझे 2-1 बार पहले भी हो चुका था। जनूबी हिंद की पुरानी नस्ल के लोगों को मैंने देखा था कि वो दोस्तियां निभाने में अपना सानी नहीं रखते और दोस्त की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ये विष्णु मत की तालीमात का असर ही था। ये बात उनके धर्म सूत्रों में जगह जगह बड़ी वजाहत के साथ बयान करती गई थी कि जो अपने संगी साथी को धोखा नहीं देता, जो विपदा के समय उसके काम आता है, उसका अगला जन्म ऋषियों और गंधर्वों में होता है और ये लोग आवागौन को अपने धर्म का अटूट हिस्सा समझते हैं। रम्या की बेटी संथा ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसी तरह बेजार बेजार सी झोंपड़ी से बाहर निकल गई। कोको पीने के बाद मेरी जेब में इंडियन करेंसी के जितने नोट थे वो मैंने रम्या के आगे रख दिए और कहा, दादा, ये मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से कमाए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने पास रख लो। मुझे खुशी होगी। इतने सारे नोट देखकर रम्या की आंखें खुल गईं। उसकी बीवी सुखमनी भी बहुत खुश हुई। उसने नोट उठा लिए। रम्या बोला, बेटा, इसकी क्या जरूरत थी। उसके बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इन नोटों को संदूक के नीचे छुपाकर एहतियात से रख दे। उसके रवैये में पहले से ज्यादा गर्मजोशी आ गई। सुखमनी ने कहा कि मुझे बाहर सुलाना चाहिए, अंदर मच्छर होंगे। बाहर अलाव के धुएं में मच्छर नहीं आते हैं। मगर न जाने क्यों रम्या मेरे झोंपड़ी में ही सोने पर मुस्कुराहा। मैंने कहा, दादा, मैं अंदर ही सो जाऊंगा, मुझे मच्छरों की आदत है। रात मैंने झोंपड़ी के अंदर ही बसर की। सारी रात मच्छरों से जंग करता रहा। पतली सी चादर ऊपर लेता तो गर्मी से दम घुटता। किसी न किसी तरह रात गुजर गई। दिन निकला तो रम्या हुक्के के कश लगाता झोंपड़ी में आया। मैं जाग रहा था। बोला, मेरे साथ आओ, झोंपड़ियों के पीछे तुम्हें तालाब दिखाता हूँ, वहां तुम स्नान वगैरह कर लो। अभी दिन पूरी तरह नहीं निकला था। जंगल के दरख्तों में हल्का हल्का अंधेरा बाकी था। मुझे तालाब पर छोड़कर रम्या चला गया। मैंने तालाब में स्नान किया। भारतीय तमिलों की उस बस्ती में 10-12 झोंपड़ियां थी। उन्होंने बकरियां और गायें पाल रखी थी। रम्या ने दिन अच्छी तरह निकलने के बाद मुझे बस्ती वालों से अपने भांजे की हैसियत से मिलवाया और उन्हें यही बताया कि मैं बड़े यहूदी साहब की इजाजत से वहां आया हूँ। ये सब एक ही तरह के गहरी सांवली और स्याह फाम रंगत वाले दुबले पतले से लोग थे। लगता नहीं था कि उनमें कोई जराइम पेशा और खूनी भी हो सकता है। मगर रम्या और वेंकट का यही कहना था कि इनमें ऐसे लोगों की अक्सरियत है। इनमें चंद एक ही शादीशुदा थे, बाकी अलग अलग झोंपड़ों में अकेले रहते थे। मैं बड़ा मुनकसिरुल मिजाज बनकर उन सबको प्रणाम कर रहा था और उनसे तमिल जबान में ही हम कलाम था। सबने बारी बारी मुझसे हाथ मिलाया। मेरा हुलिया भी तमिल वैष्णु हिंदू जैसा था। रंग भी सांवला हो गया था। फिर रम्या खुद मुझे अपना भांजा कह रहा था। भला किसी को क्या एतराज हो सकता था। लेकिन मैं देख रहा था कि एक तमिल मुझे घूर कर तकते हुए मुस्कुराया। रम्या ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्यों कुंदरम, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? लगता है रात तेरे साहब ने तुझे पीने को उम्दा सिगार दिया था। नाट्यक तद के स्याह घुंघराले बालों वाले पक्की उम्र के उस तमिल ने जिसका नाम कुंदरम था कहा, नहीं दादा, साहब तो तुम पर ही खुश होता है, हमें कौन पूछता है, मगर वो मेरी तरक्की जरूर कर रहा है। रम्या ने हंसकर कहा, जब ही तुम मुस्कुरा रहे हो। सब तमिल हंसने लगे। कुंदरम ने अचानक सवाल कर दिया, रम्या दादा, तुम्हारा भांजा वैष्णु ब्राह्मण कैसे हो गया? मैंने जल्दी से कहा, क्यों, क्या महाराष्ट्र में वैष्णु ब्राह्मण नहीं होते? मेरे पिताजी का एक भाई जैनी था, पर हमारी माता और पिता दोनों विष्णु हैं। रम्या ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, अरे हाँ, महाराष्ट्र में वैष्णु भी होते हैं, जैनी और आर्य समाजी भी होते हैं, तुम्हें क्या एतराज है? कुंदरम ने मुस्कुराते हुए कहा, एतराज तो नहीं, मैं एतराज करने वाला कौन? वो खामोश हो गया, लेकिन मुझे उस पर शक सा पड़ गया। बाद में जब मैंने रम्या से कुंदरम के बारे में पूछा तो वो बोला, यहूदियों का बड़ा मुंह चढ़ा हुआ है। एक यहूदी मेजर का अर्दली है, मेरी संथा से ब्याह करना चाहता है। मैं नहीं माना। भला मैं कुंदरम जैसे खूनी से अपनी बेटी कैसे ब्याह दूं? मगर तुम उससे होशियार रहना और सुनो, जो कहानी मैंने उन सब लोगों के आगे बयान की है, तुम भी हर बार उसी कहानी को दोहराना। वैसे मैं आज ही अपने यहूदी साहब से बात करूंगा ताकि कुंदरम को किसी किस्म की शरारत का मौका न मिल सके। अपना पिस्तौल मैंने झोंपड़ी के अंदर संदूक के पीछे छुपा दिया था। कुंदरम से तारुफ होने के बाद मैंने उसे संदूक के पीछे से निकाल कर अपने कुर्ते के अंदर धोती में उड़स लिया। मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता था कि कुंदरम नाम का ये तमिल मेरे इतने बड़े मिशन की राह में रुकावट बने। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि उसे झोंपड़ियों में दूर ले जाकर गर्दन तोड़कर उसका किस्सा ही तमाम कर दूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि अभी तेल और तेल की धार देखनी चाहिए।
अगर ऐसा मौका आ गया तो मैं 1 सेकंड की भी ताखीर नहीं करूंगा। रम्या बस्ती के दूसरे लोगों के साथ इसराइली बैरकों और दफातर में काम करने चला गया। जाते हुए वो मुझे कह गया कि मैं साहब को सारी कहानी बयान करके तुम्हारे यहाँ रहने की इजाज़त ले लूंगा और तुम्हें कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। मैंने रम्या का हाथ थाम कर चूम लिया और कहा, दादा भगवान तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि अब मैं भारत वापस नहीं जा सकता। लोग चले गए तो बस्ती में बकरियां, 2-4 गायें और चंद एक बूढ़ी और नौजवान औरतें और 6-7 नन्हे काले कलोटे बच्चे ही रह गए। मैं अपनी झोंपड़ी के आगे तख्त पर तमिल लोगों की तरह घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। रम्या का छोटा लड़का माँ के पास चूल्हे के करीब बैठा अपनी शकरकंदी के भुने जाने का इंतजार कर रहा था। रम्या की बेजार बेजार बेटी संठा तरी भी पानी की बाल्टी रखे बर्तन मांज रही थी। दूसरी झोंपड़ी के बाहर एक औरत गाय का गोबर थाप रही थी। तीसरी झोंपड़ी की बकरी बार बार मिमिया रही थी। मैं चुपचाप बैठा अपने आइंदा मंसूबे पर गौर करता रहा कि संठा धुले हुए बर्तन थाल में रखकर उठी और एक तायराना निगाह मुझ पर डालती हुई झोंपड़ी के अंदर चली गई। उसकी निगाह खाली और गैर मुताल्लिक थी, जैसे चलते चलते हमारी निगाह सड़क के किसी खंबे पर पड़ जाए। रम्या की बीवी सुखमनी को मेरा बड़ा ख्याल था, क्योंकि मेरे दिए हुए इंडियन करेंसी के सारे नोट उसने संभाल कर रखे थे। खाना पकाते हुए वो मुझसे बातें भी करने लगी। वो इस बात पर भी बड़ी खुश थी कि मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने मुझे गाय का ताज़ा दूध गर्म करके दिया। मैंने कहा, बाई मुझे कोको बना दो। महाराष्ट्र के लोग भी गुजरातियों की तरह बड़ी बहन या मोजिस खातून को बाई के लक़ब से याद करते हैं। रम्या ने उस वक्त संथा को आवाज़ देकर कहा कि कोको का डिब्बा अंदर से ले आई। संथा झोंपड़ी में से एक टीन का छोटा डिब्बा ले आई। ये डिब्बा किसी अमरीकी कॉफ़ी का डिब्बा था। उनके यहाँ अक्सर अमरीकी और इसराइली चीज़ों के खाली डिब्बे और खोखे थे। एक फौजी मग भी था जिसमें सिपाही चाय वगैरह पिया करते हैं। मैं देख रहा था कि रम्या की बीवी यही चाहती है कि उसकी बेटी संथा ज्यादा मेरे आसपास रहे और मुझसे बातें करे। उसने कोको बनाकर खुद मुझे देने की बजाय संथा को कांसी की प्याली थमाते हुए कहा, ले फाड़ी कर खुदे। अरे शर्माती क्यों है, वो कोई गैर तो नहीं है। संथा शर्माती नहीं थी, बस वो कुछ बेजार थी, अपने आप से, अपने माँ बाप से, मुझसे, आसपास के दरख्तों से और सारी दुनिया से बेजार और उकताई हुई। उसने धोती के पल्लू से कांसी की कटोरी पकड़ी और मेरे सामने तख्त पर लाकर रख दी। उसका चेहरा बेरूह, बेआवाज और बेहिस और बेजार था। मैं खामोशी से कोको पीने लगा। दोपहर को रम्या भोजन के लिए आया तो बड़ा खुश हुआ। आते ही बोला, सुखमनी मेरे भांजे को साहब ने रख लिया है। सुखमनी ने थाली में देगची से चावल निकाल कर डालते हुए कहा, फाड़ीकर अपना बेटा है, हमारा मेहमान है, इसे काम करने की क्या जरूरत है। रम्या ने गले का जनेऊ अपने कान के गिर्द लपेट लिया। हिंदू खाने और नहाने से पहले गले का जनेऊ अपने कान के ऊपर कर लेते हैं। कहने लगा, अरे तू तो भगवान की गाय है, फाड़ीकर हमारा मेहमान भी है और बेटा भी, लेकिन अब ये हमारे पास ही रहेगा। सुखमनी ने खुश होकर कहा, जब तो मेरे बेटे को जरूर काम दिला दो। रम्या बोला, हमें झोंपड़ी में ही भोजन परोस दो, बाहर मक्खियां बहुत हैं। मैं और रम्या झोंपड़ी में ही बैठ गए। रम्या ने बैठते ही कहा, मैंने अपने साहब को जाते ही तुम्हारी कहानी सुना डाली। पहले तो वो खामोश सा हो गया और मुझे गौर से देखने लगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब आप हमारे माई बाप हैं, मेरा एक ही भांजा है, बीवी नेक थी, उसने गैरत में आकर बदमाश को कत्ल कर दिया और समंदर में तैरता हुआ यहाँ पहुंचा है। अब वो सारी जिंदगी मेरे पास ही रहेगा, मगर आपकी इजाजत के बगैर मैं उसे कभी अपने पास नहीं रखूंगा। आप राजी नहीं हैं तो मैं अभी उसे अपने हाथ से निकाल कर बाहर कर दूं। साहब ने कहा, नहीं नहीं रम्या, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हैरान हूं कि वो समंदर में तैर कर यहाँ कैसे आ गया। मैंने कहा, साहब फाड़ीकर जवान है, बहादुर है और माहीगीरों की औलाद है, समंदर उसके लिए कोई नई शय नहीं। वो तो कश्ती लेकर निकला था कि अपने मामू के चरमों में जाकर पनाह लूंगा कि रास्ते में कश्ती तूफान में फंस गई और बाकी का समंदर उसे तैर कर पार करना पड़ा। फिर साहब की मैंने कुछ इस तरीके से तारीफ और खुशामद की कि वो मान गया, बल्कि मैंने तो उससे ये भी मनवा लिया कि वो तुम्हें अपने यहाँ कहीं नौकरी भी दे दे, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहता है। अब तुम मेरे साथ ही चलना भोजन के बाद। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए बैठ सा गया। आखिर उसका साहब इसराइली फौजी था या इसराइली इंतजामिया का कोई अफसर था। हो सकता है वो मेरे पिछले रिकॉर्ड से वाकिफ हो। बहरहाल फिर ख्याल आया कि ये लोग इसराइल से कोसों दूर समुद्री जजीरे में पड़े हैं, उन्हें मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं हो सकता। रम्या की बेटी संथा ने खाना लाकर हमारे आगे रख दिया। केले के एक पत्ते पर मछली का अचार भी था। रम्या ने संथा की तरफ देखकर कहा, अरे भाड़ीकर के लिए बकरी का दूध पिलाना। मुझे एहसास हुआ कि रम्या भी अपनी बीवी की तरह अपने दिल में इस ख्याल को पाल रही थी कि मेरी शादी संथा से कर दी जाए। रम्या जानता था कि अब मैं अपनी बीवी को छोड़ छाड़ कर एक ऐसे जजीरे में आ गया हूँ जहाँ से मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगा। मैंने उसे इंडियन करेंसी नोट भी दिए थे और अब मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मुझसे अच्छा दामाद उसे नहीं मिल सकता था। खाने के बाद वो हाथ धोने बाहर गया तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि धोती के अंदर से अपना पिस्तौल निकाला और उसे संदूक के पीछे छुपा दिया। फिर मैं भी झोंपड़ी से बाहर आ गया। रम्या ने थोड़े बहुत नारियल की गुड़गुड़ी के कश लगाए और फिर मुझे साथ लेकर अपने साहब के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मैं पहली बार
कार उस पुरस्कार खतरनाक इसराइली अड्डे की तरफ जा रहा था, जहां मेरे लिए कदम कदम पर खतरा और एक अजीम कमांडो मिशन की तकमील का उलझा हुआ ताना बाना बिखरा हुआ था। दिल में एक धड़का ये भी था कि कहीं एयरपोर्ट के गोदाम में मेरा क्रेट पूरी तरह न जला हो और जहां की सिक्योरिटी फोर्स को इल्म न हो गया हो कि हैफा से कोई दुश्मन जासूस क्रेट में लेट कर जहां दाखिल हो चुका है। लेकिन फिर सोचा कि क्रेट की लकड़ी चीड़ की थी जिसको जल्दी आग लग जाती है। फिर वहां फोम की चादर थी जो तेजी से आग पकड़ती है और उस पर मुस्तजाद ये कि मैंने ऑक्सीजन मास्क को भी आग लगा दी थी। ऐसी सूरत में मेरे क्रेट का बच जाना नामुमकिन था। और फिर मैंने दूर से गोदाम के रोशनदानों में से धुआं निकलते और आग बुझाने वाले इंजनों की आवाजें भी सुनी थी, जिसका मतलब यही था कि गोदाम में सिर्फ एक खोखे को ही आग नहीं लगी थी, बल्कि मेरे खोखे के जल जाने के बाद उस आग ने दूसरे खोखों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और रम्या के साथ बातें करता एक पगडंडी पर चलता चला गया। पगडंडी जंगल में से 2-3 मोड़ काट कर एक ऐसी जगह पहुंचकर खत्म हो गई जहां मेरे सामने दिन की रोशनी में इसराइलियों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स था। बीच में एक पार्क था। दाएं बाएं 2 मंजिला दफातर थे जिनके आगे फौजी और गैर फौजी गाड़ियां खड़ी थी। किसी इमारत पर इसराइली परचम नहीं था। मेरा ख्याल है कि भारत ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि वो अपनी इमारतों पर अपना परचम लहराए। सिक्योरिटी फोर्स की नीली गाड़ियां भी एक इमारत के सामने खड़ी थी। बिल्कुल सामने ढलानी छत वाली एक 2 मंजिला बैरक नुमा इमारत थी। सिक्योरिटी फोर्स की नीली गाड़ियां भी एक इमारत के सामने खड़ी थीं। बिल्कुल सामने ढलानी छत वाली एक 2 मंजिला बैरक नुमा इमारत थी जिसके बरामदों में कुछ गोरे लोग निक्करों में मलबूस चल रहे थे। ये यहूदी ही हो सकते थे। रमिया बोला, यहाँ हमारे साहब का दफ्तर है, वो देखो वो बरामदा है ना, बस वहां हमें जाना है। साहब बड़ा अच्छा है। जाते ही उसे झुक कर सलाम करना और फर्श पर बैठ जाना। मैं पूरी तरह तैयार था। रम्या मेरे आगे आगे था। रास्ते में पार्क के करीब उसने कई गोरे और सुर्ख रंग के इसराइली फौजियों और सिक्योरिटी के आदमियों को झुक कर सलाम किया और मुझे भी कोहनी का टहूका दिया। मैंने भी उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पहली 2 मंजिला इमारत के बरामदे में एक कमरे के सामने आकर वो रुक गया। कमरे के बाहर स्टूल पड़ा था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ बैठा करता हूँ। साहब अंदर ही होगा, मैं अंदर जाकर इत्तला करता हूँ, तू कोने में बैठ जा। मैं जल्दी से बरामदे के कोने में जाकर बैठ गया। मैंने अपने ऊपर फकीरों और आजिजों जैसी मिस्कीनी तारी कर ली। रम्या चिक उठाकर कमरे में दाखिल हो गया। चंद सेकंड के बाद वो खुश खुश बाहर आया और बोला, फाटकर आ जाओ, साहब बुलाता है। मैं उठा और हाथ बांध कर झुका झुका कमरे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर एक दराज कद शख्स पर पड़ी। वो चीफ सिक्योरिटी अफसर की फुल नीली यूनिफॉर्म में मलबूस चमकीली मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा था। आंखें छोटी, होंठ बारीक, सर पर जर्द बाल कुछ उड़े उड़े से थे। उम्र 50 से कुछ ऊपर होगी। चौड़े शाने और सुर्खी मायल सफेद रंग। शक्ल से वो मुझे जर्मन यहूदी लगा। उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे सर से पांव तक देखा। मैं और दादा रम्या दोनों ही मेज के बिल्कुल करीब हाथ बांधे खड़े थे। मैंने दोबारा उसे प्रणाम भी किया, जिसका उसने जरा सा सर हिलाकर जवाब दिया। उसने मेरे चेहरे की तरफ इशारा करते हुए पहला जुमला यहाँ से शुरू किया, मराठी लोग इस तरह की फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं रखते। मैंने माजरत के अंदाज में कहा कि ये दाढ़ी मैंने एक मराठी एक्टर को देख कर रखी है, वो मुझे बहुत पसंद है। उसने फौरन पूछ लिया, क्या नाम है उस एक्टर का। इस किस्म के सवालों के जवाब मुझे अजबर थे। मैंने फौरन ही कहा, दादे कालीकर। मैंने घर में उसकी तस्वीर भी लगाई हुई है। उसने कॉफी का मग मेज पर रख दिया और जेब से सिगरेट केस निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, अगर इंडियन पुलिस तुम्हारी तलाश में जहां आ गई तो हम तुम्हें उनके हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने गिड़गिड़ाते हुए आंखों में मसनूई आंसू भरकर कहा, साहब ऐसा न करना, वो मुझे फांसी पर लटका देंगे। मैंने गोंडे को इसलिए मारा था कि वो मेरी बीवी की इज्जत लूटना चाहता था। साहब मुझे अपने चरणों में ही रहने दें, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। अब रम्या ने भी दबी जबान में मेरी हिमायत की और कहा कि फाड़ीकर मेरे पास रहेगा, ये बड़ा शरीफ लड़का है, बस गैरत के जोश में आकर ऐसा काम कर बैठा, इसे माफ कर दें साहब। यहूदी सिक्योरिटी अफसर ने रम्या दादा से मुतवज्जे होकर कहा, रम्या मैं इसे तुम्हारी जिम्मेदारी पर रख लेता हूँ। रम्या और मैं दोनों बैक वक्त ऑफिसर के कदमों पर झुक गए। मैंने तो उसकी पिंडली पकड़ ली। उसने जल्दी से टांग पीछे कर ली और बोला, इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे भी गैराज में गाड़ियां धोने पर लगा दो, चलो जाओ। हम शुक्रिया अदा करते झुके जा रहे थे। उल्टे पांव उस यहूदी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही रम्या ने गर्दन सीधी कर ली, फिर बोला, फाड़कर अगर मैं तुम्हारी जोरदार सिफारिश न करता तो साहब कभी तुम्हें मुलाजिम न रखता। यहाँ तो बाहर से कोई चिड़िया भी अंदर नहीं आ सकती। अब तुम साहब को शिकायत का मौका न देना, आओ तुम्हें गिराज में ले चलूं। गिराज फौजी और गैर फौजी दफातर के अकब में एक बहुत बड़े आगे को झुके हुए छप्पर के नीचे बनाया गया
आया था, जहां कुछ फौजी और सिक्योरिटी वालों की नीली गाड़ियां गैराज के अंदर और बाहर खड़ी थी। 3-4 तमिल भारतीय उनकी मुरम्मत और सफाई वगैरह कर रहे थे। रम्या ने एक तमिल को आवाज देकर कहा, अप्पा साहब ने मेरे भांजे को गैराज में नौकर रख लिया है, इसको सफाई पर लगाओ। उस तमिल ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा तुम्हें बधाई हो, आज इस खुशी में ताड़ी पिलाओगे? फिर उसने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया और बोला, तुम मराठी हो? कहते हैं मराठी लोग बड़े मेहनती होते हैं, जहाँ जी लगाकर काम करोगे तो साहब तरक्की देगा। उसने मुझे पानी से भरी हुई बाल्टी थमा दी और कहा कि कोने वाली जीप को धोना शुरू कर दो। मैं जीप के पहियों पर पानी डालकर गीला कपड़ा मार रहा था कि कुंदरम अंदर दाखिल हुआ। यह वही तामिल था जो रम्या की बेटी संथा से ब्याह करना चाहता था, मगर रम्या ने इनकार कर दिया था और जो केरला में खून करके जहां भाग आया था। उसने मुझे देखा तो रुक गया। फिर गैराज के इंचार्ज तमिल की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अरे दादा, ये तो रम्या का भांजा है, इसे यहाँ किसने लगा दिया? इंचार्ज ने कहा, बरसाम साहब ने लगाया है। मैं जाकर उनसे पूछ भी आया था, क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अरे ये अपने रम्या का भांजा है, इसकी मदद करना तो हमारा फर्ज है। कुंदरम ने तिरछी नजरों से मुझे देखा और बोला, क्यों नहीं दादा, क्यों नहीं। उसने गैराज के कोने में रखा हुआ ग्रीस का एक डिब्बा उठाया और मुझे टेढ़ी नजरों से देखता हुआ गैराज से बाहर निकल गया। उस शख्स का पहली मुलाकात में ही मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ा था। उसकी छोटी छोटी आंखें बता रही थीं कि उसके दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और। हो सकता है मुझसे दुश्मनी की एक वजह यह भी हो कि मैं संथा की झोंपड़ी में रहता हूँ। उसका बाप अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करना चाहता है, लेकिन मुझे इन बातों से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उससे मोहतात हो गया और फैसला किया कि उसके दिल को टटोल कर देखूंगा कि उसके अंदर क्या है। अब वहाँ मेरा मामूल बन गया कि सुबह रम्या दादा के साथ झोंपड़ी से निकलकर इसराइली कॉम्प्लेक्स के गैराज में आ जाता, दोपहर तक मोटरें साफ करता, दोपहर को रम्या के साथ वापस झोंपड़ी में जाकर भोजन करता, वापस आकर फिर काम में जुट जाता और शाम 4 बजे तक काम करता रहता। मुझे इसराइली कॉम्प्लेक्स में काम करते 10 रोज गुजर गए। अब मैंने फुर्सत के वक्त में इसराइली कॉम्प्लेक्स में इधर उधर चहलकदमी भी शुरू कर दी थी। अब दोपहर को रम्या के साथ बस्ती में जाने के बजाय मैं गैराज में ही साथ लाया हुआ दाल भात खा लेता। इस तरह से मुझे इधर उधर टहल कर इलाके का जायजा लेने के लिए वक्त मिल जाता। इस चहलकदमी में मैं बेहद मोहतात था। कभी पार्क में जाकर बैठ जाता और कभी किसी दरख्त के नीचे लेटकर इमारतों को गौर से देखता रहता। अभी तक मुझे सिवाय इसके कुछ मालूम नहीं हुआ था कि आमने सामने पार्क के इर्द गिर्द बनी हुई 2 मंजिला ढलानी छतों वाली इमारतों में फौज और सिक्योरिटी फोर्स के दफातर थे और तमाम के तमाम इसराइली बाशिंदे ही दफ्तरी काम करते थे। उनके अलावा वहाँ सिर्फ हमारी बस्ती के तमिल लोग थे जो दफ्तरों में चौकीदारी और सफाई वगैरह के काम पर मामूर थे। इन दफ्तरों के पीछे केले और नारियल के दरख्तों में साथ साथ कुछ बंगला नुमा क्वार्टर बने हुए थे जहां इसराइली ऑफिसर्स रहते थे। जहां मैंने 1-2 क्वार्टरों के लॉन में कुछ औरतों को भी चलते फिरते देखा। हमारी बस्ती की कुछ तमिल औरतें इन क्वार्टरों में झाड़ पूंछ और कपड़े वगैरह धोने और खाना पकाने का काम भी करती हैं, मगर मैं अभी तक उनके क्वार्टरों के करीब नहीं गया था। अभी तक मैं उस जेल का भी सुराग नहीं लगा सका था जहां इसराइलियों ने अपने उम्र कैद वाले सियासी कैदियों और पाकिस्तानी खातून सोनिया को कैद रखा था। मैं जानता था कि जहां सफ़ेद कपड़ों में इसराइली इंटेलिजेंस के आदमी भी भारतीय बाशिंदों की निगरानी पर मामूर होंगे। यही वजह थी कि मैं उस इलाके से निकलकर दूसरी जानिब अभी तक नहीं गया था। ऐसी सूरत में मुझ पर शक किया जा सकता था। मैं ये मालूमात अपने गैराज के तमिल हेड मैकेनिक कट्टी से हासिल करने की कोशिश में था। 1-2 बार मैंने बातों बातों में उसके साथ कैदियों का जिक्र छेड़ा भी, मगर कट्टी ने खातिर खा जवाब न दिया। एक दिन काम करते करते मैंने कट्टी से कहा, दादा यहाँ कोई चोरी चकारी या मारपीट करता है तो उसे ये लोग जरूर सजा देते होंगे। कट्टी इंजन की सफाई कर रहा था, बोला, अप्पा ये लोग ऐसा कभी नहीं करते, यहाँ कोई चोरी नहीं करता। मैं चुप हो गया। इस सिलसिले में मैंने दादा रम्या को कुरेदा तो उससे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि उन लोगों ने जजीरे में किसी जगह जेल खाना बनाया हुआ है जहां भारतीय बाशिंदों को जाने की इजाजत नहीं है। वहां की सफाई वगैरह का काम कैदी खुद ही करते हैं। इसी तरह रम्या ने एटमी तजर्बेगाह के बारे में भी इतना ही बताया कि जुनूब की जानिब एक पहाड़ी के दामन में सफेद कपड़ों वाले डॉक्टर किस्म के लोग नीली गाड़ियों में आते जाते रहते हैं। उधर भी हम में से कोई नहीं जा सकता। ये सफेद कपड़ों वाले लोग यकीनन साइंसदान थे और जुनूब की पहाड़ी के दामन में एटमी प्लांट लगा था जहां हमारी इतलात के मुताबिक यूरेनियम धात पर किसी इंतहाई ताकतवर और मोहलक एटमी हथियार के लिए तवानाई के हुसूल का काम हो रहा था। यही इसराइलियों का खुफिया एटमी प्लांट था और यकीनन जिसके बारे में भारतीय हुकूमत को पूरा इल्म था। यह भी मुमकिन था कि जहां भारत के ताउन के साथ ही एटमी तवानाई पर भी काम हो रहा हो। लेकिन मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी लड़की सोनिया का सुराग लगाना था। उसके लिए मुझे इसराइली अफसरों के करीब होने की जरूरत थी और ये उसी सूरत में हो सकता था कि किसी तरह मुझे उन लोगों में से किसी फौजी या सिक्योरिटी अफसर के बंगले पर काम करने का मौका मिल जाए।
गैराज में मोटरों की सफाई करते हुए मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता था। मैं चूंकि इब्रानी ज़बान जानता था और इसराइली ऑफिसर्स और सिक्योरिटी वाले इब्रानी ज़बान में आपस में बातें करते थे, इसलिए उनके करीब रहने से इस बात का इम्कान था कि मुझे खुफिया कैद खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो जाए। क्योंकि किसी इसराइली ऑफिसर को कभी ख्वाब में भी ये गुमान नहीं हो सकता था कि मैं इब्रानी ज़बान समझ लेता हूँ। मैंने किसी इसराइली अफसर के बंगले पर काम हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने ये बहाना किया कि गैराज में पेट्रोल की बू से मुझे सर दर्द रहने लगा है। मैंने हर किसी से सर में दर्द रहने की शिकायत शुरू कर दी। रम्या बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मैं उसका होने वाला दामाद था। उसने अपने यहूदी साहब बरसाम से इल्तिजा की कि मुझे किसी दूसरी जगह काम पर लगा दिया जाए, क्योंकि गैराज में पेट्रोल की बू से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। साहब ने रम्या की बात को गौर से सुना और फिर पूछा कि फाड़ीकर दूसरा क्या काम कर सकता है। मैंने रम्या को पहले ही ब्रीफिंग कर दी थी कि मैं विलायती खाने बड़े अच्छे पका लेता हूँ, क्योंकि मैं मद्रास में एक अंग्रेज बहादुर का खानसामा भी रह चुका हूँ। उसने जब ये बात अपने साहब से की तो वो बोला, फाड़ीकर को हमारे पास लाना, हम उससे विलायती खानों के बारे में पूछेगा। रम्या ने एक रोज मुझे साहब के आगे पेश कर दिया। हकीकत यह है कि मुझे अंग्रेजी खानों के बहुत से नाम याद थे। बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे माहौल में रहा था। यरूशलेम में इब्रानी खानों के नाम भी जानता था और सादिया मेरे सामने यूरोपीय डिश भी बनाया करती थी। मैंने जब यहूदी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बरसाम को अंग्रेजी खानों के साथ साथ एक आध यहूदी खाने का भी नाम बताया तो वो हैरान भी हुआ और खुश भी। मैंने हाथ बांध कर कहा, हुजूर, मद्रास में जिम्मी साहब थे, उनके यहाँ 1 साल तक खानसामा रह चुका हूँ। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के यहाँ उसकी बीवी ही खाना पकाती थी। एक तमिल औरत उसका हाथ पिटाया करती थी। उसने हुक्म दिया कि मैं कल से उसके बंगले पर पहुंचकर काम शुरू कर दूं। बोला, रम्या, तुम फाड़ीकर को हमारा बंगला दिखा दो, हम मेम साहब को भी फोन कर देता है। मैंने उस यहूदी ऑफिसर के बंगले पर खानसामा का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह उसके बंगले पर पहुंच जाता, नाश्ता तैयार करता, दोपहर का खाना बनाता और रात का खाना तैयार करने के बाद बस्ती में वापस आ जाता। यहूदी ऑफिसर बरसाम की बीवी बड़ी कमगो और भारी भरकम औरत थी। दिन भर किताबें पढ़ने और चॉकलेट खाने के सिवा उसे कोई काम नहीं था, या फिर हैफा में अपनी वालिदा से फोन पर देर तक बात करती रहती। उनके बंगले पर कभी कभी शाम को सिक्योरिटी फोर्स या फौज के 2-1 अफसर खाने पर आ जाते थे। ये लोग ब्रिज खेलते, थोड़ा थोड़ा मशरूब पीते, सिगार फूंकते और इधर उधर की बातें करने के बाद वापस चले जाते। उनकी गुफ्तगू का मौजू ज्यादातर हैफा और यरूशलेम में गुजारी हुई जिंदगी होता। उन्होंने कभी कोई सियासी बात नहीं की थी। कभी कभार भारत की बढ़ती हुई फौजी ताकत पर इजहार ख्याल भी कर लेते, लेकिन उन्होंने आज तक सियासी तैदियों या सोनिया के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। मुझे शक होने लगा कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ और सोनिया नाम की कोई पाकिस्तानी लड़की इस जजीरे में कैद नहीं। दूसरी तरफ रम्या ने मेरे खानसामा बन जाने को मेरी जबरदस्त तरक्की समझा और एक रोज मुझसे अपनी लड़की से शादी की बात की। मैं उसका मुंह देखता रहा। मैं संथा से किसी हालत में शादी नहीं कर सकता था। ये मेरा मिशन ही नहीं था, बल्कि ये मेरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती थी। मैंने ये कहकर बात डाल दी कि भारत में अभी मेरी बीवी जिंदा है। जब तक उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं हो जाता मैं किसी दूसरी औरत से ब्याह नहीं कर सकता। रम्या चुप हो गया। ये बात बस्ती में उड़ती उड़ती मेरे रकीब कुंदरम के कानों में भी पहुंच गई कि रम्या ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का फैसला कर लिया है। कुंदरम का रवैया मेरे साथ मजीद बदतर हो गया। मैं उसकी एक एक हरकत पर निगाह रखे हुए था। इस अरसे में मैं अपनी एक अलग झोंपड़ी बनाकर रहने लगा था। ये नई झोंपड़ी मैंने रम्या की झोंपड़ी के साथ ही केले के दरख्तों के पास बनाई थी, जहां मैंने लकड़ी के 2 खोखे लाकर रख दिए थे। उनमें मेरे कुछ कपड़े थे। मेरे यहूदी साहब ने मुझे कुछ बर्तन भी दे दिए थे। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे अपने जर्मन पिस्तौल की लगी रहती थी, क्योंकि अगर वो बरामद हो जाता तो मुझे बड़ी मुसीबत लाक हो सकती थी। बस्ती से साहब के बंगले पर जाते हुए मैं पिस्तौल को झोंपड़ी के अंदर खोदे हुए गड्ढे में छुपा जाता। उस गड्ढे के ऊपर लकड़ी के खोखे का एक छोटा सा तख्ता डालकर मैंने ऊपर घास और मिट्टी डालकर टाट बिछा दिया था। फिर भी जब तक बंगले पर रहता मुझे उसकी फिक्र रहती। कुंदरम मेरा दुश्मन बन गया था और मेरी झोंपड़ी में घुसकर तलाशी ले सकता था, और अगर तलाशी नहीं तो वो रताबत और दुश्मनी में आकर मेरी झोंपड़ी को आग भी लगा सकता था। लेकिन मैं पिस्तौल अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ख्याल आया कि मुझे पिस्तौल झोंपड़े से निकाल कर जंगल में किसी जगह तालाब के आसपास कहीं छुपा देना चाहिए। चुनाचे एक रात जब बस्ती के सब लोग सो रहे थे तो मैंने गड्ढे में से पिस्तौल निकाल कर धोती में छुपाया और झोंपड़ी से निकलकर अंधेरे में ही अकबी जंगल वाले तालाब की जानिब चल पड़ा। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया था। झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। मैं उस सारे जंगल से वाकिफ था। केले और शरीफे के दरख्तों में से होकर मैं खामोशी से चला जा रहा था। अभी तालाब चंद कदमों के फासले पर था कि मुझे इंसानी आवाज सुनाई दी। मैं वहीं बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा।
ये दो आदमी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। मैंने गौर से सुना, बातें तमिल जबान में हो रही थीं। ये हमारी बस्ती के आदमी ही हो सकते थे। मेरा माथा ठनका क्योंकि उनमें से एक आदमी की आवाज़ कुंदरम से मिलती जुलती थी। जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी मैंने घास पर लेट कर उधर रेंगना शुरू कर दिया। शबनमी घास पर मैं इस एहतियात और महारत के साथ रेंग रहा था कि पत्तों की खड़खड़ाहट की मामूली सी आवाज़ भी पैदा नहीं हो रही थी। खिसकते खिसकते मैं ऐसी जगह आ गया जहाँ से मुझे आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। मैंने सर नीचे घास के साथ लगा लिया और हमतन गोश हो गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। ये कुंदरम था जो अपने किसी तमिल साथी से बातें कर रहा था। वो अपने साथी से कह रहा था, रम्या लालची है, फार्डिगर अपने साथ जरूर रुपया लाया होगा। उसका साथी बोला, तुम्हारा दुश्मन फार्डिगर है, वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो रम्या संथा का बयान तुमसे करने पर मजबूर हो जाएगा। कुंदरम खामोश था। फिर उसकी आवाज आई, मैं उसके खून से हाथ रंगना नहीं चाहता, यहूदी मुझे समंदर में डुबो देंगे। उसके साथी की आवाज आई, फिर ये कांटा कैसे निकलेगा, संथा तो उससे बयाती जाएगी। कुंदरम ने कहा, कभी कभी मुझे फार्डिगर पर शक सा होने लगता है। उसके साथी ने पूछा, कैसे शक? कुंदरम चंद सानिये खामोश रहने के बाद बोला, बस एक शक है मुझे, अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, पहले मुझे खोज लगा लेने दो। मेरे कान खड़े हो गए। कुंदरम को मुझ पर सिवाय इसके और क्या शक हो सकता था कि मैं असली मराठा नहीं हूँ और वहां जासूसी करने आया हूँ। ये बात मेरे मिशन के लिए इंतहाई मोहलक साबित हो सकती थी। मैंने कुंदरम से मजीद मोहतात रहने का फैसला किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुंदरम ने एक ऐसी बात जबान से निकाल दी कि मुझे फौरी तौर पर अपना फैसला मनसूख करके दूसरा फैसला करना पड़ा। और मेरा दूसरा फैसला ये था कि मुझे कुंदरम को जितनी जल्दी हो सके ठिकाने लगा देना होगा। उसके साथी ने उससे पूछा कि वो उस पर क्या शक करता है, फार्डिगर मराठा नहीं तो फिर कौन है? कुंदरम ने उसे जवाब में कहा, अभी मुझे सिर्फ शक है, जब मुझे यकीन हो गया तो फिर मैं इसे यहूदी फौजियों के हवाले कर दूंगा जो इसे उसी वक्त गोली मारकर हलाक कर देंगे। अब बात वाज़ेह हो चुकी थी। अब मैं इस टोह में था कि ये अपने साथी को मेरे बारे में मजीद कुछ बताता है कि नहीं। अगर बता देता है तो फिर उसके साथी को भी अगली दुनिया में पहुंचाना जरूरी था। अगर बता देता है तो फिर उसके साथी को भी अब ये दुनिया में पहुंचाना जरूरी था। उसके साथी ने पूछा, कुंदरम, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ मुझे तो बताओ। लेकिन कुंदरम बड़ा गहरा और होशियार शख्स था। कहने लगा, अभी वक्त नहीं आया, वक्त आने पर सब कुछ पहले तुम्हें बताऊंगा। आओ चलो वापस चलते हैं, ताड़ी का नशा टूट रहा है। मैंने अपने आप को घास में छुपा लिया और सर घास की जड़ों के साथ लगाकर बिल्कुल बेहिस हो गया। मुझे इंसानी कदमों की आवाज सुनाई दी जो मुझसे थोड़े ही फासले पर से पीछे बस्ती की जानिब चली गई। जब मुझे यकीन हो गया कि ये लोग जा चुके हैं तो मैं वहीं लेटे लेटे पीछे की तरफ घूम गया। अब मैं पिस्तौल अपने ही पास रखना चाहता था। चुनाचे मैं रेंग रेंग कर अपनी झोंपड़ी के अकब तक पहुंचा और फिर भागकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने पिस्तौल को झोंपड़ी के गड्ढे में दोबारा छुपाकर ऊपर जमीन पर टाट डाल दिया। झोंपड़ी में अंधेरा था। उसके बांसों की शाखों वाला दरवाजा बंद था। मच्छर राग अलाप रहे थे। मैं सोच में पड़ गया। कुंदरम को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए था, मगर उसके साथ ही गप्पा के दिन भी लगता था पूरे हो गए हैं। कुंदरम की लाश जब जंगल में मिलेगी तो गप्पा के दिल में ये शुबा जरूर उभरेगा कि उसे मैंने मारा है, क्योंकि कुंदरम उसे मेरे बारे में बता चुका है कि मैं कोई पुरस्कार आदमी हूँ और असली मराठा नहीं हूँ। फिर कुंदरम ने उसके आगे ये बात भी की थी कि वो मुझे यहूदी फौजियों के हवाले करने का इरादा रखता है। जाहिर है इन तमाम कवायफ पर गौर करने से गप्पा का मुझ पर शक पुख्ता हो जाएगा और फिर ऐन मुमकिन है कि वो इंतकाम लेने के लिए किसी यहूदी अफसर से जाकर मेरे बारे में बात कर दे कि ये मराठा नहीं है और कुंदरम को उस पर शुबा था। यहूदी फौजियों के लिए मुझे गिरफ्तार करने के लिए उतना ही काफी था। वो अपने जजीरे पर किसी मशकूक आदमी का वजूद भला कैसे गवारा कर सकते थे। सबसे पहले मैंने गप्पा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। मैं उसे पिस्तौल की गोली से हलाक नहीं कर सकता था। पिस्तौल की गोली उसके जिस्म से बरामद हो सकती थी। मुझे गोली जाया करने की जरूरत भी नहीं थी। उसके लिए एक रस्सी का टुकड़ा ही काफी था। गप्पा और कुंदरम बस्ती के जुनूब में अलग अलग झोंपड़ियों में रहते थे और मुझे मालूम था कि वो रात को इकट्ठे बैठकर ताड़ी पीते हैं। उस रात तो मैं सो गया। सारा दिन बरसाम साहब के बंगले पर काम करता और गप्पा को रास्ते से हटाने के मंसूबे पर गौर करता रहा। मंसूबा बड़ा साफ था। मुझे गप्पा को किसी तरीके से अंधेरे में तालाब की तरफ ले जाना था और इस एहतियात के साथ कि उसे मेरे साथ जाते हुए कोई न देख सके। कुंदरम के बारे में मुझे पता था कि वो फौजी बैरक में सफाई का काम करता है और शाम ही को काम से छुट्टी करके बस्ती में चला जाता है। मैंने वक्त से पहले बस्ती आने की जरूरत महसूस न की। अपने वक्त पर अंधेरा हो जाने के बाद बस्ती में आ गया। रम्या और उसकी बीवी सुखमनी मेरे लिए खाना रखे इंतजार कर रही थी। रोज की तरह उन्होंने मुझे खाना दिया। संथा ने कोको बना कर दी और बेजारी से झोंपड़ी के अंदर चली गई। मैं कोको पीकर नींद का बहाना बनाकर अपनी झोंपड़ी में आ गया। अब मैं रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने सुबह ही से एक रस्सी का 2 गज का टुकड़ा झोंपड़ी के कोने में लाकर छुपा दिया।
जब रात काफी गुजर गई और बस्ती के सब लोग सो गए तो मैंने रस्सी उठाकर अपनी कमर के गिर्द लपेटी और चुपके से झोंपड़ी से बाहर निकलकर दरख्तों में से होता हुआ बस्ती के जुनूब की तरफ चलने लगा। मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। एक छोटा सा चक्कर काट कर मैं गप्पा की झोंपड़ी के अकब में पहुंच गया। उसकी झोंपड़ी पर गहरी खामोशी तारी थी। मैं दबे कदमों चलता झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ आ गया। झोंपड़ी के अंदर से गप्पा के हल्के हल्के खराटे लेने की आवाज आ रही थी। मैंने बड़ी एहतियात से बांस के दरवाजे को जरा सा खिसका कर परे किया और रेंगता हुआ झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर कोने में मिट्टी के तेल का छोटा सा लैंप झिलमिला रहा था और झोंपड़ी में मिट्टी के तेल के साथ ताड़ी की बदबू शामिल हो रही थी। गप्पा ताड़ी पीकर फर्श पर चादर ओढ़े बेसुध पड़ा था। मैं रेंगते रेंगते उसके मुंह के पास गया। वो गहरी नींद सो रहा था। मेरा टारगेट मेरे सामने था। मैंने रस्सी कमर से खोलकर उसका फंदा बनाकर हाथों में पकड़ा और गप्पा के सरहाने की तरफ जाकर उसे आहिस्ता से टहुका दिया। दूसरी तीसरी बार हिलाने से वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं उसे सिर्फ बिठाना ही चाहता था। दूसरे ही लम्हे रस्सी का फंदा उसकी गर्दन में तंग से तंग होता जा रहा था। फिर गप्पा मर गया। मैंने उसकी लाश को उठाकर कांधे पर डाला और झोंपड़ी से निकलकर जंगल के तालाब की तरफ रवाना हो गया। तालाब भी अंधेरी रात में सुनसान था और वहां उल्लू बोल रहे थे। मैंने गप्पा की लाश को तालाब के किनारे एक जगह अंधेरे में रख दिया और तलाश करके एक बड़ा पत्थर उठाया। लाश को रस्सी की मदद से उस पत्थर के साथ बांधा और फिर बड़े आराम से उसे तालाब में डाल दिया। गुरुप की आवाज के साथ भारी पत्थर गप्पा की लाश को लेकर तालाब में गायब हो गया। एक दुश्मन बड़ी खुशउस्लूबी से मौत के खाड़ उतार दिया गया था। मैं खामोशी से जंगल में से गुजरता वापस अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। दूसरे दिन गप्पा शाम तक नजर न आया तो बस्ती वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुंदरम खास तौर पर उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। रात को मैं काम खत्म करके वापस आया तो कुंदरम ताड़ी पीकर बस्ती के सब लोगों को गालियां बक रहा था। रम्या ने मुझे कहा कि मैं उस तरफ न जाऊं क्योंकि वो मुझे भी गालियां दे रहा है। मैंने कहा, दादा वो मुझे क्यों गालियां दे रहा है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? दादा बोला, बस मैंने तुम्हें बता दिया था फाड़ी कर। कुंदरम बड़ा बदमाश और बदकिरदार है। वो मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह करना चाहता था, इसलिए वो मेरा और तुम्हारा भी दुश्मन बन गया है। मैंने उसे अपनी बच्ची का हाथ नहीं दिया इसलिए। मुझे कुंदरम की गालियां बकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। रम्या ने कहा, गप्पा कहीं गुम हो गया है तो इसमें बस्ती वालों का क्या कसूर? हो सकता है वो ताड़ी पीकर कहीं जंगल में बेहोश पड़ा हो। मैं मिस्कीन बना सर झुकाए कांसी की थाली में मोटे चावल खा रहा था जिनमें पतली मदरासी दाल मिली हुई थी। सुखमनी और संथा कुंदरम की गालियों की वजह से झोंपड़ी में चली गई थी। खाना खाने के बाद मैंने रम्या दादा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसके घुटने छुए और अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। रम्या नारियल पी रहा था। बोला, तुम आराम करो बेटा, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक बार फिर वापस मुड़कर बड़ी आजिजी से दादा रम्या को हाथ जोड़कर राम राम किया और अपनी झोंपड़ी में आते ही चौकन्ना होकर बैठ गया। कुंदरम बिफरा हुआ था, उसे ताड़ी चढ़ गई थी और वो अब मेरा नाम लेकर मुझे गालियां दे रहा था। मैं अपनी झोंपड़ी में उससे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। खतरा था तो यही कि कहीं वो गालियां देता नशे की तरंग में मेरी झोंपड़ी में ना जाए, फिर मैं उसे हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती और उसकी बदकिस्मती कि उसने ऐसा न किया और गालियां बकता बकता अपनी झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। मैंने अपनी झोंपड़ी का मिट्टी के तेल का लैंप बुझा दिया, ये जाहिर करने के लिए कि मैं सो गया हूँ, मगर मैं जाग रहा था। जब हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया और मेरी घड़ी में रात ने 11 बजा दिए तो मैं अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। उस वक्त मेरे हाथ में सिर्फ एक रुमाल था। मैं कुंदरम की गर्दन और मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी वजह यह थी कि 2 रातों के अंदर अंदर एक शख्स के गायब हो जाने और दूसरे के पुरस्कार तरीके से मर जाने के बायस वहां के यहूदियों को शक हो सकता था। मुमकिन था वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो न देते क्योंकि एक शख्स ज्यादा ताड़ी पीने से भी मर सकता था। लेकिन अगर उनको शक पड़ गया तो वो लाश को अपनी मॉडर्न लेबोरेटरी में ले जाकर कुंदरम के चेहरे और गर्दन पर मेरी उंगलियों के निशानात ले सकते थे। जंगल पहली रात की तरह खामोश और तारीक था। बस्ती की लालटेन बुझ गई थी। सब गहरी नींद सो रहे थे। यहाँ तकरीबन सभी मर्द रात को ताड़ी जरूर पीते थे। उनका ख्याल था कि उससे उन्हें मच्छर नहीं काटते और उन्हें मलेरिया नहीं होता। मैं दबे दबे कदमों चलता कुंदरम की झोंपड़ी की इफ्तरी बाकर रुक गया। झाड़ी की ओट में होकर इर्द गिर्द का गहरी निगाह से जायजा लिया। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से कुंदरम के नशावर खर्राटों की आवाज आ रही थी। ये बड़ा आसान टारगेट था। मुझे उसे हलाक करते हुए शर्म महसूस हो रही थी, मगर ये मेरे मिशन का एक हिस्सा बन गया था। मैं झोंपड़ी की दीवार से लगा एक एक कदम एहतियात से उठाता दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। बस मेरी सारी एहतियात सिर्फ इतनी थी कि बस्ती का कोई आदमी मुझे झोंपड़ी में दाखिल होते हुए न देख ले। एक बार झोंपड़ी में दाखिल होने के बाद मुझे किसी तरफ से कोई खतरा नहीं
नहीं था। मैं झुक कर बैठ गया और बैठे बैठे झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। झोंपड़ी में अंधेरा था और ताड़ी की बदबू से फजा बोझल हो रही थी। कुंदरम फर्श पर ही पहलू के बल पड़ा था। उसकी गर्दन में रुमाल डालने की देर थी कि मेरे एक ही झटके ने उसका काम तमाम कर दिया। अगले रोज वो अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया। सबने यही समझा कि ताड़ी ज्यादा पी जाने से सोते में ही उसके दिल की हरकत बंद हो गई होगी। किसी ने कुंदरम के बारे में कोई अफसोस न किया, क्योंकि उसने सारी बस्ती का नाक में दम कर रखा था। दादा रम्या बहुत खुश था कि उसकी बेटी का दुश्मन खत्म हो गया। मेरे लिए ये ऐसी ही बात थी जैसे मेरे रास्ते में केले का छिलका पड़ा था, जिसे मैंने अपने पांव से एक तरफ हटा दिया। 1 महीना गुजर गया, लेकिन मुझे कोई कामयाबी न हुई। अभी तक सोनिया के सिलसिले में मुझे मामूली सी कामयाबी भी नहीं हुई थी। इस दूर अफ्तादा खुफिया इसराइली कॉम्प्लेक्स में एक कुशादा स्टोर भी था, जहां से खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की दूसरी अशिया मिल जाती थी। एक शाम बरसाम की यहूदी बीवी ने मुझे साथ लिया और स्टोर में सौदा सल्फ खरीदने आ गई, जहां उसकी मुलाकात एक यहूदी मेजर की बीवी से हुई। दोनों आपस में इब्रानी जबान में बातें करने लगी। वो बड़ी आजादी से एक दूसरे के खावदों के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं उनकी जबान बिल्कुल नहीं जानता। वो अपने अपने खावदों को अय्याशी की दास्तानें बयान करके एक दूसरे से उनका सद्देबाब करने की तरकीबें पूछ रही थी। मेजर की यहूदी बीवी ने कहा, मैंने तो अपने खामद को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब अगर तुम शराब पीकर जेल की तरफ गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मेरे साहब की बीवी ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हारा खामद शराब पीकर जेल किस लिए जाता है? मेजर की यहूदी बीवी ने नाक से कोड़कर कहा, वहां यरूशलेम की एक लीडर औरत उम्र कैद काट रही है, ये उससे मिलने जाता है। वो बड़ी बदमाश औरत है। मैंने सुना है कि एक बार जेल के वार्डन से मिलकर जहां से फरार होने की कोशिश भी कर चुकी है। बरसाम की बीवी बोली, बहन मेरा खामद शराब जरूर पीता है, मगर जेल वाली औरतों के पास नहीं जाता। हालांकि एक दिन वो किसी खूबसूरत नौजवान तैदी औरत का जिक्र भी कर रहा था, जो शायद कोई पाकिस्तानी है। यहूदी मेजर की बीवी बोली, मैं तो कहती हूँ हमें इस जेल की औरतों को मार डालना चाहिए। क्या करें, 6 माह के लिए तो हम जहाँ आते हैं, हमारे पीछे न जाने ये मर्द क्या क्या गुल खिलाते होंगे। यहूदी मेजर की बीवी का बच्चा उसे खींच रहा था। वो खुदा हाफिज कहकर किचन वेयर वाले डिपार्टमेंट में चली गई। उस औरत की जबानी मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका था कि सोनिया उसी जजीरे की जेल में कैद थी। वो जिस पाकिस्तानी लड़की के बारे में बात कर रही थी, वो सोनिया के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। बंगले पर आकर मैं किचन में दोपहर का खाना तैयार करने में लग गया। बरसाम की बीवी यानी मेरी मालिकन अपने कमरे में सोफे में हंसी सेब खाते हुए कोई इसराइली फैशन मैगजीन पढ़ने लगी। मैं उसे कॉफी देने उसके एयर कंडीशनड कमरे में गया तो वो सोफे पर टांगे फैलाए रिसाला पढ़ रही थी। अध खाया सेब उसके बाएं हाथ में था। मैंने कॉफी खामोशी से मेज पर रख दी। खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में ठंडक के साथ साथ बड़ी खुशगवार खुशबू फैली हुई थी। मैं जाने लगा तो यहूदी मालिकन ने आवाज दी, फाड़कर अलमारी से मेरा सिगरेट केस पकड़ा दो। मैंने सिल्वर का सिगरेट केस अलमारी से निकाल कर बेगम को दिया और उसके हाथ देख कर कहा, मैडम आपके हाथ की लकीरें बड़ी वंडरफुल हैं। इस किस्म की बातें औरतों की बड़ी कमजोरी होती हैं, चाहे वो किसी मुल्क से ही क्यों ना ताल्लुक रखती हों। ऐसा मैंने जानबूझ कर किया था। उस भारी भरकम यहूदी औरत के फीके नीले डेले मुझे तकने लगे। बोली, क्या तुम हाथ का इल्म जानते हो? मैंने कहा, यस मैडम, मैंने एक इंडियन जोगी से ये थोड़ा थोड़ा सीखा था। यहूदी बेगम ने अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया। तो फिर बताओ हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने बेगम का हाथ थाम लिया और उसके हाथों की आम किस्म की उलझी उलझी सी लकीरों को गौर से देखने लगा, जिनके खतूत और जावियों को मैं बिल्कुल नहीं समझता था, मगर मैं उन्हें इस तरह गौर से देख रहा था जैसे एक एक लकीर से वाकिफ हूँ। 2-3 बार मैंने सर को असबात में हिलाकर एक बार नफी में हिलाया तो बेगम बोली, कुछ मुझे भी बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी? मैं लकीरों पर झुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम आपके यहाँ 2 लड़कों की पैदाइश लिखी है। यहूदी औरत खुशी से तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, तुम मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने कहा, नहीं मैडम, 2 खूबसूरत बच्चों को तो मैं आपकी हथेली में साफ साफ दिख रहा हूँ, मगर ये 3 बरस के बाद होंगे। वो मुंह लटकाए हुए बोली, फिर तो हम बूढ़ा हो गया होगा, बच्चा कैसे होगा? मैंने कहा, मैडम ये भगवान की देन है। मेरी बात लिख लें, आपके यहाँ अगले 3 साल में 2 बच्चे होंगे। हम भी जहाँ हैं आप भी जहाँ हैं, फिर हम आपसे बड़ा इनाम लेगा। यहूदी मैडम ने खुश होकर कहा, हम तुम्हें 50 रुपए इनाम देगा। और बताओ हमारी किस्मत में दौलत भी लिखा है। यहूदी लोगों को मैंने बहुत कंजूस पाया था। वो पाई पाई के लिए लंबी लंबी बहसें करते थे। दौलत से ज्यादा उन्हें शायद ही किसी शय से प्यार हो। चुनाचे जब मैंने उस यहूदी औरत को झूठ मूठ ये खुशखबरी दी कि अगले बरस उसकी लॉटरी निकल आएगी, तो वो इतनी खुश हुई कि सोफे पर से उछलकर मेरे करीब तालीम पर आकर बैठ गई। मुझे मालूम था कि जहाँ हर यहूदी अफसर ने लॉटरी के टिकट खरीद रखे हैं, जो हर साल तिल अबीब में निकला करती थी। उसने कहा, मैंने $10 लाख की लॉटरी के 7 टिकट खरीद रखे हैं।
मेरी लॉटरी जरूर निकल आएगी ना। फिर से हाथ की लकीरें देखो। मैं जानता था कि वहां 1 माह से ज्यादा नहीं रह सकता था। कम से कम 1 बरस तक वहां रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे मैंने उसकी उभरी हुई हथेली की एक लकीर पर उंगली रख दी और कहा, मैडम ये है आपकी लॉटरी की लकीर, देखें कितनी साफ नजर आ रही है। मैडम का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं सोचने लगा कि अगर इत्तेफाक से उसकी $10 लाख की लॉटरी निकल आई तो उसका क्या हाल होगा। अब मैं अपने मतलब की तरफ आने लगा। मैंने उसके हाथ की लकीरों को इधर उधर से देखा, फिर दूसरे हाथ को देखने लगा। अब मैंने सर को फिक्रमंदाना अंदाज में नफी में हिलाया तो बोली, क्यों, क्या बात है भाटीकर, तुमको क्या नजर आता है हमारे हाथ में? मैंने कहा, मैडम अगर आप साहब को ना बताएं तो मैं अर्ज कर दूंगा। यहूदी औरत एकदम संजीदा हो गई। बोली, मैं जानती हूँ इंडियन लोग बड़े जबरदस्त किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे साहब को कुछ नहीं बताएंगे। तुम बोलो हमारे हाथ में क्या लिखा है। मैंने हाथ की लकीरों पर एक बार फिर नजरें जमा दी और कहा, मैडम आपके साहब बड़े अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि आपके साहब पर एक दूसरी औरत अपना साया डाल रही है। वो चौंक कर बोली, तुम ठीक कहते हो, मुझे पहले ही शक था, ये वही पाकिस्तानी लड़की है। फिर अपना हाथ मेरे आगे करके बेताबी से बोली, वो क्या कर रही है, मुझे जल्दी बताओ, वो मुझसे मेरे खामद को छीन तो नहीं लेगी। मेरा तीर ठीक टारगेट पर लगा था। मैंने कहा, मैडम ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आती, लेकिन ये पाकिस्तानी औरत बड़ी चालाक लगती है। उसका सितारा ज़ुहल है जो बड़ा मनहूस होता है। अगर आपने कोई उपाय न किया तो वो आपके खामद को अपनी तरफ रागिब करके आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यहूदी औरत फिक्रमंद हो गई, कहने लगी, भाटीकर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। ये औरत खुदा जाने कहाँ से पकड़ कर जहाँ कैद में डाल दी गई है। मेरे खामद ने तो मुझे इतना ही बताया है कि ये कोई जासूस है। मुझे बताओ मैं अपने खामद को इस बदमाश औरत के असर से कैसे महफूज रख सकती हूँ। मैंने कहा, मैडम आप सिर्फ ये मालूम करें कि ये औरत जिस जगह कैद है वहाँ आसपास पानी का कोई होज तो नहीं है। अगर वहाँ कोई होज है तो मैं आपको एक तावीज़ लिख कर दूंगा जो आप उस होज में डलवा दें। बस मेरा तावीज़ अपना काम शुरू कर देगा और ये औरत आपकी खामद का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैडम बोली, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आज ही तुम्हारे साहब से मालूम करती हूँ। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मैडम इस बात को राज में रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को जरा सा भी पता चल गया कि मैं आपकी खातिर कोई तावीज़ लिख रहा हूँ तो उस तावीज़ का असर जाता रहेगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि मुमकिन है तावीज़ उल्टा काम शुरू कर दे और आपके हाथ से आपका साहब निकल जाए। वो जल्दी से उठकर सोफे पर बैठ गई और बोली, मैं किसी से इसका जिक्र तक नहीं करूंगी, तुम तावीज़ तैयार करना शुरू कर दो। वो उठकर कमरे में पेचोताब खाते हुए टहलने लगी। अब जरूरी था कि उसकी हद से बड़ी हुई बेचैनी को कम किया जाए। अब ज़रूरी था कि उसकी हद से बड़ी हुई बेचैनी को कम किया जाए, क्योंकि ये मेरे हक में नुकसानदेह भी साबित हो सकती थी। चुनाचे मैंने कहा, मैडम आपको बेचैन होने या फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ये मालूम कर लें कि जहाँ ये पाकिस्तानी लड़की कैद है वहाँ इर्द गिर्द कोई पानी का होज है कि नहीं, बस उसके बाद आप भूल जाएं। सारा काम मेरा तावीज़ खुद ब खुद दुरुस्त कर देगा। ये औरत आपका बाल तक बीका न कर सकेगी। मेरा इतना कहने से वो मुतमईन हो गई। कहने लगी, भाटीकर मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी, तुम तावीज़ बनाओ, हम आज ही पानी वाले होज के बारे में मालूम कर लेगा और फिक्र न करो, हम किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैंने हाथ बांध कर सलाम किया और सर झुकाए बाहर निकलने लगा तो उसने आवाज देकर मुझे बुलाया। कहने लगी, भाटीकर तुम भी इसका जिक्र किसी से मत करना, इसमें मेरी बेइज्जती होगी कि मेरा खामद मुझसे प्यार नहीं करता और यहाँ की औरतें मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैंने कहा, मैडम मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ क्या? आप इत्मीनान रखें, आपका राज मेरे दिल में महफूज है। मैं खुफिया तौर पर आज ही से तावीज़ बनाना शुरू कर देता हूँ। वो बोली, भाटीकर शाबाश, तुम बड़ा अच्छा आदमी है। इतना कहकर भारी भरकम यहूदी मैडम ने अपने आप को सोफे पर गिरा दिया और मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरी चाल काफी हद तक कामयाब रही थी। इसकी मदद से मैं उस कैद खाने का हुदूद अरबा मालूम कर सकता था जहाँ सोनिया कैद थी। उस कैद खाने के बारे में अब मजीद मालूमात हासिल करने की पोजीशन में था। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बीवी को अपने हाथों में ले लिया था। अगर मैं स्टोर में इन औरतों की इब्रानी गुफ्तगू न समझ सकता तो ये चाल न चल सकता था। तावीज़ क्या बनाना था? वहीं से सफ़ेद कागज का एक टुकड़ा लेकर किचन में बैठकर उस पर आड़ी तिरछी लकीरें डाली, जिस तरह के नजूमी लोग जायचा तैयार करते हैं। उसमें खाने बनाए, उनने कहीं कहीं हिंदी के कुछ अल्फाज यूँ लिख दिए और उसे तय करके यहूदी मैडम के लिए तावीज़ तैयार कर लिया। उसी शाम मैंने उसे तावीज़ दिखाकर कहा कि मैंने उसे तैयार कर लिया है। अब जेल खाने के इर्द गिर्द कोई तालाब या हौज हो तो मैं उसे खुद जाकर वहाँ मंत्र पढ़ने के बाद पानी में डाल दूंगा।
मैडम बड़ी खुश हुई। रात को उसने अपने यहूदी खामंद यानी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मतलूबा मालूमात हासिल कर ली। सुबह मैं काम पर आया तो यहूदी बरसाम साहब दफ्तर चले गए। मैडम ने मुझे अपने कमरे में बिठा कर कहा, फाड़ीकर, मैंने तुम्हारे साहब से जो कुछ मालूम किया है उसके मुताबिक जेल के इर्द गिर्द कोई हौज नहीं है। हाँ, जेल के पीछे एक छोटा सा मसनूई तालाब बनाकर वहाँ पानी जमा किया गया है, मगर सवाल यह है कि तुम वहाँ जाओगे कैसे? वहाँ कोई मुलाजिम नहीं जा सकता। क्या मैं जाकर तावीज़ तालाब में डाल दूँ? तुमने पहले तो कहा था। मैंने कहा, वो मैंने जायचा बनाने से पहले कहा था मैडम। अब मैंने तावीज़ पर जायचा बनाया तो देखा कि आपके ताले पर भी ज़ुहल पड़ा है। यूं आपका जाना ठीक ना होगा। ज़ुहल आपके खिलाफ है, वो इस तावीज़ को बेअसर कर सकता है। मेरे ताले में तमर है, मैं तावीज़ को कुछ मंतर पढ़ने के बाद तालाब में डालूंगा तो उसका असर कायम रहेगा। मैडम सोच में पड़ गई। वो बेजा फिक्रमंद नहीं थी, क्योंकि जेल के आसपास किसी भारतीय, तमिल या दूसरे अदना मुलाजिम को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मेरा वहाँ जाना भी बेहद ज़रूरी था। इस ज़मीन में मैं उस यहूदी औरत को हर हालत में ब्लैकमेल करना चाहता था। मैंने खुद उसे एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मैडम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भेस बदल कर रात की तारीकी में तालाब तक जाऊं और ये तावीज़ तालाब में डालकर वापस आ जाऊं? मामला उलझ गया था। मुझे कोई वाज़ेह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम ने कहा कि वो इस मसले पर मजीद गौर करेगी। वो मुझसे ज्यादा परेशान थी। मैंने उसे परेशान कर दिया था। उस रोज मैं बंगले की सफाई पर मामूर एक बूढ़ी तमिल औरत से देर तक बातें करता रहा। वो कोचिन की रहने वाली थी और अपने जराइम पेशा खामद के साथ कोचिन से फरार होकर 7 बरस पहले इस इसराइली जजीरे में आ गई थी। बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि जेल कैंप के बाहर जुनूब की जानिब एक ट्रैश डिस्पोजल है, जहाँ एक भारतीय तमिल शाम को थोड़ी देर के लिए सफाई की खातिर जाता है। ये मालूमात मेरे काम आ सकती थी। दूसरे दिन मैंने दोपहर को मैडम से राजदारी में कहा कि जेल कैंप के ट्रैश डिस्पोजल पर जो तमिल खाकरोव काम करता है, अगर उसकी जगह एक शाम मैं लग जाऊं तो मैं तावीज़ को तालाब में डालने का फरीजा अंजाम दे सकता हूं। मैडम की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। फिर कुछ नाउम्मीद सी होकर कहने लगी, तुम हमारे खानसामा हो, साहब तुम्हें ट्रैश डिस्पोजल नहीं भेजेगा। मैंने कहा, फिर कुछ नहीं कर सकते मैडम, यह आपके मुस्तकबिल का सवाल है, आप जाने आपका काम। ये कहकर मैं बाहर जाने लगा तो मैडम उठकर मेरे करीब आ गई और बोली, ठहरो ठहरो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तुम आज का दिन इंतजार करो। रात को उस यहूदी औरत ने न जाने अपने खावत से क्या बात की कि दूसरे दिन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बरसाम साहब ने मुझे नाश्ता लगाते हुए देखा तो कहा, पार्डीगर, हमारे जेल कैंप के ट्रैश डिस्पोजल पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा। हमारी बेगम को उधर आस पास रहने वाले बंगले की खवातीन ने शिकायत की है कि वहाँ कूड़ा करकट बिखरा रहता है। मैं चाहता हूँ तुम शाम को थोड़ी देर के लिए वहाँ जाकर काम की निगरानी करो। मैं औरत के त्रिया चरित्र का कायल हो गया। मुझे और क्या चाहिए था? साहब के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। बरसाम ने कहा कि वो ट्रैश डिस्पोजल पर मेरी निगरानी के ऑर्डर इशू कर देंगे। उन्होंने एक चिट पर इब्रानी जबान में इजाजतनामा माँ अपने दस्तखत लिख कर दे दिया। शाम को मैं बंगले ही से कैंप जेल की तरफ रवाना हुआ तो मैडम ने फिक्रमंद होकर कहा, पार्डीगर, तावीज आज ही तालाब में डाल देना, और हाँ, मंत्र जरूर पढ़ना उस पर। साहब पर से उस लड़की का साया हट गया तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। मैंने कहा, फिक्र न करें मैडम, ये काम मैं मौका पाते ही करूंगा। मैं आम धोती, कुर्ते और चप्पल में था। इजाजतनामा मेरी जेब में था। कॉम्प्लेक्स की कोने वाली इमारत से एक छोटा सा रास्ता अकबी पहाड़ी की तरफ जाता था, जिसकी दूसरी जानिब नशेब में इन यहूदियों का खुफिया जेल कैंप या कैद खाना था। जहां पहाड़ी का इलाका शुरू हुआ वहां एक खारदार गेट बना था। बाएं जानिब एक यहूदी सिपाही स्टेम गन लटकाए पहरा दे रहा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हिंदुस्तानी जबान में कहा कि मुझे बरसाम साहब ने डिस्पोजल ड्यूटी पर भेजा है। उसके साथ ही मैंने जेब से साहब की चिट निकालकर उसे दिखाई। उसने चिट देखी और खारदार गेट को जरा सा खोल दिया। मैं प्रणाम करने के बाद गेट से गुजरकर पहाड़ी की तरफ चलने लगा। अभी तक मुझे जेल कैंप नजर नहीं आया था। मैं पहाड़ियों के साथ साथ चलता एक तरफ को घूमा तो दूसरी जानिब नशेब में मुझे शाम की सुरमई धुंध में एक कुशाता 4 दीवारी दिखाई दी। उसके चारों कोनों पर ढलानी छत वाली छोटी छोटी निगरान चौकियां बनी थी। ये जेल कैंप था। उसका दरवाजा मेरी तरफ नहीं था। मैं कुछ दूर चला हूंगा कि फिर एक खारदार गेट आ गया। जहां भी इसराइली सिपाही पहरा दे रहे थे। एक ने मेरी चिट देखी और हिंदुस्तानी में कहा कि मैं दूसरी तरफ दीवार के साथ साथ चला जाऊं। ये दीवार बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी और तकरीबन 50 फुट बुलंद थी। दीवार के ऊपर कांटेदार तार भी लगी हुई थी। दीवार जहां दूसरी तरफ घूमती थी वहां मुझे एक तमिल डिस्पोजल ट्रैश डंप के छोटे से पुल पर खड़ा लंबे बांस को नीचे नाले में घुमाता नजर आया।
वाकई वहाँ कूड़ा करकट इधर उधर बिखरा हुआ था। उस तमिल को मैं जानता था, वो हमारी बस्ती में ही रहता था। हम उसे कंदी कंदी कहकर पुकारते थे। दरमियानी उम्र का सूखा सा आदमी था। मुझे देखते ही हाथ बांध कर खड़ा हो गया। बोला, भाटीकर भाई, मैं तो देखभाल कर काम करता हूँ, किसी दुश्मन ने मेरी शिकायत कर दी है। तुम साहब के बंगले पर होते हो मेरी सिफारिश करना। अप्पा मेरी नौकरी चली गई तो भूखों मरूंगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि किसी ने अगर उसकी शिकायत की भी है तो मैं साहब से कहकर मामला रफा दफा करवा दूंगा और उसकी नौकरी नहीं जाएगी। उसने तो जैसे मेरे पांव पकड़ लिए। अभी दिन की रोशनी बाकी थी। मेरी उकाबी नजरें जेल की चार दीवारी का जायजा ले रही थी। मैं पुल पर एक तरफ बैठ गया और कंदी तेजी से नीचे नाले के पानी में बांस चलाने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कोई ना कोई खुशामदी जुमला कह देता। मेरी नजरें जेल कैंप की दीवार को गौर से देख रही थी। डिस्पोजल ब्रिज जो एक छोटे से नाले पर बना हुआ छोटा सा पुल था, जेल की 50 फुट ऊंची दीवार से कोई 40 कदमों के फासले पर था, जहां से थोड़े ही फासले पर जाकर दीवार दूसरी तरफ घूम जाती थी और वहां कोने पर दीवार के ऊपर निगरान चौकी बनी हुई थी। इस चौकी में एक बल्ब रोशन था। एक सर्च लाइट भी थी जिसका रुख बाहर पहाड़ी जंगल के नशेब की जानिब था। मुझे वहां एक सिपाही भी दिखाई दिया जो इधर से उधर हरकत कर रहा था। मैंने नाले को झुक कर देखा और कंती से पूछा कि ये पानी कहाँ से आता है। मेरा मतलब ये मालूम करना था कि ये पानी गुस्ल खानों का है या दूसरा इस्तेमाल शुदा पानी है। कंती ने कहा, ये वो पानी है जो जेल में कैदी मुंह हाथ और कपड़े धोने, फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गंदगी और गंदे पानी के लिए यहाँ नीचे एक गटर है जो जंगल में एक खड नाले में जाकर गिरता है। पास ही प्लास्टिक के लिफाफों, सब्जियों के कटे हुए डंठलों और दूसरे चीजों का कूड़ा करकट पड़ा था, जिसे कंदी बड़ी तेजी से एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहा था। नाले का पानी जेल की दीवार के नीचे से होकर आ रहा था। डिस्पोजल ब्रिज तक नाला ढका हुआ था। आगे उस पर छत नहीं थी और वो खुली शक्ल में जंगल की तरफ जाता था। मैंने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, कंदी, ये जंगल तो आगे समंदर तक चला जाता होगा। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। कंदी ने आसमान पर निकलते सितारों की तरफ देखा और कहा, मेरे जाने का वक्त हो गया है अप्पा, तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? मैं अभी तक अकबी जंगल की तरफ देख रहा था जो आगे समंदर तक चला गया था। मैंने कंदी से कहा, ये जेल तो समंदर की तरफ से बिल्कुल गैर महफूज है, जो भी चाहे इधर से आ सकता है। वो बोला, अब्बा, यहूदी लोग हमारी तरफ से होशियार हैं। इस जंगल में आगे जाकर कांटों वाली तार की दीवार है। अरे यहाँ कौन आएगा? 6 बरस से तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बस रात को जेल के अंदर से एक छोटा ट्रक कूड़ा करकट लेकर यहाँ आता है और कूड़ा करकट फेंक कर वापस चला जाता है। इसके सिवा यहाँ कोई नहीं आता। कंदी ने मुझे जेल के अंदर जाने का रास्ता बता दिया था। अभी तक मैं परेशान था क्योंकि मुझे ऐसा कोई तरीका बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था जिसके जरिए मैं जेल के अंदर जा सकता। कंदी ने रात को जेल के अंदर से आने वाले कूड़ा करकट के ट्रक का जिक्र किया तो मैं चौंका। उस ट्रक से काम लिया जा सकता था। मैं उसके साथ वापस रवाना हो गया। रास्ते में मैंने कंदी से ट्रक के आने का वक्त वगैरह पूरी तरह से मालूम कर लिया। अपनी झोंपड़ी में आकर मैंने मैडम की तावीज़ को फाड़ कर फेंक दिया। दूसरे दिन बंगले पर गया तो मैडम बेताबी से मेरी मुंतजिर थी। साहब अभी बेडरूम में ही थे। वो मेरे साथ ही किचन में आ गई। बर्तन साफ करने वाली तमिल औरत को उसने बाहर भेज दिया। फिर मुझसे पूछा कि क्या मैंने तावीज़ तालाब में डाल दिया है। मैंने हाथ बांध कर कहा, मैडम, भगवान की कृपा से मैंने आपका काम कर दिया है। तालाब मुझे मिल गया था। मैं कंदी की आंख बचाकर वहां गया, तावीज़ निकालकर अपने मंत्र पढ़े और उसे तालाब में फेंक दिया। बस अब तो वो आपके सांप पर जरा सा भी असर नहीं डाल सकेगी। मैडम बहुत खुश हुई। वो दौड़ी दौड़ी बेडरूम में गई और मुझे $20 का एक नोट ला कर दिया। बोली, ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन मैं तुम्हें फिर इनाम देती रहूंगी। जरा साहब के लक्षण तो देख लूं। मैंने $20 का नोट अपनी जेब में रख लिया और केतली में पानी डालकर उसे चूल्हे पर रखते हुए बोला, मैडम, अब साहब तुम्हारा है। क्या मजाल है वो किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। ये तावीज़ और मंत्र मेरे गुरु ने मुझे अर्पण किए थे। अब मैंने तेजी से अपने प्लान पर सोच विचार शुरू कर दिया। शाम को मैं रोज डिस्पोजल ब्रिज पर जाकर कंदी के काम की निगरानी करता। इस असना में जेल कैंप का जायजा लेता रहता। दीवार के ऊपर बनी हुई निगरान चौकी पर हमेशा एक सिपाही होता था। वो सिगरेट पीते हुए इधर उधर टहलता रहता। किसी वक्त स्टूल पर भी बैठ जाता। जहां मेरी 4 दिन की ड्यूटी लगी थी। इस दौरान में मैंने एक रोज बीमारी का बहाना करके आधे दिन की छुट्टी ली और मौका देखकर जुनूब की तरफ समंदर के किनारे के साथ साथ अकब की तरफ से जंगल में दाखिल हो गया। मैं जेल के जुनूबी जानिब खारदार तारों वाली दीवार देखना चाहता था। जहाँ जंगल काफी घना था। दरख्त और झाड़ियां साथ साथ उगी हुई थी। जगह जगह जमीन में गड्ढे पड़े थे और जमीन से बाहर निकली हुई कुछ चट्टानें भी थी। मैं उनमें से गुजरता आगे ही आगे चलता चला गया। आखिर एक जगह मुझे घास और झाड़ियों के सब्जे में छुपी हुई खारदार तार की दीवार नजर आई। ये दीवार 10-12 फुट ऊंची थी और मगरिब से मशरिक की तरफ चला तो एक जगह मुझे एक चट्टान दिखाई दी
जिसकी चोटी खारदार दीवार से 2-3 फुट ही नीचे थी। मैं चट्टान पर चढ़कर बैठ गया। सामने वही जंगल फैला हुआ था जो दूर से नजर आती जेल की दीवार तक चला गया था। ये जेल की दीवार का जनूबी इलाका ही था और मैंने बाएं जानिब दूर डिस्पोजल डंप के ब्रिज को पहचान लिया। मैंने उस रास्ते की समत और जाविये को अच्छी तरह से जहन में बिठाया और वापस हो गया। सबसे बड़ा मसला सोनिया को यहाँ से लेकर फरार होने का था। जजीरे के चारों तरफ समंदर था। मेरे पास कोई कश्ती भी नहीं थी। आम कश्ती यहाँ काम नहीं दे सकती थी। मुझे कम से कम किसी मोटर बोट की जरूरत थी। ये नुक्ता भी मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया। यहाँ रहते हुए मुझे अंडमान के दूसरे जजीरे के बारे में काफी मालूमात हासिल हो गई थी। जहाँ से काले पानी का करीबी जजीरा जिसका नाम ओगान था, शुमाल मगरिब की जानिब तकरीबन 20 समंदरी मील के फासले पर था। काले पानी के उन तमाम जजीरों पर भारतीय हुकूमत का कब्जा था, बल्कि वो भारत का एक हिस्सा थे और इसराइल भारत का दोस्त था। इन हालात में मैं सोनिया को लेकर काले पानी के किसी जजीरे में जाता हूँ तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स हमें गिरफ्तार करके वापस इसराइली हुक्काम के हवाले कर देगी। इसकी एक ही सूरत थी कि मैं किसी तरह काले पानी के किसी निस्बतन बड़े जजीरे के घने जंगल में जाकर छुप जाऊं और वहां से फरार होने के लिए किसी मुनासिब मौके का इंतजार करूं। एक सवाल ये भी मुझे परेशान कर रहा था कि मैं अगर भारत में दाखिल हो गया तो एक बार फिर इंडियन बॉर्डर अबूर करने का दुश्वार तरीन मरहला सामने आ जाएगा। भारत बहुत बड़ा मुल्क था और सोनिया को साथ लिए मैं फिरता हूँ तो किसी भी जगह हम पकड़े जा सकते थे। तमिलनाडु और केरला से राजस्थान और पंजाब की सरहद हजारों मील दूर थी। वहां से बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अगर फर्ज मुहाल दिल्ली अपने सिफारत खाने तक भी पहुंच जाता हूं तो वो लोग मेरी मदद करके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब करने का कभी खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसका मुझे पहले भी तजुर्बा हो चुका था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 3 रोज यही सोचते सोचते गुजर गए। तीसरे रोज मेरी ड्यूटी डिस्पोजल ब्रिज पर खत्म हो गई। अगरचे इतनी देर में मैंने एक एक तफसील को नोट कर लिया था, ताहम मैं इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सका कि सोनिया को लेकर अगर जहां से फरार हो भी जाता हूं तो जाऊंगा किस तरफ। एक बार श्रीलंका जाने का भी ख्याल आया, मगर उन दिनों श्रीलंका में सिन्हाली तमिल कश्मकश का नया नया आगाज हुआ था और जंगलों में तमिल गोरीले जंग लड़ रहे थे। अगर मैं अपने आप को तमिल और सोनिया को अपनी बीवी जाहिर करके किसी न किसी तरह श्रीलंका के तमिल ग्रुप के पास भी पहुंच जाता हूं और वो मुझे पनाह भी दे देते हैं तो वहां से मेरे लिए दूसरी बार फरार होना मुश्किल हो जाता। तमिल गोरीले मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे कि वो श्रीलंका के शुमाली साहिल ताली मीनार से भारत के जनूबी साहिल धनुषकोडी तक पहुंचा दें और भारत में मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। ये पॉइंट भी बड़ा अहम था कि मुझे सोनिया को जेल से निकालते ही इस जजीरे से फरार हो जाना था, क्योंकि मैं इस जजीरे में छुपने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। एक बार जेल के हुक्काम को पता चल गया कि सोनिया फरार हो गई है तो लाजमी तौर पर जजीरे के गिर्द सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए जाते और इसराइली फौजी सारे जजीरे को खंगाल डालते। लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन था कि मैं सोनिया को जेल से निकालते ही किसी मोटर बोट में सवार होकर समंदर की तरफ भाग खड़ा हूं। मुझे लामहाला उसे जंगल में कुछ देर के लिए छुपाए रखना था, क्योंकि मैं सोनिया को जेल से निकालने और जजीरे से फरार होने के काम बैक वक्त नहीं कर सकता था। मैंने यही फैसला किया कि मुझे कदम ब कदम आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले मुझे जजीरे के जंगल में कोई ऐसी जगह तैयार करनी होगी जहां मैं सोनिया को कुछ देर के लिए छुपा कर रख सकूं। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। उसके लिए मुझे जजीरे के जनूबी हिस्से का सर्वे करना था। इतवार को मुझे छुट्टी होती थी। इतवार को मुझे छुट्टी होती थी, चुनाचे एक इतवार मैंने समंदर में मछलियां पकड़ने का बहाना बनाया, छड़ी डोरी और टोकरी कांधे से लटकाई और जजीरे के जनूबी साहिल की तरफ निकल आया। मैं एक जगह चट्टान के पत्थर पर बैठ गया और डोरी समंदर में डाल दी। कांटे के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि मैं वहां मछलियां पकड़ने नहीं आया था। मेरे पीछे साहिल की रेतली पट्टी थी और उसके पीछे वो जंगल शुरू हो जाता था जहां आगे जाकर खारदार तार वाली दीवार थी। ये दीवार वहां से कोई 1-1.5 फरलांग दूर थी। मैंने बंसी को वहीं पत्थर के ऊपर इस तरह जमा कर रख दिया कि डोरी का सिरा पानी में ही रहे और खुद सीटी बजाता जंगल की तरफ बढ़ा। मैं दरख्तों में घुसा ही था कि आदमियों की आवाजें सुनाई थीं। मैं भागकर एक दरख्त की ओट में होकर झाड़ियों के पीछे बैठ गया। मेरी आंखें साहिली रेत की पट्टी पर लगी थीं। मामूल के मुताबिक इसराइल के 2 सिपाही स्टैंड दन्ने लटकाए गश्त करते, सिगरेट पीते, बातें करते नमूदार हुए और ऐसे ही आगे गुजर गए। उनकी नजर चट्टान के पत्थर पर लगी मेरी बंसी और अरीब रखी टोकरी पर नहीं पड़ी थी। ये भी अच्छा ही हुआ था, वरना मुझे खामखा वजाहती बयान देने पड़ते। जब वो दूर चले गए और उनकी आवाजें आना बंद हो गई तो मैं जंगल की झाड़ियों में से गुजरते हुए एक एक पत्थर, एक एक झाड़ी को गौर से देखने लगा। मैं उस निगाह से उनका जायजा ले रहा था कि जहां छुपने की कौन सी जगह मुनासिब हो सकती है जो सिपाहियों की नजरों से महफूज रह सके। जमीन ऊंची नीची थी,
घास, झाड़ियों और दरख्तों की बहुतायत थी। उनमें जंगली केले, नारियल और ताड़ के दरख्त ज्यादा थे। एक जगह झाड़ियों का बड़ा घना कुंज नजर आया, जहाँ एक तरफ नीचे खड्ड थी जिसमें नाला बह रहा था। किनारे के दरख्त नाले पर झुके हुए थे। मैंने कुंज में झाड़ियों को हटाकर देखा तो वहाँ एक गहरा गड्ढा बना हुआ था जिसमें सूखे पत्ते और दरख्तों की कटी हुई शाखें बिखरी हुई थी। गड्ढे के खड्ड वाले किनारे पर मिट्टी के एक तोदे का उभार सा बाहर को निकला हुआ था। मैं किसी गड्ढे या चट्टान के किसी शिकाफ में सोनिया को नहीं छुपा सकता था, क्योंकि ऐसी जगहें नजरों से छुपी नहीं रहा करती और तलाश करने वाली पार्टी पहले ऐसी ही जगहों को खंगालती है। मेरी निगाहों ने उसी गड्ढे के ऊपर उभरे हुए मिट्टी के तोदे का इंतखाब किया। अगर मैं इस मिट्टी के तोदे में एक कब्र बनाने में कामयाब हो जाऊं तो उसमें सोनिया को मतलूबा वक्त के लिए छुपाया जा सकता था। इस उभार पर किसी को शक भी नहीं पड़ सकता था कि उसके अंदर कोई कब्र बनी होगी। तलाश पार्टी उस गड्ढे में उतर कर देखेगी, खड्ड की तलाशी लेगी और मिट्टी का ये अंबार चूंकि उनकी नजरों के सामने होगा, इसलिए किसी को उस पर शुबा नहीं होगा। जरूरत सिर्फ इस अमर की थी कि इस तोदे के अंदर कब्र बनाकर ऊपर से इस तरह कैमोफ्लेज कर दिया जाए कि ये पता ही न चल सके कि यहाँ कोई जमीन दोज पनाहगाह खुदी हुई है। इस काम के लिए बड़ी महारत की जरूरत थी। मैंने उस जगह को चुन लिया और वापस बस्ती में आ गया। बस्ती में किसी खुरपे वगैरह का दस्तयाब होना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमारी अपनी झोंपड़ी में 2 ऐसे खुरपे मौजूद थे। मैंने रात को एक खुरपा उठाकर अपनी झोंपड़ी में रख लिया। अब मेरा मामूल हो गया कि इतवार या पीर की शाम को जब भी मुनासिब मौका मिलता, मैं खुरपा धोती के अंदर छुपा लेता। मछलियां पकड़ने वाली बंसी, कांटा, डोरी और टोकरी लेकर चट्टान के पत्थर पर जाकर बैठ जाता। बंसी की डोरी पानी में लटका देता और मौका देखकर बंसी वहीं जमाने के लिए जंगल में जाकर मिट्टी के तोदे को पहलू की जानिब से खोदना शुरू कर देता। वहां खुदी हुई मिट्टी को छुपाना आसान था। मैं उसे एक जगह जमा होने देता और फिर नीचे खड्ड में बखेर देता। वापसी पर तोते के शगाफ को झाड़ झनकार से छुपा देता। ये काम बड़ा मेहनत तलब था, मगर ये मेरा मिशन था और मुझे उसका तजुर्बा था। चंद रोज के अंदर अंदर मैंने मिट्टी के तोदे के दूसरी तरफ वाले पहलू की जानिब से एक छोटा सा गार खोद कर अंदर एक ऐसी कब्र तैयार कर ली जो 4-5 फुट चौड़ी थी। फिर मैंने उसकी छत को खोदने का काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के बाद मैंने छत को 3 फुट के करीब ऊंचा कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि तोदे में दाखिल होने के लिए एक छोटा सा गार था जिसके अंदर रेंग कर जाना पड़ता था। गार के सुराख में से गुजरने के बाद आगे 6 फुट लंबी और 3 फुट ऊंची छत वाली कब्र आ जाती थी। मैंने उसमें 15-20 खुश्क नारियल लाकर कोने में रख दिए। मुझे उस काम में 15 दिन लग गए। मैंने मिट्टी के शिगाफ का मुंह झाड़ियों और दरख्त की सूखी शाखों से इस तरह ढांप दिया कि अगर कोई मिट्टी के तोदे के ऊपर आकर दूसरी तरफ देखे भी तो उसे ये शगाफ नजर नहीं आ सकता था। दूसरी जानिब से कोई इसलिए नहीं आ सकता था कि उस तरफ खड्ड का किनारा शुरू होता था। इस बात की मैंने तसल्ली कर ली थी कि इस इसराइली कैंप में सुराग रसा कुत्ते बिल्कुल नहीं थे। इसकी जरूरत यहूदियों ने इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि ये जजीरा बहुत छोटा था। दूसरे, वहां उनके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं था। तीसरे, उनकी सिक्योरिटी इतनी शदीद थी कि जेल से कोई चिड़ियां भी उड़कर बाहर नहीं जा सकती थी। और फिर आज तक वहां से कभी कोई कैदी फरार नहीं हुआ था। इस काम से फारिग होकर अब मैंने अपनी तवज्जो जेल कैंप के अंदर जाने के मरहले की तरफ मबजूल कर दी। अपने फरार की मंजिल के बारे में भी मैंने फैसला कर लिया था कि हम श्रीलंका या भारत की तरफ जाने की बजाय बर्मा की तरफ निकल जाएंगे। भारत और इसराइल से ताल्लुकात के सिलसिले में बर्मा एक गैर जानिबदार मुल्क था। वहां मैं अपने सिफारत खाने से भी राब्ता कायम करके उनसे मदद हासिल कर सकता था। कम से कम मुझे उनसे ताउन की उम्मीद थी। फरार के तरीक़ेकार की स्कीम भी मेरे जहन में मौजूद थी। इसके लिए मुझे किसी गश्ती बोट को अगवा करना था और ये मेरे मुशाहिदे में आ चुकी थी कि रात को सिर्फ एक ही गश्ती लॉन्च राउंड पर होती थी जो सारे जजीरे के गिर्द 12 बजे रात से पहले 3 चक्कर और निस्फ रात के बाद 2 चक्कर लगाती थी। सुबह के वक्त दूसरी मोटर बोट उसकी जगह ले लेती। इस मोटर बोट या गश्ती लॉन्च पर सिर्फ एक मशीन गन सामने के रुख पर नस्ब होती और उसमें 4 से 5 यहूदी सिक्योरिटी वाले सवार होते। ये स्टीन गन्नों से लैस होते। इस जजीरे से बर्मा का साहिल शुमाल मशरक की तरफ था और हमें खलीज बंगाल की मशरकी खाड़ी को उबूर करके बर्मा के साहिल तक पहुंचना था। यह फासला श्रीलंका के मुकाबले में बहुत कम था। अगर आप नक्शे पर निगाह डालें तो आपको अंडमान के जजीरे से बर्मा का मुल्क मशरक की जानिब थाईलैंड की साहिली पट्टी के साथ ऊपर को जाता नजर आएगा। बर्मा की जुनूबी पट्टी नीचे जाकर थाईलैंड के साहिल से मिल गई थी। उसके ऊपर काफी दूर जाकर दरियाए इरावती का धाना था जिसके किनारे बर्मा का दारुल हुकूमत और मशहूर बंदरगाही शहर रंगून आबाद था। अगर हम मोटर लॉन्च अगवा करके वहां से भागते हैं और लॉन्च का पेट्रोल हमारा साथ देता है तो हम यहाँ से ज्यादा 10 घंटों में बर्मा के साहिल पर पहुंच
पहुंच सकते थे। अगर रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है तब भी इस बात का कवी इम्कान था कि पेट्रोल हमें बर्मा के साहिल के काफी करीब पहुंचाकर ही खत्म होगा। चूंकि इन लॉन्चों को जजीरे के 3 चक्कर लगाने होते थे, इसलिए उनकी टैंकियां तेल से भरी रखी जाती होंगी। इलावाजी हर मोटर लॉन्च में दस्तूर के मुताबिक फालतू पेट्रोल के 2-1 बैरल जरूर रखे जाते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। यह फैसला करने के बाद मेरा जहन उस तरफ से मुतमईन हो गया। अब मैंने जेल कैंप के अंदर जाने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस दौरान में रम्या दाता ने अपनी बेटी संथा के साथ मेरे ब्याह की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी और वो बेजार सी लगने लगी थी। जब कभी वो मेरे करीब से गुजरती तो मुझे उसके ठंडी सांस भरने की आवाज आती। खुदा जाने ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी। बहरहाल चूंकि वो मेरे मिशन का हिस्सा नहीं थी, इसलिए मैं उसके बारे में गौर न करता। ब्याह का दिन मैंने इतने आगे जाकर रखा था कि इतनी देर में मुझे वहां से निकल जाना था। रम्या दाता और उसकी बीवी सुखमनी बड़ी खुश थी कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो रही है जो बड़े साहब के बंगले पर काम करता था। मुझे यहूदी मैडम ने जो $20 बतौर इनाम दिए थे वो मैंने अपनी झोंपड़ी में छुपा दिए, क्योंकि आगे मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती थी। मुझे साहब ने पहली तनख्वाह दी तो मैंने उसे रम्या दादा के हवाले कर दिया। वो बेहद खुश हुआ। मैडम ने मुझे मजीद $10 बतौर बख्शिश दिए। ये $10 भी मैंने $20 के साथ ही जमा कर दिए। जेल के अहाते में जाने का एक ही जरिया मेरे सामने था। ये वो ट्रक था जो निस्फ शब के वक्त कूड़ा करकट लेकर बाहर आता था और डिस्पोजल डंप पर उसे उल्टाकर वापस जेल में चला जाता। अब मुझे अपनी स्कीम पर तेजी से अमल दरामद करने की जरूरत थी। चुनाचे एक रात मैं पूरी तरह तैयार होकर अपनी झोंपड़ी में लेट गया। अब मैं कभी कभी निक्कर और तमीज भी पहन लेता। यह निक्कर बरसाम साहब ने दी थी। उस रात भी मैंने निक्कर और नीम आस्तीनों की मैले रंगी मोटी कमीज पहन रखी थी। पाँव में चप्पल थी। यहूदी मैडम कभी कभी अपने बाजुओं और पिंडलियों पर ऐसे तेल की मालिश करवाती थी जो मच्छरों को भगा देता था। मैं उसे एक छोटी बोतल में डालकर अपनी झोंपड़ी में ले आया। उस वक्त मैंने भी अपनी पिंडलियों, गर्दन और बाजुओं पर उस तेल की मालिश कर ली थी। पिस्तौल जरूर मैंने अच्छी तरह चेक करके अपनी जेब में रख लिया था। जब रात काफी गहरी हो गई और बस्ती के सब लोग सो गए तो मैंने संदूक में से घड़ी निकाल कर देखी। रात के 10 बज चुके थे। मैं झोंपड़े से निकलकर जंगल से गुजरता हुआ सबसे पहले साहिल समंदर पर आ गया। रात अंधेरी थी। समंदर काली तारकोल की तरह नजर आ रहा था। साहिल दूर तक वीरान था। गश्ती लॉन्च अपना दूसरा फेरा लगा चुकी थी। उसे 12 बजे रात अपना तीसरा फेरा लगाना था। मैं साहिल से हटकर दरख्तों में आकर चलने लगा। जहां मैं मछलियां पकड़ा करता था वहां से दाएं जानिब घूमकर मैं नाक की सीध में जंगल में चलने लगा। उस जजीरे के जंगल में दरिंदा कोई नहीं था। हाँ, सांप जरूर थे जिनसे मैं काफी मोहतात था। ये सांप ज्यादातर जजीरे के शुमाली जंगल में पाए जाते थे जहां जमीन दलदली थी। मच्छर मेरे इर्द गिर्द भिनभिनाते मगर तेल की बू पाते ही फरार हो जाते। चलते चलते मैं उस चट्टान के करीब आ गया जिसकी चोटी से खारदार दीवार कोई 2 फुट की ऊंचाई पर थी। चट्टान की चोटी पर चढ़कर मैंने खारदार तार को ऊपर तक देखा। वहां से जेल की दीवार फासले पर स्याह मोटी लकीर की तरह लगती थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर खारदार तार को हाथ लगाकर जरा सा हिलाया। तार तने हुए थे। एहतियात से तारों की जगह पर पांव रखता मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया। फिर नीचे एक तरफ झाड़ियों में छलांग लगा दी और झाड़ियों में गिरता चला गया। एक पल के लिए मैं वहीं दुबक कर बैठा रहा। फिर उठकर ताड़ के दरख्त के पीछे आकर अंधेरे में चारों तरफ आंखें फाड़ कर देखा। आसपास तारीकी और सन्नाटा था। अपने अंदाजे के मुताबिक मैंने डिस्पोजल डंप ब्रिज की तरफ चलना शुरू कर दिया। इस सारी कार्रवाई में मुझे 1 घंटा लग गया। मैं डिस्पोजल ब्रिज के पहलू वाली ढलान में जाकर एक तरफ लंबी घास में छुप गया। अब मुझे जेल से आने वाले ट्रैश ट्रक का इंतजार था। कंदी ने बताया था कि वो रात को 12 बजे आया करता है। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, ट्रक जरूर आएगा। मैं यही सोचता हुआ वहां दुबक कर बैठा रहा। काले पानी के इस जजीरे की रात बेहद तारीक और सुनसान थी। मच्छर मार तेल ने मुझे बड़ा फायदा दिया। मच्छर मेरे आसपास और सर के इर्द गिर्द भिनभिनाते रहे मगर मेरे जिस्म पर नहीं बैठ रहे थे। झाड़ियों में जगह जगह झींगर बोल रहे थे। दूर किसी जगह से मेंढक के टर्राने की आवाज भी सुनाई दे जाती। जेल की बुलंद दीवार के कोने वाली मचान पर रोशनी हो रही थी मगर सर्च लाइट बंद थी। शायद ये हंगामी हालात के लिए रखी हुई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे दूर से किसी इंजन के घर घर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज करीब आती जा रही थी। ये डिस्पोजल वाले ट्रक की ही आवाज हो सकती थी। फिर मुझे जेल की दूसरी तरफ वाली दीवार के पीछे से रोशनी का गुबार फैलता नजर आया। ये ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी। मैं तेजी से वहां से खिसक कर जरा दूसरी तरफ दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया।
ट्रक घर घर करता हुआ चला रहा था। अब उसकी रोशनियां साफ दिखाई दे रही थी। मुझे किसी न किसी तरह हर हालत में इस ट्रक में छुपकर जेल के अंदर जाना था और फिर अंदर के तमाम हालात का जायजा लेकर किसी जगह से दीवार फांद कर या डिस्पोजल नाले के अंदर से होकर बाहर आना था। मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता था और अगर मैं 1 महीने तक भी गौर करता रहता तो मुझे इसी हिकमत अमली को इख्तियार करना पड़ता, क्योंकि दूसरे किसी जरिए से मैं जेल में दाखिल नहीं हो सकता था। जेल के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। ट्रक डिस्पोजल ब्रिज के पास आकर रुक गया। उसकी बत्तियां बुझ गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि कहीं उस ट्रक पर 1 से ज्यादा आदमी तो सवार नहीं है। 1 से ज्यादा के सवार होने का इम्कान नहीं था, क्योंकि ये एक आदमी का ही काम था। जहां ऐसे ट्रक इस्तेमाल होते थे जिनका पिछला हिस्सा बटन दबाने से ऊपर उठकर ढलान की सूरत में टेढ़ा होकर सारे कूड़े करकट को डंप में उलट देता और फिर सीधा हो जाता। ये ट्रक ढके हुए होते थे, सिर्फ उनका पिछला हिस्सा जरूरत के वक्त उठा दिया जाता था। मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई न दी, सिर्फ ट्रक के अकबी हिस्से के ऊपर उठने की हल्की सी आवाज आई। मैं दरख्तों से निकलकर ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ रेंगे लगा। ये इस लिहाज से बड़ा खतरनाक और अहमताना फेल था क्योंकि यहाँ से वापसी का कोई जरिया मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता था, लेकिन मेरे मिशन की तकमील इसी तरह होने वाली थी। मेरे लिए कोई दूसरा यहाँ मेरी मदद को नहीं आ सकता था, ना ही मैं कोई करामत दिखा सकता था। मुझे अपनी जान पर खेल कर वतन पाक की एक औरत को वहां से निकाल कर बाहर लाना था। ट्रक मुझे साफ नजर आ रहा था। उसका ड्राइवर अंधेरे में साए की तरह उसके अकब में खड़ा उसके चैम्बर को टेढ़ा होते और चैम्बर को नीचे डंप में गिरता देख रहा था। वो सिगरेट भी पी रहा था। अंधेरे में किसी वक्त उसके सिगरेट का सुर्ख नुक्ता दमक उठता। मैं दम साधे ढलान की घास पर पेट के बल पड़ा रहा। जब ट्रक ने सारा कूड़ा करकट डंप में उलट दिया तो ट्रक का चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता सीधा होकर नीचे को बैठने लगा। यहूदी ड्राइवर ने सिगरेट का कश लगाकर उसे कूड़े करकट में फेंका और ट्रक की अगली सीट की तरफ चल दिया। मैं उसी लम्हे के इंतजार में था। जो ही वो नजरों से ओझल हुआ, मैं तेजी से उठा और ट्रक की तरफ झुका झुका हुआ तेज तेज चलता ट्रक के पीछे आकर उसकी दीवार से लटकती हुई जंजीर को पकड़ा और टांगे झुलाकर ट्रक के अंदर चला गया। अंदर जाते ही मैं ट्रक के आहनी फर्श पर बैठ गया। अब ट्रक का दरवाजा ऊपर से नीचे आकर आधा बंद हो गया। मैं सांप की तरह रेंग कर ट्रक के कोने में दुबक कर सिमट गया था। ट्रक का इंजन स्टार्ट हो चुका था और अब वो पीछे को खिसक रहा था। एक खास जगह पर आकर ट्रक ने गियर बदला और फिर जरा सा मोड़ काट कर जिधर से आया था हिचकोले खाता हुआ उधर को ही चल पड़ा। मैंने जेब में से पिस्तौल निकाल कर अंधेरे में उसे गौर से देखा। उसे कपड़ों के साथ थोड़ा सा रगड़ कर वापस जेब में रखिया। ट्रक जेल की दीवार की तरफ एक खास रफ्तार से जा रहा था। मुझे मालूम था कि ये जेल का अपना ट्रक है और इसकी चेकिंग नहीं होगी। कम से कम मुझे यही खुशफहमी थी और ऐसा ही हुआ। ट्रक दीवार की दूसरी जानिब वाले दरवाजे में से गुजरकर जेल के अंदर दाखिल हो गया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ट्रक कहाँ जाकर रुकेगा। वो पहले तो सीधा चलता रहा और कुछ दूर तक चलते रहने के बाद उसकी रफ्तार हल्की हो गई। फिर ड्राइवर ने तेजी से उसे एक तरफ घुमाया और वो एक गिराज के अंदर दाखिल होकर रुक गया। पिस्तौल अब मेरे हाथ में था और मैं ट्रक के अंदर चैम्बर की दीवार के साथ घात लगाए बैठा था। अगर ड्राइवर मुझे देख लेता है तो उसकी किस्मत में मेरे पिस्तौल की गोली खाकर वहीं मर जाना लिखा था। लेकिन ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी। वो अपनी सीट पर से नीचे कूदा और कोई गाना गुनगुनाता खांसता हुआ गैराज से बाहर निकल गया। मैंने ट्रक के ऊपर उठे हुए आहनी तख्ते से सर निकाल कर उसे देखा। वो गैराज से निकलकर एक तरफ चला जा रहा था। ये जेल के अंदर का हिस्सा था। गिराज का कोई दरवाजा नहीं था। ये भी मेरी बड़ी खुशनसीबी थी। अगर दरवाजा होता और उसे ड्राइवर बाहर से लॉक करके चला जाता तो मेरे लिए काफी दिक्कत पैदा हो सकती थी। मैंने देखा कि गिराज एक पार्किंग बैरक की तरह का था, जहां इर्द गिर्द दूसरी गाड़ियां भी खड़ी थीं। आगे एक छोटा सा बाग बना हुआ था। उसके सामने और बाएं जानिब जेल की 2 मंजिला बैरकें थीं। बाग के शुमाल की जानिब एक रविश थी, जहां खंबे पर ट्यूबलाइट रोशन थी। उससे आगे फिर बैरकों का सिलसिला शुरू हो जाता था। जिस दरवाजे से मैं ट्रक के अंदर दाखिल हुआ था वो दाएं जानिब एक दीवार की ओट में था और मुझे नजर नहीं आ रहा था। हैरान की बात थी कि बैरकों के बरामदे में कहीं कहीं अस्पतालों की तरह की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। कहीं कहीं अस्पतालों की तरह की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी, मगर वहां कोई पहरेदार गश्त करता नजर नहीं आ रहा था। जो बैरक मेरी दाहिनी जानिब थी उस तरफ अंधेरा था। ये बैरक गैर आबाद लगती थी। मैं ट्रक में से नीचे कूदा और फिर गिराज की दूसरी तरफ गाड़ियों के सामने से झुककर गुजरते हुए अंधेरी बैरक पार करके बरामदे में आ गया। बरामदे के बैरक में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। जहां उस बैरक का बरामदा खत्म होता था वहां दीवार की ओट नहीं पहुंच रही थी। थोड़े थोड़े फासले पर जहां कोठरियां बनी थी जिनके दरवाजे बंद थे। मैं दीवार के साथ लगकर आगे खिसकने लगा। मैं 3-4 कोठरियों के आगे से गुजरा। उनके दरवाजों पर ताले लगे थे। यह बैरक गैर आबाद थी। यहाँ कोई कैदी नहीं था। मैंने सोचा
सोचा कि मुझे उस बैरक से गुजरकर दूसरी बैरक के बरामदे में जाकर खोज लगाना चाहिए कि उधर भी कैदी हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल दीवार के साथ लगकर आगे खिसक रहा था। पिस्तौल वाला हाथ मैंने जेब में कर लिया था। मैं अंधेरे में था। अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई थी। बरामदे में दूर तक कोई इंसान नहीं था। फिर ये कदमों की चाप कहाँ से आ रही थी? मैं वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गया और पिस्तौल बाहर निकाल लिया। असल में मुझसे 3 कोठरियां छोड़कर एक जगह से जीना नीचे जाता था। ये आदमी उस जगह से बाहर निकला और मेरी तरफ आने की बजाय बरामदे की दूसरी जानिब चलने लगा। वो वर्दी में था और मुझे उसकी कमर से लगे हुए चाबियों के गुच्छे की हल्की सी झनकार सुनाई थी। ये उसकी खुशनसीबी थी कि वो मेरी तरफ नहीं आया था, वरना वो मेरे खामोश जर्मन पिस्तौल की गोली का जरूर निशाना बन जाता। जब वो बरामदे वाली कोठरियों के आखिर में पहुंचकर नीचे जमीन पर कूद गया तो मैं उठकर आगे बढ़ा। 4 कोठरियों के बाद बाएं जानिब एक तंग सा जीना नीचे चला गया। यकीनन नीचे कोई तहखाना या तहखाने थे और नीचे मुसल्ला गार्ड का होना भी जरूरी था। मैं दीवार के साथ लगकर जीना नीचे उतरने लगा। 6-7 पथरीली सीढ़ियां थीं। आगे एक राहदारी बिल्कुल मेरे मुतवाजी होकर गुजर रही थी। मैंने सर दीवार की ओट से निकाल कर देखा। जहां भी ऊपर की तरह राहदारी में मुझे कोई पहरेदार दिखाई न दिया। मैं आहिस्ता से दबे पांव राहदारी में आकर दीवार के साथ लग गया। मेरे सामने वाली कोठरी पर भी ताला पड़ा हुआ था। जरा आगे चला तो एक कोठरी पर ताला नहीं था। उसका दरवाजा बंद था, मगर बाहर से कुंडी भी नहीं लगी थी। मैंने पाँव की मदद से दरवाजे का एक पट खोल दिया और उछल कर पीछे दीवार के साथ अंधेरे में पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया। कोठरी में से कोई भी बाहर न निकला। मैं छलांग लगाकर कोठरी में घुस गया। कोठरी खाली पड़ी थी। फर्श पर कोने में सूखे हुए घास का ढेर लगा था। मैं कोठरी से बाहर निकलने लगा तो भारी कदमों की आवाज से राहदारी गूंज उठी। मैंने जल्दी से कोठरी का दरवाजा अंदर से खींचकर बंद कर लिया और दरवाजे के साथ कान लगाकर दम साधे खड़ा हो गया। भारी बूटों की आवाज ऊपर जाते जीने के पास आकर रुक गई। फिर किसी ने इब्रानी जबान में जरा ऊंची आवाज में कहा, आखिरी कोठरी बंद करके तुम भी बाहर आ जाना। फिर कोई जीना चढ़ता हुआ बाहर चला गया। अब मुझे उस दूसरे मुहाफिज का इंतजार था जिसे आखिरी कोठरी बंद करके वापस जाना था। चंद सानियों के बाद राहदारी के दूसरे किनारे से भारी बूटों की आवाज करीब आने लगी। ये आवाज भी जीने के पत्थरों पर से गुजरकर बाहर जाकर गायब हो गई। जब पूरी तरह खामोशी छा गई तो मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। राहदारी में अब कोई नहीं था, मगर बाहर से किसी न किसी मुहाफिज के अचानक आ जाने का धड़का बराबर लगा था। मैंने देखा कि आगे चंद कोठरियों पर ताले पड़े थे। मैंने एक कोठरी के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर अगर कोई होगा तो जरूर आवाज देगा और मुझे पता चल जाएगा कि अंदर कोई मर्द है या औरत। पहली 2 कोठरियों में से कोई न बोला। तीसरी कोठरी के दरवाजे पर आहिस्ता से उंगली मारी तो अंदर से गम में डूबी हुई किसी मर्द की आवाज आई। अब क्यों परेशान करने आए हो? मैं खामोशी से आगे गुजर गया और चौथे दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने अंदर से शाइस्ता मगर कमजोर आवाज में कहा, प्लीज मुझे आराम करने दो। 5वीं कोठरी के दरवाजे की दूसरी जानिब से भी किसी मर्द की आवाज थी। उसने गुस्से से मुझे दफा हो जाने का हुक्म दिया। आगे सिर्फ एक कोठरी थी। उस पर दस्तक दी तो कोई जवाब न आया। दूसरी बार दस्तक दी तो पहले वाली कोठरी से वही गुस्सीला कैदी बोला, वहां किसे आवाज दे रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि वहां कोई नहीं? दफा हो जाओ। ये सारे सियासी कैदी ही हो सकते थे। इनमें सोनिया कहीं नहीं थी। मैं दबे पांव चलता हुआ जीने पर आया। फिर सीढ़ियां तय करते हुए बाहर बरामदे में आकर दोनों जानिब गौर से देखने लगा। बरामदा खाली था। एक मुहाफिज गश्त लगाता हुआ बाएं जानिब वाली रविश पर नमूदार हुआ। मैं जल्दी से पीछे हट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ सामने वाली बैरक के बरामदे में चला गया। मैं जिस मकसद को लेकर आया था वो पूरा नहीं हुआ था। सोनिया तय खाने वाली बैरकों में नहीं थी। अब ख्याल आया कि इस तरह मैं सोनिया का कभी सुराग नहीं लगा सकूंगा। इस काम के लिए मुझे दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ेगी। अब मुझे जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलने का मरहला दरपेश था। गंदे पानी वाले नाले का खोज लगाना नामुमकिन था। फिर भी मैं बरामदे में अकबी जानिब उतर कर जेल की दीवार की तरफ चला। मैं झुक कर चल रहा था। यहाँ अंधेरा था। ये गिराज का अकबी हिस्सा था। मैं गिराज की अकबी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने 50 फुट ऊंची दीवार की तरफ देखने लगा। बाहर वाले डिस्पोजल नाले का मुंबाइशी जगह दीवार में कहीं था, मगर ये कैसे हो सकता था कि वहां लोहे का जंगला न लगा हुआ हो। असल में मुझे ये पहले सोचना चाहिए था, लेकिन सोनिया की तलाश के जज्बे और कुछ अपनी महारत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके मैं यहाँ दाखिल हो गया। इस तरह से मैं भी एक कैदी ही था जो जेल से फरार होने के तरीकों पर गौर कर रहा था। कोने वाली बुलंद निगरान पोस्टों वाला बल्ब रोशन था और मुझे एक इसराइली सिपाही वहां स्टूल पर बैठा साफ नजर आ रहा था। मैं वापस गिराज में उसी ट्रक के पास आ गया जिसमें बैठकर
यहाँ दाखिल हुआ था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। अगर सुबह हो जाती तो मैं यकीनन पकड़ा जाता और फिर मेरा अंजाम जाहिर था। मुझे पौ फटने से पहले पहले वहां से निकल जाना चाहिए था, मगर अभी तक मुझे कोई फरार का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया तो मैंने आखिर यही फैसला किया कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे गंदे पानी के नाले में से ही निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जेल की दीवार की तरफ जाने का सोच ही रहा था कि मुझे जेल का आहनी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा बाएं जानिब वाली दीवार की ओट में था और मुझे जेल का यह दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ दरवाजे पर लगी हुई बत्ती की रोशनी सामने वाले रास्ते पर पड़ रही थी। मैं ट्रक की ओट में हो गया। फिर मुझे एक वर्दी पोश मुसल्ला मुहाफिज नजर आया जो सामने वाले रास्ते में रुक गया। पीछे घूमकर उसने गेट के मुहाफिज को कदरे बुलंद आवाज में कहा कि दरवाजा खुला रखना, मैं जीप लेकर आता हूँ। ये शख्स गिराज की तरफ आ रहा था। मैं तेजी से ट्रक के नीचे हो गया। मुझे मुहाफिज की टांगें पिंडरियों तक नजर आ रही थीं। मेरे जहन ने एक मंसूबा बना लिया। मुहाफिज चंद कदम दूर एक जीप के पास आकर रुक गया। मैं साइलेंसर लगे पिस्तौल को मजबूती से थामे हुए गिराज के अंधेरे में उसकी जानिब रेंगने लगा। फर्श पर मेरे रेंगने से हल्की सी आवाज पैदा हुई तो मुहाफिज जीप में झुककर देखने की कोशिश कर रहा था। उसका एक पहलू मेरी तरफ था। वो मुझसे बमुश्किल 4 कदमों के फासले पर था। मैं रेंगता हुआ जीप के बोनट की तरफ आ गया। अब मैं बेहद एहतियात से रेंग रहा था। उसकी स्टेन गन अभी तक उसकी बेल्ट से ही लटक रही थी। उसने उसे अपने हाथ में नहीं लिया था। मेरे लिए इससे ज्यादा सुनहरी मौका और कोई नहीं हो सकता था। मैं पांव पर बैठ गया और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। इस बात का मैंने खास तौर पर ख्याल रखा कि उस पर गिरते वक्त मेरा सीधा बाजू उसकी गर्दन पर आए। ये खास दाव था जो पीछे से दुश्मन पर किया जाता था। मेरी महारत और जुर्रत मेरे काम आई। वो मेरे बोझ से नीचे गिरा। उसकी गर्दन मेरे आहनी बाजू के शिकंजे में थी और इससे पहले कि उसके हलक से कोई आवाज निकलती मैं उसे 2 झटके दे चुका था। ये झटके इस कदर शदीद थे कि मुहाफिज की मेरे बाजुओं के शिकंजे में ही गर्दन थलक गई। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि वो मर चुका है तो मैंने तेजी से उसकी वर्दी उतार कर खुद पहन ली। अपनी निक्कर, चप्पल और बुशर्ट को जीप में फेंका। सर पर उसका नीला हैट पहनकर जरा सा आगे को किया और जीप स्टार्ट करके जेल के गेट की तरफ बढ़ा। जेल का ये दूसरा और अकबी गेट था। उसका बड़ा गेट दूसरे रुख पर था। उस वक्त मेरा दिल 2 एक बार जोर से धड़का। साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल मैंने जीप के गियर बॉक्स के बिल्कुल साथ ही नीचे रख दिया। मेरा रंग सांवला था। जिस मुहाफिज ने गेट के मुहाफिज को वापस आने के लिए कहा था उसका रंग गोरा था। मुहाफिज मेरे रंग से चौकन्ना होकर मुझ पर फायर कर सकता था, मगर मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं जीप को वहां से भगाकर भी नहीं ले जाना चाहता था। इस तरह से जेल की सिक्योरिटी फोर्स का अमला जरूर मेरा पीछा करता। मचान वाली चौकी की सर्च लाइट रोशन कर दी जाती और खतरे का अलार्म भी बोल उठता। इसलिए मुझे खामोशी से ही बाहर निकलना था। अगरचे इसमें मेरी जान जाने का खतरा था। मैं जीप को आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ दीवार का मोड़ काट कर दाएं जानिब घूमा तो सामने जेल का बड़ा दरवाजा था। उस दरवाजे पर ऊपर की जानिब आधे हिस्से में लोहे की चादरें लगी थीं। नीचे लोहे का जंगला था। उसका एक दरवाजा सिर्फ इतना खुला रखा गया था कि उसमें से जीप गुजर जाए। मैं अगर चाहता तो जीप को वहां से तेज रफ्तारी से चलाकर फरार हो सकता था, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से वहां कयामत का शोर बपा हो जाता। गेट के पहरेदार को मुझ पर यकीनी शक पड़ जाता। उसके बावजूद मैंने यही कोशिश की कि जीप को गेट में से इस तरह लेकर चलूं कि मुहाफिज को मुझे रोकने की जरूरत महसूस न हो। आखिर मैं जिस मुहाफिज के रूप में था उसे गेट का पहरेदार बखूबी पहचानता था। इस कश्मकश में जीप गेट के करीब पहुंची तो गेट का मुहाफिज, जिसकी स्ट्रेन गन पीछे उसके कांधे से लगी थी, सिगरेट के कश लगाता मामूल के मुताबिक दरवाजे के दरमियान में आकर रुक गया। शायद यहाँ से आते जाते अपने आदमियों को भी शनाख्ती कार्ड दिखाना होता था, क्योंकि जो ही मेरी जीप रुकी मुहाफिज ने मुस्कुराते हुए कहा, डेविड, शनाख्ती कार्ड दिखाने की रस्म भी पूरी कर दो। मैंने ब्रेक लगा दी और हैट को मजीद आंखों के आगे करते हुए गियर बॉक्स पर नीचे झुक गया। मुझे मुहाफिज संतरी के कदमों की आवाज जीप के दरवाजे के पास आकर रुकती महसूस हुई। उसने पूछा, तुम नीचे क्या ढूंढ रहे हो? मेरा जवाब मेरे खामोश पिस्तौल से निकली हुई एक मोहलक गोली थी, जो ठीक उसके दिल में जाकर पैवस्त हो चुकी थी, जो शायद दूसरी तरफ निकल गई थी, क्योंकि गोली मैंने बड़े क्लोज रेंज से फायर की थी। यहूदी मुहाफिज पीछे को गिरने की बजाय आगे को गिरा और उसका मुंह जीप की खिड़की से टकराया और पीछे एक तरफ को लुढ़क गया। मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैंने पहले वाले मुहाफिज की गर्दन पर हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ बाजू की मदद से उसकी गर्दन तोड़ डाली थी। मेरी उंगलियों के निशान लिए जा सकते थे। इस बात का एहतमाम मैंने जेल की 4 दीवारी में दाखिल होते वक्त ही शुरू कर दिया था। दरवाजों को मैंने पाँव की ठोकर से खोला और बंद किया। कोठरियों के दरवाजों पर भी उंगली को उल्टा करके दस्तक दी। मैं जीप को बड़े सुकून से निकाल कर गेट से बाहर ले गया। वहां के रात के मुहाफिज के सिवा दूसरा कोई मुहाफिज नहीं था। दीवार वाली चेक पोस्ट वहां से 60-70 गज के फासले पर थी और पोस्ट में मौजूद संतरी की निगाह गेट पर मुश्किल से ही पड़ सकती थी। इलावा अजीम मुझे एहसास हुआ कि यह सारी कार्रवाई मामूल के मुताबिक थी।
शायद ये मुहाफिज जीप लेकर रोजाना आधी रात के बाद किसी तरफ गश्त पर निकलता होगा। मैं जीप को ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता था। जेल की चार दीवारी से थोड़े फासले पर जेल की पट्टी शुरू हो जाती थी। मैंने जीप को वहां अंधेरे में रोक दिया, अपनी चप्पल, बुशर्ट और निक्कर उठाकर बगल में दबाई और मुहाफिज ही की वर्दी में जीप से निकलकर जंगल के अंधेरे में घुस गया। जीप तक मुहाफिज के अपने बूटों के ही निशान थे। आगे जंगल की शबनमी घास थी। मैं बूटों को कदरे घसीट कर चलता रहा ताकि मेरे बूटों के निशान फैलते जाएं। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मेरा रुख दाएं जानिब था, जिधर खारदार तार की बाड़ के पीछे खड नाले के किनारे मैंने ऊंचे तोदे के पहलू में खुफिया लहद खोद रखी थी। यह इलाका मेरा देखा भाला नहीं था। यहाँ बहुत ज्यादा गड्ढे थे। मैं उनमें से गुजरता हुआ आखिर खारदार तार की ऊंची बाड़ के पास पहुंच गया। मैं चट्टान वाली जगह से कस्तन बाड़ नहीं फैलाना चाहता था, क्योंकि मेरी मिट्टी के तोदे वाली खुफिया कमीनगाह उस चट्टान से ज्यादा दूर नहीं थी। मैं अपने पीछे निकली हुई खोजी पार्टी को उस तरफ नहीं ले जाना चाहता था। मेरे पाँव में फौजी बूट थे। मैंने नीली कमीज उतार कर उसको दो हिस्सों में फाड़ा, उनके रुमाल बनाकर अपने दोनों हाथों पर लपेटा और फौजी बूटों को खारदार तारों के खाली हिस्सों पर रखता हुआ बाढ़ के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अपने कपड़ों वाली गठरी मैंने पहले ही दूसरी तरफ फेंक दी थी। जहां मैंने मुहाफिज की नीली वर्दी उतार कर अपने कपड़े पहन लिए, मगर चप्पल की बजाय फौजी बूट ही पहने रखे। अगरचे जहां छोटे छोटे पत्थर घास में बिखरे हुए थे, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि जमीन पर मेरी चप्पल का कहीं भी कोई निशान पड़े। मैं अंधेरे में झाड़ियों गढ़ों को फलांगता हुआ एक तरफ चला जा रहा था। मुहाफिज की वर्दी की गठरी भी अब मेरे पास ही थी। एक जगह मुझे अंधेरे में एक गड्ढा दिखाई दिया। मैंने मुहाफिज की वर्दी, उसके हैट और बूटों समेत उस गड्ढे में फेंक दी और ऊपर इधर उधर से सूखे पत्ते और दरख्तों की टूटी फूटी शाखों को डालकर गड्ढे को तकरीबन भर दिया। अब मैं अपनी पुरानी बुशर्ट और निक्कर में था। पाँव में चप्पल भी पहन ली थी। चट्टान की तरफ जाने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे मैं दूसरी तरफ से होता हुआ जंगल के आखिरी किनारे पर आ गया। सामने समंदर की वसी चादर पर लहरों की हल्की हल्की सिलवटें पड़ी थीं, जो सितारों की फीकी रोशनी में साहिल की तरफ आकर रेत पर बिछ जाती और हल्की हल्की झाग पैदा होती। अब मैं अपनी चप्पल से निजात हासिल करना चाहता था। यह बहुत बड़ा सबूत था। मुझे गुमान था कि जंगल में मेरी चप्पल तलाश की जा सकती थी और मुझे बड़ी आसानी से गिरफ्तार करवा सकती थी। चुनाचे मैंने यही फैसला किया कि चप्पल मैं किसी जगह जमीन में दबाने की बजाय सुबह समंदर में फेंक दूंगा। आखिर मैंने यहूदियों के 2 मुहाफिजों का खून किया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी शदीद सिक्योरिटी को तोड़ फोड़ कर उनकी जेल में दाखिल हो गया था। इसराइली सिक्योरिटी के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था और जाहिर है वो लाशों के मिलते ही बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाले थे। दूर से मुझे अपनी बस्ती की उभरती हुई झोंपड़ियों के खाके नजर आए तो मैंने चप्पल उतार कर बगल में दबा ली और दबे पांव अपनी झोंपड़ी के पास आ गया। मेरी झोंपड़ी का दरवाजा उसी तरह बंद था जिस तरह मैं उसे बंद करके गया था। मैं अपने जर्मन पिस्तौल को किसी ऐसी जगह छुपाना चाहता था जहां से सिक्योरिटी वाले उसे तलाश करने में कामयाब ना हो सके। उसे झोंपड़ी के अंदर जमीन में दबाना भी ठीक नहीं था। मुझे यकीन था कि यहूदी सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही इन झोंपड़ियों को जमीन तक खोद डालेंगे। यह भी मुमकिन था कि अपनी सिक्योरिटी की शिकस्त और अपनी हजीमत को छुपाने के लिए सिक्योरिटी फोर्स और मिलिट्री कमांड इस अजीम हादसे को दबा दे, किसी पर भी जाहिर न करे और उनकी इंटेलिजेंस अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर किसी बहाने से तलाशियां और तहकीकात शुरू कर दे। बहरहाल पिस्तौल मैं अपने पास नहीं रख सकता था। मैं अभी तक झोंपड़ी के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। मैंने अंधेरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। मेरी झोंपड़ी से थोड़ी ही दूर गाय की चरनी थी। उसके पीछे केले के दरख्तों का एक पुराना झुंड था जहां गाय के खुश्क उपलों का ढेर था। मैं अपनी झोंपड़ी में आ गया, वहां से खुरपी ली, उपलों के ढेर के पास जाकर बैठ गया। बस्ती के सब लोग ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक जगह से उपलों को परे हटाकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। करीबन 1 फुट गहरा गड्ढा खोद कर मैंने पिस्तौल को उसमें रखा और ऊपर 1-2 खुश्क उपले रख दिए। गड्ढे की मिट्टी वापस गड्ढे में डालकर उसे बंद करके उस पर घास और खुश्क पत्ते बखेरे और खुश्क उपलों की ढेरी लगा दी। इस काम से फारिग होकर मैं तेजी से वापस अपनी झोंपड़ी में आकर टाट के बिस्तर पर लेट गया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर से किसी ने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया हो। अब मुझे पसीना आ गया। मैंने बुशर्ट उतार दी और उससे पसीना पहुंचने लगा। मच्छरों ने मुझे देखते ही जलगार शुरू कर दी, मगर मैं एक बहुत बड़े तूफान से निकल आया था। इन मच्छरों को मैंने कोई अहमियत न दी और सोने की कोशिश करने लगा। मेरा जिस्म थकन से चूर था। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं उस वक्त उठा जब दिन काफी निकल आया था। मुझे रमिया दादा ने आकर जगाया।
दूसरे दिन मैं उस वक्त उठा जब दिन काफी निकल आया था। मुझे रम्या दादा ने आकर जगाया। मैं अपने बंगले पर अपनी नौकरी पर ठीक वक्त पर पहुंचना चाहता था। मेरी ड्यूटी शुरू होने में 15 मिनट ही बाकी थे। रम्या दादा की बीवी ने चाय की पतीली तैयार कर रखी थी। मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और रम्या दादा के साथ अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। यहूदी सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर पहुंचते ही मैंने सबसे बड़ी तब्दीली महसूस की। वो ये थी कि मेरा साहब यानी यहूदी चीफ ऑफ सिक्योरिटी फोर्स मिस्टर बरसाम अपने बंगले पर मौजूद नहीं था। उसकी भारी भरकम नाटे कद की यहूदी बीवी अकेली नाश्ते की मेज के पास कॉफी का मग सामने रखे कोई रिसाला पढ़ रही थी। सिगरेट उसकी उंगलियों में सुलग रहा था। तमिल नौकरानी किचन में बर्तन साफ कर रही थी। मैंने रोज की तरह हाथ बांध कर प्रणाम किया। मैडम ने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसका चेहरा काफी संजीदा था। कहने लगी, पार्टीकर आज शाम के लिए नाश्ता मत बनाना, उन्हें ऑफिस जल्दी जाना पड़ गया है। मैं अच्छी तरह जानता था कि सिक्योरिटी चीफ को आज क्यों जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैडम आज आपके लिए अनानास का सूप बनाऊं? इन दिनों अनानास पककर मीठे हो गए होंगे। उसने बेजारी से रिसाला मेज पर डाल दिया। मग में से कॉफी का एक घूंट पिया और सिगरेट का हल्का सा कश लेकर बोली, नहीं भाडीकर, मैं साहब के बगैर अनानास का सूप नहीं पीऊंगी। तुम मेरे लिए दलिया तैयार करो। फिर उसने तमिल नौकरानी को आवाज देकर किसी कदर करख्त लहजे में डांटा कि वो बर्तन साफ करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। मैडम का मूड क्यों खराब था मैं बखूबी जानता था। उसके खामद ने कुछ न कुछ जरूर बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो सिक्योरिटी चीफ ये इत्तला मिलने पर कि जेल में उनके 2 मुहाफिज हलाक कर दिए गए हैं परेशान जरूर हुआ होगा, और उसकी परेशानी से मैडम भी परेशान हो गई होगी। ये औरत वाकई अपने खामद से प्यार करती थी। अगरचे वो अपनी सहेलियों के साथ अपने खामद के दूसरी औरतों से माशकों के बारे में शिकायत करने से भी गुरेज न करती थी, ताहम वो अपने खामद की बहुत वफादार थी। मैं किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी में लग गया। थोड़ी देर में मुझे निशिस्त गाह में रखे हुए टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि ये सिक्योरिटी चीफ का ही फोन होगा। मैं जानता था कि चूंकि मैडम इस गलत फहमी में है कि मैं इब्रानी जबान से नावाकिफ हूँ, इसलिए वो अपने खामद से जो भी बात करेगी खुलकर करेगी और मैं उनकी ये गुफ्तगू सुन सकता था। चुनाचे मैंने जल्दी से एक कप में बोतल से दूध निकाल कर डाला और निशिस्त गाह में चला गया। मैडम ने रिसीवर उठा रखा था और इब्रानी जबान में अपने खामद से बात कर रही थी। मैंने दूध का कप मेज पर रख दिया और रुमाल से यूं ही मेज की सफाई शुरू कर दी। फिर दीवार के साथ कैबिनेट पर रखे हुए चीनी के नवादिरात की छाड़ पोंछ करने लगा। मैडम फोन पर कह रही थी, डार्लिंग इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने सिक्योरिटी वालों को तो नहीं मारा। ब्रिगेडियर तुमसे दुश्मनी रखता है। वो चुप हो गई। वो अपने खामद की बात सुन रही थी और हूं हां करती जा रही थी। जैसे बात काट कर बोली, मैं हैरान हूं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। बहरहाल तुम अगर नाश्ते पर आ सकते हो तो आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। 1-2 सेकंड रिसीवर हाथ में रखने के बाद उसने उसे टेलीफोन पर रख दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम दूध का कप किसके लिए लाए हो? मैंने करीब आते हुए कहा, मैडम जरा देख कर बताएं, मुझे ये दूध खराब लगता है। मैडम ने दूध के कप को नाक के करीब ले जाकर सूंघा और फिर बोली, नहीं ठीक है, ले जाओ। वो बड़ी बेजार थी। मैं कप उठाकर किचन की तरफ चला तो पीछे से उसने आवाज दी, साहब के लिए भी नाश्ता तैयार कर लेना, शायद वो यहीं आकर नाश्ता करें। थोड़ी देर बाद बंगले के बाहर जीप आकर रुकी। सिक्योरिटी चीफ निशिस्त गाह में दाखिल हुआ तो वो फुल वर्दी में था। चेहरे पर परेशानी और नकाहत के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसने टोपी कैबिनेट के ऊपर रखी और नाश्ते की मेज पर बैठते हुए बोला, डियर कुछ पता नहीं चल रहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैडम उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और नया सिगरेट सुलगाकर अपने खावत को दिया और बोली, तुम्हारी नौकरी पर तो इसका कोई असर नहीं होगा ना? दोनों इब्रानी जबान में बातें कर रहे थे। किचन में मैं कान लगाए नाश्ता तैयार कर रहा था। बरसाम ने गहरा सांस खींचा और बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं नाश्ता तैयार करके तश्त में लगा चुका था। मैं उसे लेकर मेज के पास आ गया। साहब को झुककर सलाम किया और मेज पर कॉफी की चैनक और प्यालियां रखने लगा। उन्हें मेरी मौजूदगी में खामोश होने या राजदारी से काम लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं इब्रानी जबान नहीं जानता। वो खुलकर उस दहशत अंगेज वाक़े पर बातें करने लगे जिसकी वजह मैं उनके सामने मौजूद था। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि इस होशरुबा वाक़े को हाई कमांड ने सिर्फ चंद लोगों तक ही महदूद रखने का फैसला किया है और खुफिया तौर पर जबरदस्त तफ्तीश और सुराग रसानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये काम वहां पर मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपा गया था। यहूदी सिक्योरिटी चीफ ने टोस्ट पर मक्खन वाली छुरी चलाते हुए भवें ताज्जुब से ऊपर उठाते हुए कहा, हाई कमांड का ख्याल है कि श्रीलंका से कोई पाकिस्तानी कमांडो यहाँ घुस आया है और यह सारी कार्रवाई उसकी तखरीबकारी का नतीजा है। मगर हमारी साहिली सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि बाहर से किसी गैर आदमी के इस जजीरे पर घुस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम ने कहा, डियर ये भी तो हो सकता है कि इन तमिल बाशिंदों ने ये शरारत की हो। मेरे कान खड़े हो गए। मैं मैडम की प्याली में कॉफी डाल रहा था। सिक्योरिटी चीफ ने सर को आहिस्ता से झटका और बोला, इन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये लोग खुद अपनी जानें बचाकर जहां पनाह लिए हुए हैं। मैंने मैडम से पूछा, मैडम बालाई डालूं या दूध? आज दूध पर मुझे शक था साहब।
मैडम ने कंधे उचकाकर कहा, ये यूं ही वहम करता रहता है। मैंने हाथ बांधकर कहा, साहब आप हमारे माई बाप हैं, हम आपके सहारे जहां पड़े हैं, इसलिए आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। सिक्योरिटी चीफ के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम नमदार हुआ। मैंने फौरन कहा, साहब जी, हमारे वेदों में लिखा है कि जो अपने मालिक की सेवा करता है उसका अगला जन्म जोगी का होता है, और जो अपने मालिक की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है वो अगले जन्म में देवता का रूप पाता है। साहब जी देख लेना, मैं भी आप पर किसी रोज अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर सिगरेट का कश लगाते हुए मुस्कुराया और कुर्सी पीछे खिसका कर उठा और बोला, पार्टीकर तुम बड़े अच्छे इंडियन हो, हम तुम्हें पसंद करता है। फिर एस्ट्रे में राख झाड़ते हुए बोला, देखो कल रात हमारे एक ऑफिसर के बंगले पर चोरी का केस हो गया है। मैंने चौंक कर कहा, चोरी साहब, ऐसा कौन कर सकता है? सिक्योरिटी चीफ बोला, यही तो हम मालूम करना चाहता है। तुम हमारे अपने आदमी हो, तुम अपनी बस्ती में लोगों की नकलो हरकत पर निगाह रखना। कोई आदमी मशकूक हरकतें करता नजर आए तो चुपके से मुझे इत्तला कर देना। तुम लोग बड़े अच्छे हो, मगर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है साहब, मैं एक एक पर कड़ी नजर रखूंगा। जरा सा भी किसी पर शक हुआ तो फौरन आपको खबर कर दूंगा। आप हमारे माई बाप है साहब जी। सिक्योरिटी चीफ फर्श के कालीन पर टहलने लगा। उसकी बीवी अभी तक मेज पर बैठी कॉफी पी रही थी। मैं खाली ट्रे लेकर जाने लगा तो सिक्योरिटी चीफ ने मुझे करीब बुलाया और मेरी तरफ घूर कर देखा। अगरचे मेरे बदन में एक सनसनाहट सी जरूर दौड़ गई थी, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल सपाट ही रहा। सिक्योरिटी चीफ बोला, पार्टीकर, रात तुम्हारी बस्ती के सारे लोग अपनी झोंपड़ियों में ही थे? मैंने बड़े सीधे और साफ लहजे में कहा, जी साहब, मैंने शाम के वक्त सबको देखा था। सब अपनी अपनी झोंपड़ियों के बाहर बैठे ताड़ी पी रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। एक लम्हे के लिए वो कालीन की तरफ देखता रहा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाकर बोला, ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, और हाँ, जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अपने आदमियों की निगरानी करते रहना, हम तुम्हें इनाम देगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, इनाम का मुझे लालच नहीं, ये हम सब की इज्जत का सवाल है। हम कभी चोरी नहीं करते, हम बड़े पक्के वैष्णु हैं। हम लड़ते झगड़ते और आपस में मारपीट जरूर करते हैं, मगर चोरी कभी नहीं करते। फिर भी अगर हम में कोई ऐसी काली भेड़ आ गई है तो मैं उसे पकड़कर आपके कदमों में ले आऊंगा। सिक्योरिटी चीफ ने मेरे कांधे को थपथपाते हुए कहा, शाबाश, और टोपी सर पर रखी और मैडम की तरफ मुतवज्जे होकर इब्रानी जबान में बोला, मेरे बारे में तुम फिक्रमंद न होना, मेरे हाथ साफ हैं। अगर जंगल में कोई पाकिस्तानी गुरिल्ला छुपा हुआ भी है तो वो हमारे हाथ से बचकर नहीं निकल सकेगा। मैडम ने फिर ब्रिगेडियर की दुश्मनी की बात की तो सिक्योरिटी चीफ ने झंझला कर कहा, मेरा इसलिए दुश्मन हो गया है कि मैंने उसे पाकिस्तानी लड़की के सेल में जाने की इजाजत नहीं दी थी। वो जानता है कि अगर ये बात मैंने हाई कमांड तक पहुंचा दी तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इसलिए वो मुझसे दुश्मनी रखते हुए भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है दोपहर को लंच पर ना आऊं। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मैं किचन में जा चुका था। ये सारी बात मैंने किचन में बर्तन सिंक में रखते हुए सुनी थी। उसकी जीप स्टार्ट होने के बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ चली गई। अगर मैं चीफ सिक्योरिटी के बंगले पर काम न कर रहा होता और मैंने उस पर अपनी वफादारी और खिदमत गुजारी का सिक्का न जमाया होता तो मुमकिन था कि उसे मुझ पर शक हो जाता, क्योंकि मैं ही 2 माह पहले से इस जजीरे में आया था। लेकिन मेरे आने का ड्रामा इस कामयाबी और तफसीलात के साथ रचाया गया था कि उसके दिल में मेरे बारे में बदगुमानी पैदा नहीं हो सकती थी। मैं उसी लम्हे से मोहतात हो गया। अब मुझे सिर्फ एक ही उलझन थी कि अगर इन लोगों ने इस नहज पर तफ्तीश शुरू कर दी कि पिछले 2-3 महीनों में बाहर से कौन आया है तो मैं धर लिया जाऊंगा, और मुझे पाकिस्तानी गोरिल्ला साबित करने के लिए सिर्फ मेरा डॉक्टरी मुआयना करने की ही देर थी। मैंने अपने अमल को तेज करने का फैसला कर लिया। उस रोज बस्ती में तलाशी का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी अदम मौजूदगी में यहूदी सिक्योरिटी गार्ड्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की निगरानी में हो रहा था। बस्ती वालों को यही बताया था कि एक फौजी अफसर के बंगले में चोरी हो गई है और चोर कोई कीमती हार चुरा कर ले गया है। शाम को मैं बस्ती में आया तो मेरी झोंपड़ी का फर्श भी जगह जगह से खुदा हुआ था। दादा रमिया परेशान था। कहने लगा, अगर हम में से किसी ने ये काम किया है तो उसने हम सबसे सख्त दुश्मनी की है। जरा सोचो, अगर ये लोग हमें जजीरे से निकाल दें तो हम बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? केरला पुलिस तो हमें जेल में बंद कर देगी। इन यहूदी साहिबों ने हमें पनाह दे रखी है, हमें तो इनकी दिन रात खिदमत करनी चाहिए। रमिया दादा ने बस्ती वालों को जमा करके इस किस्म की एक तकरीर भी की। सबके चेहरे लटके हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी चोरी नहीं की थी। मैं बहाने बहाने से उपलों के ढेर की तरफ गया। इस ढेर की भी तलाशी ली गई थी। उपलों को इधर उधर हटा कर देखा गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि वहाँ किसी ने जमीन नहीं खोदी थी, वरना मेरा पिस्तौल वहीं जमीन के अंदर 2 फुट नीचे दफन था। यह पिस्तौल मुझे यहूदी फायरिंग स्क्वाड के सामने पहुंचाने के लिए काफी था। सारे यहूदी कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी। सिक्योरिटी चीफ इस सिलसिले में अपनी बीवी से जो बातें करता वो मैं समझ लेता। उसकी जबानी मुझे मालूम हुआ कि हैफा से एक इंतहाई तजुर्बाकार इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां पहुंच रहा है।
मैं चौकन्ना हो गया। वहाँ रोज बरोज तहकीकात होती, उसका भी मुझे इल्म हो जाता, क्योंकि सिक्योरिटी चीफ अपनी बीवी से इस ज़मन में ज़रूर गुफ्तगू करता। ये लोग अभी तक मेरी चप्पल और दूसरे सिक्योरिटी मुहाफ़िज की वर्दी बरामद करने में कामयाब नहीं हुए थे। उन्हें मरने वालों के बदन पर से मेरे हाथों के निशान भी नहीं मिले थे, न ही उन्हें चट्टान के पीछे जंगल में मिट्टी के तोदे वाली मेरी ज़मीन दोज खुफिया कमीनगाह का इल्म हो सका था। लेकिन हैफा के नए इंटेलिजेंस ऑफिसर के आने की खबर मेरे लिए तशवीशनाक थी। इस बात का इम्कान था कि वो मुझसे पूछगिछ करे, क्योंकि तमिनों की बस्ती में मैं ही नया रंगरूट था। मेरी हालत उस वक्त एक ऐसे बहरी जहाज की थी जिसकी तरफ तबाहकुन तारपीडो बढ़ता चला रहा हो। यह तारपीडो मुझे हिट कर सकता था। अगर तब तक मैं सोनिया को वहां से निकाल कर ले जाने में कामयाब नहीं हो जाता तो मुझे इस आने वाली आफत का मुकाबला करना था, जुर्रतमंदाना और मर्दाना मुकाबला। इस नए इंटेलिजेंस ऑफिसर की आमद मेरे लिए इसलिए भी खतरनाक थी कि ऐन मुमकिन था कि वो मेरे पूरे रिकॉर्ड और मेरी शक्ल से भी वाकिफ हो। ऐसी सूरत में मेरा बच निकलना नामुमकिन था। उधर सिक्योरिटी चीफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने मिलकर बस्ती के एक मर्द को तजुर्बा गाह में बुलाकर उनकी डिटेक्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी। ये एक्सरे की तरह की मशीन थी जिसके पीछे आदमी को खड़ा करके उससे सवाल किए जाते। एक दिन मेरी बारी भी आ गई। सिक्योरिटी चीफ ने मुझे कहा कि ये दफ्तरी कार्रवाई के लिए जरूरी है, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। मैं लेबोरेटरी में पहुंच गया। 2 डॉक्टर और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और फर्श पर कोने में लगकर बैठ गया। नर्स ने मशीन के आगे एक स्क्रीन शीट लगाई और मुझे पीछे खड़े होने का कहा। मैं इस किस्म की कई मशीनों में से गुजर चुका था। मुझे अपने ऊपर झूठ को सच बनाकर तारी करने की इंतहाई महारत हासिल हो गई थी, क्योंकि मैं ये काम अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए कर रहा था। इसलिए मुझे भरपूर एतमाद था। मैं मशीन के पीछे खड़ा हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हिंदी में मुझसे अचानक पूछा, तुम बुधवार की रात को जेल की 4 दीवारी में क्या करने गए थे? ये बहुत ही खतरनाक सवाल था। अगर मेरा पूरा तजुर्बा और महारत मेरे साथ ना होती तो मैं कदमों से उखड़ गया था। ये सवाल मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। मैंने अपने आसाब और एहसासात को पूरे तौर पर कंट्रोल में रखा और किसी कदर हैरान होकर हाथ बांध कर कहा, हुजूर, हमने तो जेल की 4 दीवारी कभी देखी भी नहीं। हम तो रात को बस्ती से बाहर कभी गए ही नहीं। मैंने अच्छी तरह महसूस किया था कि मेरे दिल की धड़कनों में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितना भी फर्क ना आया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने फौरन ही दूसरा सवाल कर दिया, तुम्हें चोरी के बारे में इल्म है कि ये किसने की थी? मैं बड़े एतमाद और भोलपन से सर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर होता तो हम अपने साहब को फौरन बता देते। हम तो हुजूर के नमकखार हैं महाराज। मुझे फारिग कर दिया गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वापस चला गया। मुझे हर वक्त बस एक ही धड़का लगा रहता कि बस्ती में मैं ही नया नया आया था। अगर उस इंटेलिजेंस ऑफिसर को जो हैफा से आया था मुझ पर जरा सा भी शक पड़ गया और उसने मेरा डॉक्टरी मुआयना किया तो सारा भांडा फूट जाएगा। मुझे यूं महसूस होने लगा कि मैं किसी ऐसे पुल पर से गुजरने की कोशिश कर रहा हूं जो उस तरह की धार की मानिंद है, लेकिन मुझे उस पर से हर हालत में सही और सालिम गुजरना था। मैंने पहला काम ये किया कि अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी और सर के बाल मुड़वा दिए। बहाना ये बनाया कि मेरे सर और मुंह पर खारिश रहने लगी है। यह पेशबंदी हैफा से आने वाले नए मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए थी, क्योंकि हैफा में मेरी जो तस्वीर सरकारी हलकों तक पहुंची थी उसमें मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल तमिल मद्रासियों जैसा कर लिया। माथे पर हर वक्त तिलक की लंबी लंबी लकीरें डाले रखता। मेरे हुलिये में काफी फर्क पड़ गया था। एक रात अंधेरे में मैं अपनी खुफिया कमीनगाह यानी लहद का मुआयना करके आया। लहद के कोने में सूखे नारियल उसी तरह पड़े थे जहां मैंने एक चाकू भी लाकर रख दिया था। ये मालूम करने के लिए कि सोनिया किस मकाम पर कैद है, मैंने एक चाल चली। एक रोज सिक्योरिटी चीफ की बीवी हाथों पर जैतून की मालिश कर रही थी कि मैं करीब से गुजरते हुए अचानक रुक गया और गौर से झुककर उसके हाथों को तकने लगा। मैडम मेरे हाथ की लकीरों के इल्म की बेहद मोतकिद थी, क्योंकि जब मैंने तावीज़ तालाब में डाला था उसके खावद ने किसी गैर औरत की बात नहीं की थी। ये एक हुस्न इत्तेफाक ही था। उसने किसी कदर तशवीश के साथ पूछा कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, मैडम, देख रहा हूँ कि आपके दाएं हाथ की एक लकीर खतरनाक हद से आगे बढ़ रही है। मैडम ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने फैला दिए। भाड़ीगर, जल्दी देख कर बताओ कि ये लकीर क्यों बढ़ रही है, इससे क्या होगा? मैंने यूं ही एक लकीर पर अपनी उंगली रख दी और चेहरे पर परेशानी के असरात लाते हुए कहा, मैडम, ये आपने क्या कर लिया है अपने साथ? यहूदी औरत तो परेशान हो गई। मैंने आंखें बंद करके संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा। आंखें दोबारा खोलकर हाथ की लकीर पर आंखें गाड़ दी और कहा, ओम सर्वम ब्राह्म्यम। मैडम, ये पाकिस्तानी औरत तो खतरनाक भूत बनकर आपके खावत को हमेशा के लिए आपसे जुदा करने वाली है। मैडम तो जैसे सकते में आ गई। उसे मुझ पर बेहद एतकाद था। कुछ वो ज़ईफुल एतकाद भी थी, कुछ मेरा हुलिया मद्रासी पुजारियों जैसा था। ऊपर से मैंने संस्कृत का एक श्लोक भी पढ़ दिया। जल्दी से मुझे अपने कमरे में ले गई और टेबल लैंप जलाकर अपना हाथ मेज पर फैला दिया। बोली, पार्टीकर, अब लकीरों को गौर से देखो, तुमने मुझे परेशान कर दिया है।
बोली पार्डिकर, अब लकीरों को गौर से देखो, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मैं भी सोचती थी कि तुम्हारा साहब रात को देर से क्यों आता है। कई रोज से मैं इसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा देख रही हूँ। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और उसकी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को बड़े गौर से देख रहा था। मैंने मैडम की तरफ देखकर कहा, मैडम मैं साहब का नौकर हूँ, उन्हें पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पहले वादा करें कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। यहूदी औरत ने कसम खाकर कहा कि वो किसी के आगे मेरा नाम नहीं लेंगी। तुम लकीरें देख कर बताओ कि क्या वाकई मेरा खावंद उस पाकिस्तानी औरत के इश्क में फंस गया है। मैंने जलती पर तेल छिड़कते हुए कहा, मैडम ये लकीर बिल्कुल नई आपके हाथ पर उभी है और ये बता रही है कि साहब उस पाकिस्तानी लड़की के इश्क में ही गिरफ्तार नहीं है, बल्कि वो तो उसके साथ यहाँ से फरार होकर अमेरिका जाकर शादी करने का मंसूबा बना रहा है। मैंने उस यहूदी औरत को एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। अगर उसकी भिनक भी सिक्योरिटी चीफ को पड़ जाती तो वो मुझे शूट कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा हर हालत में करना था। यही मेरा मंसूबा था कि यहूदी औरत पर यह जुमला जैसे बिजली बनकर गिरा। वो वाकई सख्ते में आ गई। मैं फौरन घुटनों के बल झुक गया और दोनों हाथ बांध कर भर्राई हुई आवाज में कहा, मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, भगवान के लिए ये बात साहब को न बताना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो आपको इसलिए सच सच बता दिया कि मैं आपका घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। यहूदी औरत का सांस तेज तेज चलने लगा। उसने किसी कदर झुंझलाकर कहा, क्या फजूल बात कर रहे हो, तुम्हें एक बार कह जो दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम एक बार फिर मेरा हाथ गौर से देखो। मैंने कहा, अच्छा जी देखता हूँ। मैं फिर उसका हाथ देखने लगा। हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं अपने मंसूबे के मुताबिक सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। मैं एक बार फिर माहिर नजूमी बनकर बोला, मैडम मैंने वही कुछ आपको बताया है जो आपके हाथ की लकीरें साफ साफ बता रही है। अगर आपने जल्दी से कोई उपाय न किया तो ये मक्कार पाकिस्तानी औरत आपके खावत को हमेशा के लिए आपसे छीन लेगी। मैडम की आंखें खुली थी, चेहरे पर फिक्र परेशानी थी। पार्डिकर, उपाय तुम ही मुझे बताओगे, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम दूसरा तावीज नहीं बना सकते जिससे ये औरत हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। मैंने थोड़ी देर तौक़ुफ़ किया, फिर कहा, मैडम तकदीर आपके खिलाफ जा रही है। लकीरों का नक्शा गहरा है, बदकिस्मती का तीर निकल गया है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अब इसका एक ही इलाज है। यहूदी औरत ने बेताबी से कहा, वो क्या है, जल्दी बताओ। मैं अपने मंसूबे के मुताबिक मजीद एक कदम आगे बढ़ा। मैडम आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी और आपका घर सिर्फ एक सूरत में ही तबाही से बच सकता है कि इस औरत को रास्ते से हटा दिया जाए। मैडम के मुंह से जैसे अपने आप निकल गया, वो कैसे। मैंने कहा, वो इस तरह के इस मक्कार औरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मैडम ने कहा, मगर ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, मैडम मैंने आपके घर का नमक खाया है, मैं इस घर की तबाही नहीं देख सकता। आपके लिए इस घर को तबाही से बचाने के लिए मैं ये काम करने को तैयार हूँ। यहूदी औरत ने मेरी इस पेशकश पर इत्मीनान का सांस लिया और बोली, अगर पार्डिकर तुम उसे कैसे खत्म करोगे, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पर कैद है। ये तो मुझे भी मालूम नहीं। मैंने कहा, आप किसी तरीके से साहब से ये मालूम करें कि पाकिस्तानी औरत किस मकाम पर कैद है, बस उसके बाद सारा काम मुझ पर छोड़ दें, मैं किसी न किसी तरह वहां तक पहुंच जाऊंगा। मैडम कहने लगी, लेकिन तुम कैसे पहुंचोगे और उसे किस तरह खत्म करोगे। मैंने फौरन कहा, इस सिलसिले में भी आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी। जब हम उस औरत के पास पहुंच जाएंगे तो मैं अपने साथ यमराज की तावीज की राख भी लेता जाऊंगा। बस उस राख को औरत के सर के बालों में गिरा दूंगा, उसके बाद उसके बदन में आग लग जाएगी, मगर ये आग किसी को नहीं दिखाई देगी और थोड़ी ही देर में ये मक्कार औरत जलकर राख हो जाएगी। यहूदी मैडम रकाबत की आग और अपने घर को बचाने के जज्बात में इस कदर डूबी हुई थी कि उसने मुझसे ज़िमन में कोई सवाल न किया। वैसे भी वो मेरी करामात और जुनूबी हिंद के जादू से बेहद मुतासिर थी। कहने लगी, आज ही साहब से मालूम करती हूँ, तुम यमराज वाला तावीज तैयार करो। मैंने कहा, ये खतरनाक तावीज है मैडम, इसके लिए मुझे सारी रात आग जलाकर तपस्या करनी और मंत्र पढ़ने होंगे। इसमें मेरी जान जाने का भी खतरा है, मगर आपके और आपके घर की बेहतरी के लिए ऐसा जरूर करूंगा। मैं आज ही रात ये तावीज तैयार करके उसकी राख पुड़िया में बांध कर अपने पास रख लूंगा। आप साहब से यह मालूम करें कि यह पाकिस्तानी मक्कार, अय्यार और हमारी दुश्मन औरत किस जगह पर कैद है, ताकि मैं वहां पहुंच कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। फिर आपका घर तबाही से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। मगर एक बात है। यहूदी औरत ने पूछा, वो क्या। मैंने हाथ बांध कर अर्ज किया कि मैडम साहब को ये पता न चले कि ये सब कुछ मेरे कहने से हो रहा है। अगर साहब को मुझ पर जरा सा भी शक पड़ गया तो वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मगर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो भगवान जानता है कि ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी इनाम का लालच भी नहीं है, मेरी अपनी कोई जाती गरज भी नहीं है और मेरी इस औरत से कोई दुश्मनी भी नहीं है। यहूदी औरत ने मुझे पुरजोर अल्फाज में यकीन दिलाया कि वो मेरा जिक्र किसी से नहीं करेगी। अब मैंने उसे आखिरी जुमला कहा, ये बात भी है मैडम कि अगर मेरा नाम जाहिर हो गया तो तावीज़ का असर ज़ायल हो जाएगा। ये गुप्त यमराज मंत्र का तावीज़ होता है जिसमें राजदारी पहली शर्त है। अगर उसकी ज़रा सी भी हवा किसी पर खुल जाए तो तावीज़ का असर बिल्कुल ज़ायल हो जाता है और मंत्र काम नहीं करते।
मैंने उस औरत को बेहद पक्का कर दिया। पक्की तो वो पहले ही थी, लेकिन मैंने मंत्रों की राजदारी की शराइत पेश करके उसे बिल्कुल ही बांध दिया। अब वो अपने पांव पर कुल्हाड़ा नहीं चला सकती थी। अंदर से वैसे मुझे डर लग रहा था कि कहीं सिक्योरिटी चीफ को शक न पड़ जाए कि उसकी बीवी पाकिस्तानी कैदी लड़की के बारे में किस लिए पूछ रही है। औरत आखिर औरत होती है, और खास तौर पर जब रकावत या अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने का मसला दरपेश हो तो औरत की फरासत और चरित्र पर देवता भी हैरान रह जाते हैं। उस यहूदी औरत ने रात को न जाने क्या चक्कर चलाया कि उसके खामद ने उसे सोनिया के बारे में जो कुछ मैडम को पूछना था बता दिया। अगले रोज जब मैं कागज के एक टुकड़े की राख पुड़िया में बांध कर मैडम के सामने गया तो वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। साहब नाश्ता करके चले गए तो वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई और बोली, मैंने पाकिस्तानी चुड़ैल के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। मैंने पुड़िया उसको दिखाते हुए कहा कि मैंने जमराज तावीज की राख भी तैयार कर ली है। उसे झूठ मूठ बताया कि मुझे सारी रात आग जलाकर मंतर पढ़ने पड़े हैं और सख्त थक गया हूँ। मैडम ने मुझे फ्रिज से सेब का जूस लाकर पिलाया। बंगले में उस वक्त हमारे सिवा सिर्फ तमिल नौकरानी ही थी जो कपड़े धोकर आंगन में डाल रही थी। मैं सोनिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेताब था, लेकिन मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था। मुझे मैडम ने खुद ही वो राज बता दिया जिसके हुसूल के लिए मैं कई रोज से परेशान और सरगर्दा था। ये तमाम मालूमात उसने अपने खावत से किस तरीके से हासिल की, इस सिलसिले में उसने मुझे कुछ न बताया। सिर्फ इतना कहा कि रात उसने साहब को खुद मशरूब पिलाया था। चूंकि ये खुद उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए मैडम ने रात को न जाने साहब पर क्या जादू किया कि उसने अपनी बीवी को सोनिया के बारे में वो सब कुछ बता दिया जिसकी मुझे अशद जरूरत थी और जिन मालूमात के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था। इन मालूमात के मुताबिक सोनिया जेल कैंप में कैद नहीं थी, बल्कि उसे एटमी तहकीकात के तजुर्बे वाले ममनुआ इलाके में रखा गया था। वो जेल सेल में कैद थी। वो एटमी प्लांट की गुंबद वाली छोटी सी इमारत के अकब में एक 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कोने में वाक़ था। बाहर की जानिब उसकी कोई खिड़की और रोशनदान नहीं था। उस छोटे से कमरे के सामने की जानिब एक बैल्कनी नुमा छोटा सा बरामदा था जो तीसरी मंजिल के बाकी 4 कमरों के आगे से गुजरता था। इन बाकी 4 कमरों में से 3 कमरे बंद थे। सिर्फ चौथे कमरे में सिक्योरिटी गार्ड के मुसल्ला सिपाही रहते थे जो दिन रात सोनिया के सेल के बाहर मुसल्ला पहरे पर रहते थे। एक आदमी दिन में सिर्फ एक बार सोनिया के लिए सूप और रोटी लेकर जाता। इससे ज्यादा मैडम को सिक्योरिटी चीफ खामद ने नशे में तरंग भी कुछ न बताया। मेरे लिए इतनी मालूमात ही बहुत थी। उसके आगे अब मेरा काम शुरू होता था। मैडम ने कहा, तुम इस औरत तक कैसे पहुंचोगे भाटीकर? वहां तो बड़ा सख्त पहरा होता है। मैंने कहा, मैडम आप इत्मीनान रखें, यमराज का मंत्र मेरी मदद करेगा। मुझे उस मक्कार औरत का सुराग मिल गया है। बस मुझे ये चाहिए था। अब मैं किसी न किसी तरह उसकी कोठरी में पहुंचकर यमराज के तावीज की राख उसके सर में डाल दूंगा और उसे जलाकर राख कर दूंगा। मैडम ने बेचैनी से कहा, तुम ये काम आज रात को ही कर दो। न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं उस औरत से जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैंने हाथ बांध कर कहा, मैडम अभी मुझे कुछ और मंत्र पढ़ने हैं, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखने के लिए मैं फिर ताकीद करूं, इस मामले की हल्की सी भिनक भी किसी के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए, वरना ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये अय्यार पाकिस्तानी औरत आपके भोले भाले खामद को ले उड़ेगी। मैडम ने दोनों कानों पर उंगलियां रख दी और कहा, मैं किसी से भला इसका जिक्र क्यों करने लगी? क्या मुझे अपने घर की सलामती अजीज नहीं? तुम खातिर जमा रखो, इस बात का क़यामत तक सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को इल्म नहीं होगा। मैं काफी हद तक मुतमईन हो गया था। मैंने मैडम को इतना पक्का कर दिया था कि मुझे यकीन था कि अब वो किसी से इस सिलसिले में कोई बात करने की पोजीशन में नहीं थी। इस आम काम से फारिग होकर मैंने सोनिया को एटमी प्लांट के अहाते से अगवा करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। इस दौरान में हैफा से नया फौजी इंटेलिजेंस वाला भी पहुंच गया। उसकी फ्लाइट जजीरे के एयरपोर्ट पर शाम को आई थी। अगले रोज मैं बंगले पर गया तो साहब ने अपनी बीवी यानी मैडम को गुफ्तगू के दौरान में बताया कि हैफा से नया मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर फराहीम रात को आ गया है। उसकी बीवी ने किसी कदर परेशानी का इजहार किया तो साहब बोला, डार्लिंग तुम बहुत जल्द परेशान हो जाती हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे साथ हैं और फिर मैं आज दोपहर उसे खाने पर यहाँ बुला रहा हूँ। ऐसा करना, एक टर्की भून लेना। मैं किचन में था, ये आवाज मेरे कानों में पहुंची तो चौकस हो गया। साहब चला गया तो मैडम ने मुझे नाश्ते की मेज पर बुलाकर सबसे पहले तो ये पूछा कि मैंने यमराज के मंत्रों का अमल खत्म किया है या नहीं। मैंने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि 2-1 रोज में ये अमल पूरा हो जाएगा। उसने मुझे मंत्रों के अमल को तेज तर करने की हिदायत की और फिर बताया कि दोपहर के खाने पर हैफा से एक नया ऑफिसर भी आ रहा है।
उसने मुझे फूड स्टोर से अशियाए खुर्दनोश लाने के लिए एक फहरिस्त लिख दी। एक $100 का नोट भी दिया। तुर्की उनके बंगले पर ही था। मेरे अंदर एक बेचैनी सी शुरू हो गई थी। नया इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर फराहीम कहीं मुझे पहचान न ले। मैंने फूड स्टोर के एक आईने में अपनी शक्ल को गौर से देखा। मेरा हुलिया हैफा के जमाने से काफी बदला हुआ था। मैं बिल्कुल कोई मद्रासी ब्राह्मण पुजारी लगता था। फिर भी मैंने फैसला किया कि नए जासूस के सामने ज्यादा नहीं आऊंगा। खाना तैयार करने में मैडम मेरे साथ लग गईं। 1 बजे तक हमने कई डिशें तैयार कर लीं। पूरे 1:30 बजे बरसाम साहब हैफा वाले नए मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम को साथ लिए दाखिल हुए। ये छोटे कद का गोल शानों वाला एक उधेड़ उम्र आदमी था, जिसके सर में दरमियान में बाल उड़े हुए थे। छोटी छोटी निस्वारी मूछें थी। पतलून और सफेद नीम आस्तीन की बुशर्ट में था। मुंह में सिगार लगा रहा था। उसकी बड़ी आवभगत की गई। अपने साहब की हिदायत के मुताबिक मैडम मेहमान के आगे बिछी जा रही थी। उसे तरह तरह की मशरूब चखाती। बरसाम साहब ने उसे सिगारों का एक डिब्बा भी पेश किया। खाने पर इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम की करंजी आंखें कमरे का जायजा भी ले रही थी। खाने के बाद मशरूब का गिलास सामने रखकर फराहीम ने सिगार सुलगाया और उसका धुआं उड़ाते हुए बोला, मिस्टर बरसाम, अब तक जहां बालों की तहकीकात से तो यही पता चला है कि बाहर से किसी पाकिस्तानी कमांडो ने जहां आकर ये तखरीबी कार्रवाई की है। मैं मेज से बर्तन उठाकर बड़े आराम से तश्त में रख रहा था। वो इब्रानी जबान में गुफ्तगू कर रहे थे। सिक्योरिटी चीफ बरसाम ने सिगरेट सुलगाया और कहा, सर, हमारी सिक्योरिटी यहाँ बड़ी सख्त है। अगर बाहर से कोई पाकिस्तानी कमांडो आया है तो उसे यकीनन किसी दुश्मन की आबदोज ने साहिल पर उतारा होगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर सिगार का हल्का सा कश लगाकर बोला, क्या आपने जहां समंदर के नीचे बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई? बरसाम ने जवाब में कंधे उचकाए, फिर कहा, सर, इसकी कभी जरूरत नहीं समझी। वैसे भी आप तो जानते हैं कि ये जजीरा भारत के मुल्क का अहम तरीन हिस्सा है और भारतीय हुकूमत ने हमें एक दोस्ताना मुआहदे के तहत कुछ अरसे के लिए दे दिया है। हम एक जजीरे के गिर्द बारूदी सुरंगें वगैरह बिछाते हैं तो इससे ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि भारतीय हुकूमत का कोई ना कोई साइंसी या फौजी वफ्द महीने में एक आध बार जहां जरूर आता है और वो फौजी लॉन्च पर ही आते हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर फराहीम खामोशी से सिगार पीने लगा। मैं खाली बर्तन लेकर किचन में आ गया। किचन खाने की मेज से ज्यादा दूर नहीं था और अगर आदमी हमतंगोश हो तो वो खाने की मेज पर बातें करने वालों की आवाज और जुमले बखूबी सुन सकता था। इंटेलिजेंस ऑफिसर कहने लगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ जो भारत के तमिल लोग बस्ती में रहते हैं ये उनमें से किसी की कारस्तानी हो? मेरे जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। सिक्योरिटी चीफ बरसाम ने कहा, सर, ये लोग तो इतने पसमानदा और जाहिल हैं कि इन्हें इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों की क्या जरूरत हो सकती है। फिर ये लोग तो एक तरह से यहाँ पनाह लिए हुए हैं। मैं कॉफी लेकर मेज के पास पहुंच गया था और बड़े आराम से मेज पर कॉफी के बर्तन रखने लगा। मैं मिस्टर फराहीम से आंखें चुराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी आजिजाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे मेरे दिल को जरा सा धड़का लगा, मगर मैंने अपने रवैये से हरगिज जाहिर न होने दिया। उसने सिक्योरिटी चीफ से पूछा, मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत से एक नया तामिल बाशिंदा भी यहाँ आया है। ये इंतहाई तशवीश अंगेज लम्हा था। मेरे कानों में सनसनाहट सी गूंजने लगी। ये नया सुराग रसा हर बात से वाकिफ था। अगरचे उसने मुझे पहचाना नहीं था। हो सकता है कि उसने मेरी तस्वीर न देखी हो, लेकिन अगर वो मुझसे पूछगिछ करता तो मेरे किसी न किसी जाल में फंस जाने का इम्कान था और मैं इंतजार करने लगा कि सिक्योरिटी चीफ अभी मेरा नाम लेगा। मैं कॉफी लेकर मेज के पास पहुंच गया था। बड़े आराम से मेज पर कॉफी के बर्तन रखे। मैं मिस्टर इफ्राहिम से आंखें चुराने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी आजिजाना मुस्कुराहट तारी कर रखी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिससे मेरे दिल को जरा सा धड़का लगा, मगर मैंने अपने रवैये से हरगिज जाहिर न होने दिया। उसने सिक्योरिटी चीफ से पूछा, मुझे बताया गया है कि हाल ही में भारत से एक नया तमिल बाशिंदा यहाँ आया है, वो कौन है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये इंतहाई तशवीश अंगेज लम्हा था। मेरे कानों में सनसनाहट सी गूंजने लगी। ये नया सुराग रसा हर बात से वाकिफ था। अगरचे उसने मुझे पहचाना नहीं था। हो सकता है कि उसने मेरी तस्वीर न देखी हो, लेकिन अगर वो मुझसे पूछगिछ करता तो मेरे किसी न किसी जाल में फंस जाने का इम्कान था। मैं ये तवक्को कर रहा था कि सिक्योरिटी चीफ अभी मेरी तरफ इशारा करके कहेगा कि ये आदमी हाल ही में भारत से आया है, लेकिन उसने जो जवाब दिया उसने एक पल के लिए मुझे जरूर चौंका दिया। उसने सिगरेट का कश लगाकर कहा, एक आदमी केरला की जेल से भागकर यहाँ जरूर आया था, लेकिन वो पिछले दिनों ताड़ी ज्यादा पीने की वजह से अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया था। सिक्योरिटी चीफ ने ये इक़दाम अपनी खाल बचाने के लिए किया था। उसे मुझ पर तो शक था ही नहीं कि मैं कोई कार्रवाई भी कर सकता हूँ। चुनांचे वो मेरा नाम लेकर अपने आप को खामखा किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता था। उसने कुंदरम का नाम लेकर अपनी जान छुड़ाई,
क्योंकि बस्ती में कौन जीता है कौन मरता है इसका ज्यादा इल्म सिवाय सिक्योरिटी चीफ मिस्टर बरसाम के वहां किसी दूसरे को नहीं था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कॉफी का प्याला उठाया और होंठों के करीब लाकर बोला, उसके अलावा भारत से कोई नहीं आया? बरसाम ने कहा, बिल्कुल नहीं, बस वही एक नौवारिद था जो मर गया। सिक्योरिटी चीफ ने अपने मेहमान की प्याली में कॉफी उबेलते हुए कहा। उसकी बेगम ने अपने हाथ से बनाए हुए बिस्किटों की प्लेट मेहमान को पेश की। मुस्कुराकर बोली, ये मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाए हैं। सिक्योरिटी चीफ ने खुद ही मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। अगरचे उसने अपने करियर को तबाही से बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे पहुंचा था। सिक्योरिटी चीफ ने खुद ही मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। अगरचे उसने अपने करियर को तबाही से बचाने के लिए किया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे पहुंचा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब मैं पूरी तवज्जो से अपना असली काम शुरू कर सकता था। जब मेहमान इंटेलिजेंस ऑफिसर सिक्योरिटी चीफ के साथ खाने के कमरे में चला गया तो मैडम ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारे साहब ने मुझे बता दिया था कि अगर ये नया इंटेलिजेंस ऑफिसर जजीरे में नए आने वाले आदमी के बारे में पूछे तो मैं तुम्हारा नाम न लूं। इस तरह वो तुम्हें खामखा परेशान करता। मैंने भी साहब को यही मशवरा दिया था। यही वजह है कि उसने तुम्हारा नाम नहीं बल्कि कुंदरम का नाम लिया था, ताकि मामला रफा दफा हो जाए। मैंने हाथ बांध लिए और सर झुकाकर बोला, धन्यवाद मैडम जी, मैं गरीब आदमी हूँ, आपका नमक खाता हूँ, आपके लिए भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ। साहब ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैडम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि मेरे खावत की तवज्जो मुझसे हटती जा रही है। उसकी बात तो मैं पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। वो जरूर उस पाकिस्तानी बदमाश औरत के साथ यहाँ से फरार होने का प्रोग्राम बना चुका है। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ बदगुमानियां भी जरूर होती हैं। पहली बात तो ये थी कि ये यहूदी औरत वाकई अपने खावत से प्यार करती थी। दूसरे, मैंने उसे तवहुमात के चक्कर में डाल दिया था कि उसे अपने खावत की जरा जरा सी बात पर शक होने लगा था। मैंने उसे कहा, मैडम मैं आज रात ही उस इलाके को देखने जाऊंगा। मैडम ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और राजदारी से बोली, फाड़ीकर तुम भोले भाले हो, तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। हैफा से नया सुराग रसां भी आया हुआ है, मगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं जंगल का रहने वाला हूँ और महाराष्ट्र में अपने चचा के जंगल में लकड़ियां काटने वाले मजदूर की निगरानी किया करता था। मैं जंगल में छुपना और रास्ता बनाना जानता हूँ। मैडम ने अब मुझसे कसम ली कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं किसी हालत में भी उसका नाम न लूँ। मैंने भगवान की कसम खाकर वादा किया कि मैं उसका नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। उस रात मैं 12 बजे के बाद झोंपड़ी से निकलकर उस पहाड़ी की तरफ चला जिसके दामन में एटमी प्लांट और लेबोरेटरी का छोटा सा गुंबद बना हुआ था और जिस तरफ जाने की किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इजाजत नहीं थी। उस पहाड़ी का अकबी हिस्सा समंदर की जानिब था। दूसरी जानिब ढलान की सूरत में वादी का एक छोटा सा प्याला बन गया था। इस प्याजानुमा वादी में पहाड़ी ढलान के बिल्कुल साथ एटमी कॉम्प्लेक्स की 3 मंजिला इमारत और उसके सामने गोल दायरे में एक गुंबद बना हुआ था। मेरा टारगेट 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कोने वाला कमरा ही हो सकता था। जंगली रास्तों से गुजरता हुआ मैं पहाड़ी की ढलान वाले समंदरी साहिल पर पहुंच गया। चूंकि उस जानिब समंदर था इसलिए यहाँ मुझे कोई संतरी पहरा देता हुआ दिखाई न दिया। मैंने समंदर में छलांग लगा दी और तैरता हुआ पहाड़ी के दामन में आ गया जहाँ समंदरी लहरें पत्थरों से टकराकर वापस चली जाती थी। मैं एक पत्थर पर चढ़ गया और अंधेरे में चूककर पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। ये पहाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। पहाड़ी की चोटी पर किसी पहरेदार की मौजूदगी का इम्कान था और मैं अब किसी संतरी को हलाक करने का खतरा मोल लेकर अपने रास्ते में कांटे नहीं बखेरना चाहता था। मैं झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर बेहद एहतियात के साथ चारों तरफ से होशियार आंखें खोले आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। पहाड़ी की चोटी पर कहीं भी मुझे कोई संतरी का साया नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मैं चौकस था क्योंकि पहरेदार संतरी किसी झाड़ी या मोर्चे की ओट में भी छुपा बैठा हो सकता था। चोटी के करीब पहुंचकर मैं ढलान पर लेट गया और सांप की तरह रेंग कर ऊपर को चला। चोटी पर जाकर मैंने दूसरी तरफ निगाह डाली तो देखा कि ढलान के नीचे प्याला नुमा छोटी सी वादी में गुंबद की 2 जानिब ट्यूब की रोशनी हो रही थी। बाएं जानिब वो 3 मंजिला इमारत थी जिसका आखिरी कमरा मेरा टारगेट था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मुझे वहां कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि अगर मैं उस पहाड़ी पर मगरिब की जानिब समंदर की तरफ चढ़ता हूँ तो इमारत के सामने की जानिब पोर्च में सिर्फ एक मुसल्लह पहरेदार टहल रहा था। एटमी प्लांट वाले गुंबद की तरफ जो पोर्च था वहां चंद एक गाड़ियां खड़ी थी। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया और वहीं से रेंगता हुआ वापस उतरने लगा। नीचे समंदर की लहरें पहाड़ी के दामन से टकरा टकरा कर वापस जा रही थीं और उनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मुझे दूसरी रात अपने टारगेट पर हर सूरत में हमला करना था। दूसरी रात तारीख थी, आसमान पर चांद नहीं था।
उस्तवाई सितारे स्याह आसमान पर चमक रहे थे। आधी रात से कुछ पहले मैं पूरी तरह कील कांटे से लेस होकर अपनी झोंपड़ी से निकला। मेरा लिबास निक्कर और बुशर्ट पर मुश्तमिल था। पाँव पर मैंने टाट के 2 टुकड़े रस्सियों से कसकर बांध लिए थे ताकि कहीं मेरे पाँव का निशान न पड़े। हाथों के निशान से बचने के लिए मैंने कपड़े का एक टुकड़ा अपनी कमर के साथ बांध लिया था। पिस्तौल को मैंने उपलों के ढेर के नीचे वाले गड्ढे से निकालकर अच्छी तरह से साफ कर लिया था। पिस्तौल के अलावा एक सब्जी काटने वाला चाकू भी मेरी जेब में था। इन तमाम चीजों के अलावा नायलॉन की मजबूत मगर बारीक रस्सी भी मैंने अपनी कमर के गिर्द लपेट रखी थी, जिसके एक सिरे पर मैंने 4 इंच फतर का एक फंदा बना दिया था। एक एतबार से मैं बहुत कम वसाइल और बेपनाह खतरात के साथ डेथ मिशन पर जा रहा था। मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आगे मेरी मौत के इम्कानात बहुत ज्यादा थे, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान की नामूस की खातिर जान कुर्बान कर देने का अज़्म मुझे आगे लिए जा रहा था। जंगली रास्तों से अब मैं पूरी तरह वाकिफ था। पहाड़ी तक पहुंचने में मुझे किसी दिक्कत का सामना न हुआ। अंधेरा पहली रात से ज्यादा था। समंदरी लहरें पहाड़ी के पत्थरों से टकरा टकरा कर वापस जा रही थी। मैं समंदर में उतर गया और पत्थरों का सहारा लेता पहाड़ी की दूसरी जानिब आ गया, जहाँ पानी पहाड़ी के दामन में गहरा था जो मेरी कमर तक पहुंच रहा था। मैं पहाड़ी की ढलान पर आ गया और घास और छोटी छोटी झाड़ियों को पकड़कर मगरिब की तरफ चलता गया। मेरे कयास के मुताबिक यही वो जगह थी जहां मुझे पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ना थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता चोटी की तरफ चढ़ने लगा। 10-15 मिनट की मेहनत के बाद मैं चोटी पर पहुंचकर लेट गया। दूसरी तरफ निगाह डाली तो मेरा कयास और अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। 3 मंजिला इमारत पहाड़ी ढलान के नीचे बिल्कुल मेरी सीध में थी। इंतहाई एहतियात के साथ ढलान उतरकर मैं इमारत के अक़ब में आ गया। उस जानिब इमारत के किसी भी कमरे की कोई खिड़की या रोशनदान मुझे दिखाई न दिया। मैंने बाएं जानिब कोने की तरफ रुख किया। कोने के करीब पहुंचा तो मुझे फर्श पर किसी के कदमों की आवाज आई। मैं वहीं दुबक गया और जंगली पौधों की बाड़ के पीछे से निगाहें सामने जमा दी। एक पहरेदार कोने के करीब आकर वापस मुड़ गया। जब उसके कदमों की आवाज दूर चली गई तो मैं पौधों की ओट से निकला और कोने वाली दीवार के पास आकर बैठ गया। उधर दूर खंबे की रोशनी आ रही थी। जो पहरेदार जहां से टहलता हुआ गया था वो खंबे के पास पहुंचकर रुक गया। जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और दोबारा वापस मुड़ा। मैं तेजी से वापस पौधों की ओट में आकर छुप गया। जब वो अपनी मुकर्रर हद पर आकर मुड़ा तो चंद सेकंड के बाद मैं दोबारा कोने वाली दीवार के पास आ गया और ऊपर निगाह डाली। ऊपर दूसरी और तीसरी मंजिलों की बैल्कोनियां बाहर को निकली हुई थीं। यहाँ से ऊपर चढ़ना और सोनिया को निकाल कर नीचे लाना उस पहरेदार की मौजूदगी में तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा अक़बी दीवार पर कोई खिड़की या बैल्कनी नहीं थी। मुझे उस जगह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी थी, मगर पहरेदार संतरी बाकायदा टहल कर अपनी ड्यूटी दे रहा था। स्टिंगन उसके कंधे से लटक रही थी। जहां अगर जरा सा भी शोर पैदा होता तो न जाने कहां से संतरी और सिक्योरिटी के लोग निकल कर एक लम्हे में पहुंच सकते थे। मेरे पास सोचने और गौर करने के लिए वक्त भी नहीं था। मैं आज रात कुछ न कुछ कर गुजरने का अज़्म लेकर निकला था। वैसे भी मैं जिस रात भी आऊं मुझे इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना था। बराह रास्त इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे लामहाला यही रास्ता इख्तियार करना था। उस संतरी की मौजूदगी में मैं फंदा बैल्कनी पर नहीं फेंक सकता था। अगर फंदा बैल्कनी के जंगले के उभरे हुए कोनों में नहीं फंसता तो भी ये संतरी वापस मुड़ते वक्त मुझे देख सकता था। अगर फंस भी जाता है तो संतरी वापस घूमने के बाद मुझे ऊपर चढ़ते हुए देखकर वहीं से स्टेन गन से भून सकता था। मैंने फौरी तौर पर उस संतरी को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि वो खंबे के पास जाकर वापस मुड़ा। अब वो एक एक कदम उठाता मेरी तरफ चला रहा था। सिगरेट उसके हाथ में सुलग रही थी। मैं झाड़ी के पीछे दुबका हुआ था। मैंने चाकू निकाल कर अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। मैं यहाँ साइलेंसर लगे पिस्तौल का भी फायर नहीं करना चाहता था। संतरी और झाड़ियों के दरमियान फासला कम होता गया। मैंने उस लम्हे को जहन में रख लिया था जब मुझे उस पर हमला करना था। ये हमला आसमानी बिजली की तरह आनन फानन होना था। संतरी झाड़ियों के करीब आ गया। मैंने बैठे बैठे अपनी एड़ियां जमीन पर से उठा ली और पंजों के बल हो गया। दुश्मन झाड़ी के पास आकर रुक गया। उसने मुंह ऊपर उठाकर दूसरी और तीसरी मंजिल की बैल्कनी को देखा। मैंने अपना सांस रोक लिया था। उसने सिगरेट का एक कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ता उन्हीं कदमों वापस लौटा। उसने अभी पहला कदम ही उठाया था कि झाड़ी में से जैसे एक खूंखार चीता निकलकर उसकी गर्दन पर गिरा। उस वक्त मेरे 2 एक्शन थे। एक बाजू ने जब उसकी गर्दन को आगे से अपने बाजू के शिकंजे में लेकर पूरी ताकत से झटका दिया तो दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी पीठ की जानिब से पसलियां तोड़ता हुआ उसके दिल में जाकर लग चुका था। दोनों एक्शन
एक्शन एक साथ हुए थे और उसमें ऐसी जगानगत और तेजी थी कि संतरी ने जितना सांस लिया था बस वही उसका आखिरी सांस साबित हुआ। वो मेरे बाजुओं में गिरने लगा। मैं उसे खींचकर पीछे झाड़ी में ले आया। मैं नहीं चाहता था कि उसके खून के निशान मेरी बुशर्ट पर लगे। खून उसके आगे और सीने के पिछले हिस्से से निकल रहा था, मगर उसकी वर्दी में ही जज्ब हो रहा था कि मैंने उसे झाड़ी के पीछे घास के अंधेरे में लिटा दिया। इस काम से फारिग होते ही मैंने जल्दी से नायलॉन की रस्सी अपनी कमर से खोली और उसके फंदे वाले सिरे को घुमाकर ऊपर वाली बैल्कनी पर फेंका। फंदा बैल्कनी के जंगले के बाहर निकली हुई सलाख में अटक गया। मैं दीवार के साथ पांव टिकाकर ऊपर चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल की बैल्कनी में आते ही मैं बैठ गया। सामने वाला छोटा सा गैलरी नुमा बरामदा खाली था, जहां से मैंने तीसरी मंजिल वाली बैल्कनी में फंदा फंसाया और बेहद खामोशी और एहतियात के साथ तीसरी मंजिल की बैल्कनी के लोहे के जंगले को दोनों हाथों से पकड़कर सामने वाले गैलरी नुमा बरामदे को देखा। मेरा दिल धक से रह गया। ऊपर भी एक गार्ड पहरा दे रहा था। अगर मेरे टाइम में 10 सेकंड की कमी बेशी हो जाती तो मेरी मौत यकीनी थी, क्योंकि मैंने देखा कि तीसरी मंजिल वाला गार्ड बैल्कनी से वापस मुड़कर मुझसे बमुश्किल 7-8 कदमों पर आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाता चला जा रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। न जाने कौन से कदम पर उसे वापस मुड़ना था। ये बड़ी नाजुक घड़ी थी। मैंने अपनी टांग एक बैल्कनी के ऊपर करके बैल्कनी में सिमट कर एक तरफ होकर बैठ गया। मैं गार्ड के पीछे 6-7 कदम चलने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। वो मेरी आहट सुनकर मेरे पहुंचने से पहले ही घूमकर मुझे देख और फायर कर सकता था। अगर उसे फायर करने की मोहलत मैं न देता तब भी वो शोर मचाकर दूसरे पहरेदारों को खबरदार कर सकता था। मजबूरन मुझे उसके वापस मुड़ने, बैल्कनी तक आने और जहां से दोबारा वापस मुड़ने का इंतजार करना पड़ा। इसमें एक खतरा यह भी था कि अगर वो बैल्कनी में नीचे आकर देखता है तो मैं उसे नजर आ सकता था। बहरहाल मैं पूरी तरह चौकस होकर बैठ गया। मैंने अब पिस्तौल निकाल लिया था। मैं बैल्कनी की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया, जहां दीवार के सिर्फ 2 ईंट चौड़ी ओट थी। मैं सांस रोके पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाए एक जिंदा लाश बनकर खड़ा था। मुझे गार्ड के कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई देने लगी। आवाज करीब से करीब तर आ रही थी। वो चंद कदम आगे चलने के बाद ही घूम गया था। हमें जांबाज फोर्स के तहत ट्रेनिंग दी गई थी, ताहम हमें ट्रेनिंग देने वाले इंतहाई तजुर्बाकार फौजी कमांडो थे। हमें आदमियों की डमी पर फायरिंग करके बताया गया था, अगर पीछे से उन पर फायर किया जाए तो गोली पीठ पर किस जगह लगनी चाहिए। यही टारगेट मेरी आंखों के सामने था। अब मैं दिल में एक ही दुआ मांग रहा था कि कहीं गार्ड टहलता टहलता आगे बैल्कनी में ना आ जाए, फिर मैं उसे नजर आ सकता था और न जाने बौखलाहट में क्या से क्या हो जाता। गार्ड के भारी फौजी बूटों की आवाज बिल्कुल मेरे करीब आ गई। मैंने अपना सर दीवार के साथ लगा दिया। मैं अंधेरे में खड़ा था। मैंने सांस रोक लिया था। मैं इस इंतजार में था कि अभी वो वापस मुड़कर चलना शुरू कर देगा, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा था। मैंने जरा सी भी हरकत न की। फिर मुझे नीम अंधेरे में उसका एक पांव बैल्कनी में आता नजर आया। मेरे खुदा वो बैल्कनी में दाखिल हो रहा था। शायद उसने बैल्कनी के जंगले के बाहर निकली हुई सलाख के साथ लटकती रस्सी को देख लिया था। वो बिल्कुल मेरे पहलू से होकर जंगले की रस्सी पर झुकने ही लगा था कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने एकदम से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। यकीनन मेरे सामने उसकी आंखों में भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक बिजली सी कौंध गई। एक पल के लिए हमारी आंखें एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गईं, लेकिन मैं पहले से इस सूरत हाल के लिए तैयार था जबकि वो नहीं था। चुनाचे मैं उस एक पल के गुजरने से पहले वापस आ गया और इससे बेशतर के उसके मुंह से कोई आवाज निकलती या उसका हाथ स्टेन गन की तरफ जाता, मेरे पिस्तौल के साइलेंसर से गोली निकलकर बिल्कुल सीधी उसके दिल में पैवस्त हो चुकी थी। मुझे उसके गिरने का इतना यकीन था कि मैंने फायर करते ही उसे थाम लिया कि अगर वो बैल्कनी से नीचे गिर पड़ा तो कोई दूसरा संतरी शोर मचा देगा। मैं उसे घसीट कर पीछे ले आया। गोली उसके दिल में डूब चुकी थी और वो जिंदा नहीं था, मगर शायद उसका दिमाग अभी तक जिंदा था। मैंने उसे गैलरी के फर्श पर लिटाया तो उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई। मैंने उसकी गर्दन को दबोच लिया, मगर उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं। वो मर चुका था। मैंने उसे घसीट कर गैलरी वाली दीवार के साथ अंधेरे में कर दिया और कोने वाले कमरे के पास आ गया। मैंने पहला काम ये किया कि बैल्कनी वाली रस्सी ऊपर खींचकर एक तरफ रख दी। फंदा मैंने बैल्कनी की सलाख में ही रहने दिया। कमरे पर ताला लगा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने पिस्तौल के साइलेंसर की नाली को ताले के कुंडे में डालकर आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। ताला टूट गया। मैंने जेब से रुमाल निकाला, ताले को साफ किया, फिर रुमाल की मदद से दरवाजे की कुंडी हटाकर उसे जरा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसानी साया तेजी से दरवाजे से पीछे हट गया है।
मैंने आहिस्ता से आवाज दी, सोनिया क्या ये तुम हो? ये जुमला मैंने उर्दू में कहा था। अंधेरे में से एक साया मेरे करीब आ गया। ये एक वहशत अंगेज जनाना चेहरा था जिसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे खुश्क कमजोर सी आवाज आई, तुम कौन हो? मैंने जल्दी से कहा, सोनिया ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जल्दी से मेरे साथ आओ। ये सोनिया ही थी। उसका लिबास एक फटी हुई पतलून, मैली कुचैली कमीज, बाल उसके शानों पर बिखरे थे। मैंने सोनिया के बाहर आते ही दरवाजे को बंद कर दिया। एक बार फिर रुमाल से वहां लगे अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह से मिटा दिए। सोनिया गैलरी में दीवार के साथ लगी संतरी की लाश को झुककर देखने लगी। मैंने नायलॉन की रस्सी नीचे लटका दी। सोनिया से सरगोशी में कहा, तुम्हें बड़ी बहादुरी से काम लेना होगा। यहाँ से तुम दूसरी मंजिल वाली गैलरी में उतरकर मेरा इंतजार करोगी। जल्दी से उतरो, वक्त नहीं है। सोनिया की जान पर बनी थी। उसने रस्सी को पकड़ा, अपनी टांगें गैलरी से नीचे की और आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। जब वो दूसरी मंजिल की गैलरी में पहुंच गई तो मैं भी फुर्ती से उस गैलरी में उतर गया। एक झटका देकर फंदे को ऊपर वाली गैलरी से निकालकर दूसरी गैलरी में फंसाया और सोनिया को लेकर नीचे जमीन पर आ गया। मैंने सोनिया को झाड़ी के पीछे कर दिया और गौर से सामने रोशनी को देखा। पहले वाले संतरी की लाश उसी तरह झाड़ी में पड़ी थी। सोनिया ने ये लाश भी देख ली थी। दूर खंबे वाली बत्ती रोशन थी, वहां कोई दूसरा संतरी नजर नहीं आ रहा था। मैं रस्सी वहां रखकर दूर नहीं जाना चाहता था। 2-3 झटकों के बाद रस्सी गैलरी के जंगले से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने रस्सी को लपेटकर निक्कर की जेब में ठूसा और सोनिया के करीब झुककर कहा, मेरे पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दो। मैंने थोड़ी देर बाद ही महसूस किया कि सोनिया को पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही थी। खुदा जाने वो कब से इस बंद कोठरी में तैदोबंद की सौबतें और तरह तरह के तशद्दुद बर्दाश्त करती रही थी। मैं उसे सहारा देकर अपने साथ चढ़ाने लगा और तरह तरह के तशद्दुद बर्दाश्त करती रही थी। मैं उसे सहारा देकर अपने साथ चढ़ाने लगा। अंधेरे में वो मुझे कमजोर सी लग रही थी, फिर भी आज़ाद होने के ख्याल से उसमें एक नई ताकत सी आ गई और वो मेरे सहारे के बगैर चढ़ाई चढ़ने लगी। ढलान पर ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई। हम लुढ़कते झुककर दौड़ते हुए ढलान के नीचे समंदर में उतर गए और फिर मैं उसे वहां से भी निकाल कर अपने साथ साहिल से हटकर जंगल में ले आया। उसका सांस फूला हुआ था। वो कुछ देर दम लेने के लिए रुकना चाहती थी, मगर मैंने उसे उसकी इजाजत न दी और बाजू से थाम कर कहा, सोनिया जहाँ पल भर का आराम तुम्हें हमेशा के लिए मौत के मुंह में झोंक सकता है। वो उठकर चलने लगी। वो खामोश थी, उसका सांस चढ़ा हुआ था। छोटे छोटे खड्ड नालों और ऊंची ऊंची जंगली घास में से गुजारता मैं उसे अतब से होता हुआ उस चट्टान के दामन में ले आया जहां बाएं जानिब गहरे गड्ढे के पास खड्ड के किनारे पर मिट्टी का वो कुदरती तोदा था जिसके अंदर मैंने उसके लिए एक लहद खोद रखी थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं आगे आगे झाड़ियों और घास को परे हटाता चल रहा था। तोते के पहलू में आकर मैं अपनी कमीनगाह के शिगाफ वाली खुश्क झाड़ियों के पास बैठ गया। वो भी बेदम होकर गिर पड़ी। मैंने झाड़ियां एक तरफ हटाई, शिगाफ में से गुजरकर लहद के अंदर गया। अंदर से 2 नारियल उठाए, बाहर आकर उन्हें तोड़ा और एक नारियल का प्याला सोनिया को देकर कहा, इसे पी लो। उसने नारियल का प्याला होंठों से लगाया और गड़ागड़ पी गई। मैंने भी नारियल का पानी पी लिया। उसने अंधेरे में शिगाफ की तरफ देखकर कहा, क्या तुम यहाँ रहते हो? मैंने कहा, नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ वक्त के लिए रहना होगा। अंधेरे में उसकी सफेद और स्याह आंखें मुझ पर जम गईं। उसने गहरा सांस लिया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गया और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि उसे इतना मालूम था कि वो किसी ऐसे जजीरे में तैद है जहाँ से फरार होना बहुत मुश्किल है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में जल्दी जल्दी सारी कहानी बयान कर दी। मैंने उसे ये बिल्कुल न बताया कि मिस्र में उसके बाप का इंतकाल हो चुका है और माँ बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है। उसने लंबा सांस भरकर कहा, यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक अंडमान के इस जजीरे पर इसराइलियों का अमल दखल है तो उन्होंने इसके गिर्द सख्त पहरा लगा रखा होगा। उनके लॉन्च दिन रात गश्त करते होंगे। मेरे साथ तुमने अपनी जिंदगी को भी नाहक दाव पर लगा दिया है। जब तक पीछे से हमें कोई मदद नहीं पहुंचती हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा, हमें पीछे से कभी मदद नहीं आया करती। मैं जान पर खेल कर तुम्हें यहाँ तक निकाल लाया हूँ। अब खुदा ने चाहा तो तुम्हें यहाँ से भी निकाल कर ले जाऊंगा। सिर्फ मुझे तुम्हारी हिम्मत और सब्र इस्तकामत की जरूरत है। सोनिया आहिस्ता से बोली, इससे मुझे हर हालत में काम लेना ही पड़ेगा। अगरचे यहूदियों ने मुझ पर इतने जुल्म तोड़े हैं कि मेरा सारा जिस्म एक दुखता हुआ फोड़ा बन गया है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा, शाबाश, बस मुझे यही चाहिए। मैंने शिगाफ की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें इसके अंदर रहना होगा उस वक्त तक जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई इंतजाम नहीं कर लेता।
इसमें एक दिन भी लग सकता है और एक हफ्ता भी। एक बात तुम्हें अपने जहन में रखनी होगी कि तुम्हारे फरार का थोड़ी देर बाद ही यहूदियों को इल्म हो जाएगा। उसके साथ ही इस जजीरे पर एक तूफान बर्पा हो सकता है। जहां जितनी फोर्स मौजूद है वो सब की सब तुम्हारी तलाश में निकल खड़ी होगी। वो इस गड्ढे और मिट्टी के तोते के पास भी आ सकते हैं। तुम्हें दिन के वक्त किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलना होगा। अंधेरा होने के बाद बेहद एहतियात और पूरी तसल्ली कर लेने के बाद तुम इस लहद से चंद लम्हों के लिए बाहर निकल सकती हो। यूं समझ लो कि मौत से बचने के लिए तुम्हें कुछ रोज कब्र के अंदर गुजारने होंगे। क्या तुम इस पर अमल कर सकोगी? सोनिया ने कहा, मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी एक एक हिदायत पर अमल करूंगी। मैंने उसे बताया कि मैंने लहद में नारियल जमा कर रखे हैं और उसे ये भी तसल्ली दी कि मैं उसके लिए रात को किसी भी वक्त कुछ न कुछ खाने को लाता रहूंगा। मैंने उसे अपना पिस्तौल और चाकू भी दे दिया और कहा कि वो उसे अपनी हिफाजत के लिए पास रखे। फिर मैं रेंगता हुआ शिगाफ में से गुजर कर लहद में चला गया। सोनिया भी मेरे पीछे पीछे रेंगती हुई अंदर आ गई। अंधेरे में पहले तो हमें कुछ भी नजर न आया, फिर हमें एक दूसरे के जिस्म, बाजू, सर और आंखें नजर आने लगी। सोनिया कच्ची दीवार से लगकर बैठ गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, शिगाफ में झाड़ियों के बीच से तुम्हें ताजी हवा अंदर आती रहेगी। तुम यहाँ घबराओगी तो नहीं? अगर वो अपने मकान के ड्राइंग रूम से उठकर सीधी वहां आई होती तो शायद दहशत के मारे चीख मार कर बाहर निकल पड़ती। लेकिन वो न जाने कितनी अजियतें बर्दाश्त करके आई थी कि इस तंगो तारीख लहद के कोने में भी ऐसे इत्मीनान से बैठी थी जैसे ये उसके घर का ड्राइंग रूम हो। कहने लगी, मुझे एक ही तशवीश है और वो ये कि तुम कोई ऐसा इंतजाम करने में कामयाब हो सकोगे जो हमें यहाँ से फरार होने में मदद दे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द पकड़ दिए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो काफी हद तक ठीक कह रही थी, लेकिन मैं किसी सूरत में भी हिम्मत हारने वाला नहीं था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जल्द ही कर लूंगा और अगर कुछ भी न हुआ तो यहूदियों की कोई मोटर लॉन्च अगवा करके यहाँ से निकल जाऊंगा। सोनिया कहने लगी, मोटर लॉन्च दिन के वक्त ऊपर से देखी जा सकेगी। यहूदियों के पास 2 छोटे जहाज भी हैं। उन जहाजों पर से वो हमें गोलियां मारकर हलाक कर देंगे या हमारी मोटर लॉन्च को दस्ती बम फेंक कर तबाह कर देंगे। इस बात का मुझे पहले ख्याल नहीं आया था। खैर, मैंने कहा, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि दिन के वक्त किसी हालत में भी इस लहद से बाहर मत निकलना। रात को मैं एक चक्कर जरूर लगा जाया करूंगा। अगर किसी रात में ना आया तो समझ देना कि कोई ऐसी मुश्किल पड़ गई है कि मैं बस्ती से निकल नहीं सकता। अब जाता हूँ क्योंकि तुम्हारे फरार का इल्म हो जाने से पहले पहले मैं वापस बस्ती में पहुंचना चाहता हूँ। मैं कल रात को आऊंगा। खुदा हाफिज। मैं सोनिया को अल्लाह के हवाले करके लहद के शिगाफ से रेंग कर बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने शिगाफ के आगे झाड़ियां, दरख्तों की टहनियां और घास फूस इस तरह से डाल दिया कि अंदर ताज़ा हवा भी जाती रहे और बाहर से अगर कोई खड्ड में नीचे उतर कर देखे तो उसे मालूम भी न हो सके कि यहाँ कोई शिगाफ है। खड्ड के किनारे पर से होता हुआ मैं गड्ढे के पीछे से होकर जंगल में आते ही तेज तेज वापस चलने लगा। रात काफी गुजर चुकी थी। जंगल में दूर एक उल्लू 2 बार बोलकर चुप हो गया। जिस वक्त मैं बस्ती में पहुंचा रात ढलना शुरू हो गई थी। मैं केले के झुंडों की तरफ से होकर उपलों के ढेर के करीब से गुजरता हुआ अपनी झोंपड़ी में आकर इस तरह टाट पर बैठ गया जैसे किसी ने मुझे वहां गिरा दिया हो। अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितना बड़ा और किस कदर खतरनाक कारनामा सर अंजाम दिया है। मैंने अपने पांव पर बंधा हुआ कपड़ा उतार दिया। ये कपड़ा जगह जगह से फट गया था। उन्हें मैंने कोने में संदूक के नीचे दबा दिया। मेरी कोहनियां और घुटने छिल गए थे जिनमें से खून रिस रहा था। हाथों और पिंडलियों पर हल्की हल्की खराशें थी। मैंने अंधेरे में ही अपनी बुशर्ट उतार कर देखी कि उन पर कहीं खून के धब्बे तो नहीं है। बुशर्ट पर चाक के करीब एक तरफ मुझे स्याह धब्बा दिखाई दिया। ये यकीनन खून का धब्बा था। मैंने फैसला कर लिया कि इसे जला देना चाहिए। मैं बुशर्ट हाथ में लिए खामोशी से झोंपड़ी से बाहर आ गया। एक झोंपड़ी के आगे उपलों का एक अलाव आहिस्ता आहिस्ता सुलग रहा था। उसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैं झोंपड़ी में वापस गया और संदूक के नीचे से वो कपड़ा भी उठा लाया जिसे मैंने पांव पर बांध रखा था। मैं किसी किस्म का निशान अपनी झोंपड़ी में नहीं रखना चाहता था। मैं अलाव के पास आया और छड़ी से आग को कुरेदा। हवा लगने से आग रोशन हो गई। मैंने बुशर्ट और फटे हुए कपड़ों को आग पर रखकर इधर उधर से ताजा उपले लेकर उसके ऊपर लगा दिए। फिर दोबारा फूंके मारी। उपलों ने आग पकड़ ली। मैं वापस अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। चंद लम्हों के बाद उठकर अलाव पर एक निगाह डाली। अलाव जल रहा था। बस्ती के लोग रात को मच्छरों और दूसरे हजरातुल अर्ज से महफूज रहने के लिए झोंपड़ों के आगे कहीं कहीं रात को आग जरूर जलाया करते थे। मैंने निक्कर उतार कर कोने में रखी और अपना वही मद्रासी लिबास यानी धोती और गले में जनेऊ डाला और टाट पर लेट गया। मुझे मालूम था कि दिन के निकलते ही एक तूफान मच जाएगा। हो सकता है जजीरे के एटमी कॉम्प्लेक्स की जानिब से दिन निकलने से पहले पहले शोर की आवाजें आना शुरू हो जाएं। इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे कान उधर ही लगे हुए थे, लेकिन अभी तक उधर से किसी खतरे का अलार्म या किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई नहीं दी थी। मैं हमतंगोश किसी भी खतरे की आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। रात सुनसान और खामोश थी।
थकावट की वजह से किसी वक्त मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। मुझे सोनिया का भी ख्याल आ रहा था। अगर वो घबरा कर लहद से बाहर निकल आती है तो फिर उसके साथ मेरी मौत भी यकीनी थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा चाकू था जो दादा रम्या का था और वो सुराग रसानों को मुझ तक पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ मुझे ये ख्याल परेशान कर रहा था कि सुबह जब सिक्योरिटी चीफ की यहूदी बीवी मैडम को ये पता चल जाएगा कि सोनिया फरार हो गए हैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड मार दिए गए हैं, तो वो ये तो शायद यकीन कर लेगी कि मैंने ही उसे गायब किया है, मगर अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड यहूदियों का खून शायद वो बर्दाश्त न करे। मैंने उसे लाख कहा भी कि मुझे सोनिया को उसकी राह से हटाने के लिए इन संतरियों को हलाक करना पड़ा। तब भी खतरा था कि वो किसी कमजोर जज्बे के ज़रिए असर अपने खामत को ये सब कुछ न बता दे। मैंने जैसे एक दस्ती बम का सेफ्टी पिन निकाल कर अपनी जेब में रख लिया था। मैं उठकर बैठ गया। यहूदी मैडम मेरे लिए खतरे का शदीद निशान बन गई थी। अगर मैं उसे ये बताता हूँ कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही सोनिया फरार हो चुकी थी, तब भी वो अपने खावत को बता सकती थी कि फरार की रात मैं वहां पर गया था। बाहर सूरत वो एक कमजोर औरत थी। अब मुझे एहसास होने लगा कि मैंने उसे अपना हमराज बनाकर कितनी बड़ी गलती की थी। हकीकत यह है कि 2 यहूदी संतरियों का खून कर देने के बाद मुझे मैडम की वफादारी और राजदारी पर शुबा होने लगा था। वो किसी भी जज्बाती कमजोरी में आकर सहूनी कौमी जज्बे के तहत अपने खावत को मेरे बारे में बता सकती थी कि मैंने ही सोनिया को मंत्रों के जरिए गायब करने के लिए 2 यहूदियों को हलाक किया है। इसमें अपने खावत की जानिब से उसे किसी मजम्मत या लानत बलामत की भी तवक्को नहीं थी, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अपनी खामत की मोहब्बत के जज्बे में आकर किया था। उसका तो अपनी खामत को सिर्फ इतना बताना ही काफी था कि सोनिया को मैंने गायब किया है, या अगर वो सिर्फ यही कह देती कि संतरियों को मैंने मारा है तो मेरे अलमनाक अंजाम का आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। नींद जो पहले आ रही थी अब बिल्कुल ही गायब हो गई थी। मुझे झोंपड़ी के अंदर घबराहट सी महसूस होने लगी। मैं उठकर झोंपड़ी के बाहर आकर बैठ गया। ताज़ा हवा ने मुझ पर खुशगवार असर किया। मेरा जहन तेजी से मैडम के बारे में गौर कर रहा था। इस सोच विचार की कई शाखें, कई रास्ते बन गए थे। मैं जिस रास्ते पर भी चाहता उस नतीजे पर पहुंचता कि अब मैडम का जिंदा रहना भी मेरे मिशन की तबाही का बायस बन सकता है। तो क्या मुझे मैडम को भी अपने रास्ते से हटा देना चाहिए? ये भी जरूरी हो गया था। मैं वापस झोंपड़ी में आकर लेट गया और मैडम को हमेशा के लिए खामोश कर देने की महज़ब और मोहतात तरकीबों पर गौर करने लगा। मैडम की मौत से तूफान के अंदर एक तूफान उठ सकता था। इसके लिए मुझे इंतहाई होशमंदी और आला तरीन प्लानिंग की जरूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो अध खुले दरवाजे में से झोंपड़ी के अंदर धूप आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैंने सबसे पहले उपलों के अलाव को देखा। वो जल कर राख हो चुका था और उसके साथ मेरी बुशर्ट और पाँव वाला कपड़ा भी जल चुका था। मैंने आस्तीन उठाकर कोहनियों को देखा। वहां खून जम गया था। पिंडलियों पर चंद एक खराशें भी थीं, मगर उससे मेरी धोती ने छुपा रखा था। रम्या की बीवी सुखमनी चूल्हे के सामने बैठी रोटी पका रही थी। बेजार हसीना संथा पास ही बैठी देगची मांज रही थी। दादा रम्या नारियल पीते हुए झोंपड़ी से निकला और मुझे देखकर बोला, बेटा आज फिर तुम देर से उठी हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रोटी चाय तैयार है। इन लोगों की तरफ से संथा के साथ ब्याह करने के लिए दबाव भी बढ़ रहा था। ये एक अलग रोमांटिक ट्रैक चल रहा था जिससे मुझे जरा सी भी दिलचस्पी न थी। मैं मुंह हाथ धोकर सुखमनी के पास बैठ गया। उसने खुश होकर कहा, बेटा आज संथा तुम्हारे लिए खुद कॉफी बनाएगी। मैंने संथा की तरफ देखा। वो खामोशी से सर झुकाए देगची मांजने में लगी हुई थी। कमाल है, इस लड़की पर किसी बात का असर नहीं होता। दिन में बोलती भी शायद एक आध बार ही थी। मेरे लिए उसका ये सर्द और बेजान और बेअमल रवैया बहुत मुफीद था। अगर वो तेज तर्रार होती तो मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकती थी। मैंने सुखमनी से कहा, माताजी तब तो मैं बड़े शौक से कॉफी पीऊंगा। दादा रम्या नारियल पीते हुए मुस्कुरा रहा था। मैंने उन लोगों से सिर्फ 1 महीने की मजीद मोहलत ले रखी थी। बहाना ये बनाया था कि अभी अपनी पहली बीवी का ख्याल किसी वक्त मुझे उदास कर देता है। दादा रम्या इसलिए खामोश था कि उसे मालूम था कि मुझे रहना तो वही है। आज नहीं तो कल मुझे उसकी बेटी से ब्याह करना ही पड़ेगा। इतने में समंदर की तरफ से 2-3 मोटर लॉन्चों के तेज तेज गुजरने की आवाजें आईं। फिर एक छोटा जहाज शोर मचाता गड़गड़ाता बस्ती के ऊपर से गुजर गया। दादा रम्या ने नारियल मुंह से हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, आज सुबह सुबह ही हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। मैं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोनिया के फरार का पता चल गया था और सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई थी। फिर अचानक ऊपर तले 4 धमाकों की आवाज आई। ये तोप के गोलों की आवाज थी जो शायद समंदर में कहीं फेंके गए थे। दादा रम्या और उसकी बीवी सुखमनी भी चौंक गए। बस्ती के दूसरे लोग भी झोंपड़ी से बाहर आ गए। ये धमाका कैसा था दादा? क्या लड़ाई शुरू हो गई है? सब हैरान और मुतफक्किर थे। मैं भी उनके साथ हैरान सा खड़ा था। उसके बाद मशीन गन के कई ब्रस्टों के धमाके फजा में गूंज गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
अब तो बेजार और सर्द और बेजान लड़की संथा भी बर्तन छोड़कर अपने बाप के पास आकर खड़ी हो गई। इतने में सिक्योरिटी फोर्स के 15-20 बावर्दी सिपाही लंबे लंबे डग भरते स्टेन गन्ने हाथों में लिए बस्ती में दाखिल हो गए। जो आदमी जहां खड़ा था वहीं डर के मारे बैठ गया। मैं भी दादा रम्या के पास ही जमीन पर बैठ गया। दूसरे आदमियों की तरह मैंने भी अपने हाथ आजिजाना अंदाज में बांध रखे थे। ये मरतूब धूप में जले हुए सुर्ख चेहरों वाले सिक्योरिटी फोर्स के इसराइली मसल्ला सिपाही थे, जिन्होंने आते ही बस्ती के लोगों को बेदर्दी से ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने झोंपड़ी में घुसकर तकरीबन सारा सामान बाहर फेंक दिया। औरतें सहम कर बैठ गईं, बच्चे रोने लगे। मर्द हाथ बांधे फटी फटी आंखों से ये देखते और रहम की भीख मांग रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनसे कोई सवाल करता। मैं जानता था ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। मैं भी हाथ बांधे तमिल और हिंदी जबान में उनसे बार बार रहम की दरखास्त कर रहा था। वो तूफान की तरह आए और सारी बस्ती को उलट पलट करके आंधी की तरह गुजर गए। जब लोगों को कुछ होश आया तो वो आपस में हैरानी से सर हिलाते हुए चेमगोइयां करने लगी। औरतें बिखरा हुआ सामान, उल्टे पड़े बर्तन समेटने और बच्चों को संभालने लगी। दादा रम्या ने उठकर आदमियों को शांत रहने की अपील की और कहा, भाइयों, जरूर बाहर से किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। ये लोग दुश्मन की तलाश में यहाँ आए होंगे, सब ठीक हो जाएगा। रम्या की बीवी भी अपने टूटे हुए चूल्हे की ईंटें दोबारा जोड़ रही थी। संथा खामोशी से बाहर बिखरे हुए मैले कपड़े उठाकर झोंपड़ी में रख रही थी। सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर गहरी खामोशी छाई थी। मैं मामूल की तरह जूता बाहर उतार कर बंगले में दाखिल हुआ तो देखा कि नाश्ते की मेज पर कोई नहीं था। तमिल नौकरानी चूल्हे पर गर्म पानी की केतली रखे हुई थी। मैंने उसे तमिल जबान में पूछा कि साहब बीबी कहाँ है, आज अभी तक नहीं आए क्या? उसने मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए आहिस्ता से कहा, साहब मुंह अंधेरे चले गए थे, एक जीप उन्हें आकर ले गई थी। मैडम कमरे में परेशान बैठी फोन कर रही है। भगवान कृपा करे तोपें भी चली थी। तुमने आवाज सुनी थी ना? मैं खामोशी से अपने मामूल के काम में लग गया। सिर्फ इतना कहा कि भगवान जाने क्या बात हुई है। इतने में मैडम के बेडरूम का दरवाजा खुला और वो टेलीफोन सेट हाथ में लिए तार संभालती बाहर निकली। मैंने हाथ बांध कर सलाम किया। उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के असरात थे। टेलीफोन नाश्ते की मेज पर रखकर उसने तमिल नौकरानी से कहा कि बरामदे में जाकर सफाई करे। मुझे कहा, फाड़ीकर मेरे लिए कॉफी बनाओ। मैं जी मेम साहब कहकर कॉफी बनाने लगा। नौकरानी बाहर बरामदे की तरफ चली गई। उसके जाते ही मैडम किचन में आ गई और घबराई हुई आवाज में बोली, पाकिस्तानी लड़की गायब हो गई है। नौकरानी बाहर बरामदे की तरफ चली गई। उसके जाते ही मैडम किचन में आ गई और घबराई हुई आवाज में बोली, पाकिस्तानी लड़की गायब हो गई है। वहां से 2 संतरियों की लाशें भी मिली हैं। क्या उनको तुमने मारा है? उसके लहजे से मैं उसके दिल की सही कैफियत को समझने की कोशिश करने लगा। क्या वो मुझसे मालूमात हासिल करना चाहती है या मुझसे एतराफ़ जुर्म करवा रही है? एक लम्हे के अंदर अंदर जैसे मेरे दिल में एक नए ख्याल ने जन्म लिया और मैंने ताज्जुब से पूछा, कैसे गायब हो गई? संतरियों को किसने मारा? मैडम, मैं तो रात को वहां नहीं जा सका। तावीज की राख वाली पुड़िया तो अभी मेरे पास ही झोंपड़ी में रखी हुई है। यहूदी औरत हैरत से मुझे तकने लगी। तो क्या तुमने उसके सर में तावीज की राख डालकर गायब नहीं किया? मैंने हाथ बांध लिए और कहा, मैडम, रात में जाने वाला था मगर अचानक मुझे ख्याल आया कि वेदों में लिखा है कि यमराज देवता का मंत्र सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पढ़ा जाता है, और चूंकि ये रात पूर्णिमा की रात नहीं थी इसलिए मैं रुक गया और झोंपड़ी से बाहर न निकला। आप हुक्म दे तो मैं भी आपको अपनी झोंपड़ी से तावीज की राख वाली पुड़िया लाकर दिखाता हूँ। मैडम नाश्ते की मेज पर जाकर बैठ गई। मैं जल्दी से कॉफी की प्याली बनाकर उसके पास गया और कहा, मैडम, पाकिस्तानी लड़की को किसने गायब कर दिया? लेकिन आपके लिए ये एक नेक शगुन है मैडम। आपका दुश्मन अपने आप आपके रास्ते से हट गया है। मैडम ठंडी सांस भरकर बोली, लेकिन 2 संतरी भी मारे गए हैं। मिलिट्री कमांड ने मेरे खामद से इस हादसे की वजाहत तलब कर ली है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, मैडम वो क्या होता है? मैडम कॉफी की प्याली में चमचा हिला रही थी। कहने लगी, हो सकता है मेरे खामद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू हो जाए। यह भी हो सकता है कि उसका ओहदा घटाकर उसे वापस हैफा भेज दिया जाए। ऐसा लाजमी तौर पर होना था, लेकिन मैंने एक बरवक्त मंसूबे से इन तमाम वाकयात का रुख अपनी तरफ से मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया था। अब मैं मैडम के सामने बरे जिम्मा था और इस हिकमत अमली की वजह से मैडम भी मेरे हाथों अगली दुनिया में पहुंचने से बच गई थी। मैं अब अपनी पोजीशन को बेलौस और मुस्तहकम करने में लग गया। मैंने फौरन कहा, मैडम आप क्यों घबराती हैं? मैं आपको मंत्रों वाला पानी दम करके दूंगा। उसे साहब के नहाने वाले टब में डाल देना। तुम्हारे साहब की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। उसकी सारी तवज्जो अपने खामद को बचाने पर मरकूज थी। उसे मुझ पर इस कदर एतकाद था कि मेरे सिर्फ इतना कहने पर कि मैं रात अपनी झोंपड़ी में ही था, उसने मजीद मुझसे कोई सवाल न किया। दूसरे, मैंने उसे उसके खामद के बारे में पहले तो काफी फिक्रमंद किया और फिर उसे यकीन दिलाया कि उसे मेरे मंत्र ही इस मुसीबत से बचा सकते हैं। एक बार फिर मैंने उसे सख्ती से हिदायत की कि अगर वो अपने खामद
खावत को इस मुसीबत से निकालना चाहती है तो उसे मेरे मंत्रों के बारे में बेहद राजदारी से काम लेना होगा। उसने पहली बार मेरा हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू भर कर बोली, अपने भगवान से मेरे लिए मदद तलब करो। अगर मेरे खावत को कुछ हो गया तो मैं जिंदा न रहूंगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैडम आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं जो आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हूँ। ऐसा मंत्र पढ़कर आपको पानी दूंगा कि उस पानी से नहाते ही आपके खावत के सर की सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी। उस यहूदी औरत का हाथ ठंडा था। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे हाथ से ऐसी बावफा और खामद से मोहब्बत करने वाली औरत का खून नहीं हुआ। मैंने यूं ही 2-4 संस्कृत के अश्लोक पढ़े और कहा, इन अश्लोकों को जब मैं आधी रात को तपस्या करने के बाद पढ़कर पानी पर फूंक मारूंगा तो इसका असर 1000 गुना बढ़ जाएगा। मैडम ने गिरगिरा कर कहा, फाड़ीकर मेरे खामद पर मुकदमा न चले, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने भी पहली बार मैडम के सर पर शफकत के अंदाज में हाथ रखा और कहा, मैडम आप क्यों परेशान होती हैं, आप मेरी बहन हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके खावत का बाल तक भी ना होगा। मामूली सी दफ्तरी कार्रवाई होगी और फिर मामला खत्म हो जाएगा। आपका खामद इसी ओहदे पर इसी जगह रहेगा। उस यहूदी औरत को मैंने उसके खामद की बर्रियत का यकीन दिलाते हुए इस अमर पर सख्ती से कारबंद रहने की हिदायत की कि वो इस बात का जिक्र हरगिज किसी से न करे, ये कि उसने मुझे पाकिस्तानी लड़की को गायब करने के लिए जेल की तरफ जाने का इशारा किया था और ये कि मैं वहां जाने वाला था मगर नहीं गया। मैंने उसे कहा, मेरी बहन, भगवान ने तुम पर दया की है, तुम पर रहम किया है कि उसने अपने आप तुम्हारी घरेलू जिंदगी को बर्बाद करने वाली औरत को रास्ते से हटा दिया। अब तुम्हारे खामद पर जो मुसीबत आन पड़ी है, भगवान की कृपा से मेरे मंत्र उससे भी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। मैडम की परेशानी मेरी बातों से काफी हद तक दूर हो गई। उसने सीने पर हाथ रखकर कई बार मुझे यकीन दिलाया कि वो इस राज को किसी पर जाहिर न होने देगी कि हमने अपने तौर पर सोनिया को गायब करने का प्रोग्राम बनाया था। अगरचे मैं उसकी जानिब से 50% मुतमईन हो गया था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे सोनिया को ज्यादा देर इस जजीरे पर रखने का खतरा मोल नहीं लेना होगा। एक छोटा तैयारा एक बार फिर चक्कर लगाता हुआ हमारे बंगले के ऊपर से गुजर गया। मैडम ने खिड़की से बाहर झांका और बोली, ये जरूर किसी पाकिस्तानी घुरीले की कार्रवाई है। फाड़ीकर, तुमने जजीरे पर किसी अजनबी को चलते फिरते तो नहीं देखा? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मैडम, मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा। वो कह रही थी कि पाकिस्तानी लड़की को यकीनन कोई पाकिस्तानी घुरीला ही जेल से निकाल कर ले गया है। उसने हमारे आदमियों को भी कत्ल कर दिया है, मगर वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। जहां से उसका बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल है। पूरी मिलिट्री फोर्स हरकत में आ गई है। मैंने कहा, मैडम यहाँ पाकिस्तानी घुरीला कैसे आ गया? मगर कोई बात नहीं, हमारी फौज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं भी ख्याल रखूंगा। मुझे कहीं नजर आ गया तो उसे वहीं दबोच लूंगा। सिक्योरिटी चीफ दोपहर को खाने पर भी ना आया। दोबारा उसका फोन आया। मैडम ने फोन सुना। घंटी बजते ही मैं किसी न किसी बहाने फोन वाली मेज के इर्द गिर्द मंडलाने लगता ताकि मैडम की इब्रानी गुफ्तगू सुन सकूं। उसकी बातों से यही अंदाजा हुआ कि मामला खतरनाक हद तक तशवीश अंगेज सूरत हाल इख्तियार कर गया है और सिक्योरिटी चीफ की इंक्वायरी शुरू हो सकती है। दूसरी दफा फोन सुनने के बाद मैडम कुछ घबराई सी थी। मैंने उसकी इब्रानी गुफ्तगू सुन ली थी, लेकिन अनजान बनकर पूछा, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं हुई मैडम? उसने कहा कि साहब के खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है कि हिफाजती इंतजामात नाकिस थे। मैंने कहा, मैडम मैं आज ही मंत्रों वाला पानी दम करूंगा, कल साथ लेता आऊंगा। मैडम ने कहा, नहीं नहीं, तुम अभी झोंपड़े में जाकर ये काम शुरू कर दो और शाम को मुझे पानी की बोतल ला कर दे दो। मैं चाहती हूँ कि रात को जब साहब गौसल करे तो मैं ये पानी टब के पानी में मिला दूं। मुझे क्या एतराज हो सकता था? मैं उसी वक्त अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। बस्ती में नॉर्मल जिंदगी बहाल हो गई थी, मगर औरतों के चेहरे सहमे हुए थे। मर्द बंगलों और दफ्तरों में काम पर जा चुके थे, मगर औरतें इधर उधर बैठी चेमगोइयां कर रही थी। रम्या की बीवी सुखमनी मेरे दोपहर को ही आने पर हैरान सी हुई। मैंने बहाना बना दिया कि सर में दर्द था इसलिए आ गया हूँ। झोंपड़ी में लेट कर कुछ देर आराम किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं? मैंने कहा, नहीं, मैं कॉफी पीकर आ रहा हूँ, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। मैं झोंपड़ी में आ गया। अंदर आते ही मैंने कागज के एक टुकड़े को आग लगाकर उसकी राख की एक अलग पुड़िया बांध कर जेब में रख ली। फिर मटके में से पानी लेकर एक छोटी खाली बोतल में भरकर बोतल अपने पास रख ली और लेटकर सोनिया को वहां से निकाल कर ले जाने पर गौर करने लगा। मेरा ख्याल बार बार सोनिया की तरफ जाता जो जंगल में तोते की लहद में पड़ी हुई थी। सिपाही जरूर उस जंगल को भी छान रहे होंगे। दिल में एक ही धड़का लगा था कि कहीं कोई सिपाही तोते तक न पहुंच जाए, कहीं किसी को कोई शक न पड़ जाए कि तोते के अंदर कोई छुपा हुआ है। अगरचे बज़ाहिर इसका इम्कान नहीं था, वो जगह बहुत महफूज थी, उधर मुश्किल ही से किसी का ख्याल जा सकता था।
मैं यूं ही दिल को तसल्लियां देता रहा। रात को मेरा वहां जाना भी बहुत जरूरी था और मेरा जाना खतरनाक भी हो सकता था। तोपों और जहाजों के सन्नाटे सोनिया ने भी लहद में छुपे छुपे सुने होंगे। वो जरूर इस सूरत हाल से परेशान होगी। मैं उसे जाकर सही वाकयात से आगाह करना चाहता था। उसी रोज दोपहर गुजर गई, फिर शाम होने लगी। मैं झोंपड़ी से निकल रहा था कि संथा को देखा, जो कांसी की कटोरी में मेरे लिए कॉफी ले आ रही थी। मुझे देखकर रुक गई और बोली, दादा ने तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाई है। कांसी की कटोरी उसने मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कटोरी पकड़ ली और वो वहीं से वापस मुड़ गई। मैं वहीं से मैडम के बंगले की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि साहब थोड़ी देर के लिए आया था और फिर वापस चला गया है। मैडम को मैंने कदरे मुतमईन सा देखा तो समझ गया कि सिक्योरिटी चीफ उसे जरूर कोई हल्की सी खुशखबरी सुना गया है। मैंने किचन में जाकर मैडम को सबसे पहले तो राख वाली पुड़िया दिखाई और कहा कि ये वो यमराज के मंत्र वाली राख है जो मैं जेल में लेकर जाना चाहता था मगर लेकर नहीं गया। मैं खैर शौरी तौर पर मैडम के सामने अपने आप को बार बार बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, फाड़ीकर, ये खतरनाक राख है, इसे सिंक में बहा दो। फिर मैंने उसे पानी की छोटी बोतल जेब से निकाल कर दी और कहा, मैंने पूरे 1000 मंत्र पढ़कर इस पानी पर दम किया है मैडम। ये पानी आज रात सुबह के टब में गुस्ल करने से पहले मिला देना, सब ठीक हो जाएगा। मैडम ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे भगवान की वजह से साहब पर मिलिट्री वालों ने जो इल्जाम लगाए थे उनमें से 2 इल्जाम जो बड़े सख्त थे वापस ले लिए गए हैं। मैंने मैडम को मुबारकबाद दी और कहा, देखा मैडम, अभी मैंने मंत्र शुरू ही किए थे कि साहब की आधी मुसीबत कट गई। अब ये पानी जब टब के पानी में गिरेगा और साहब इससे नहाएगा तो बाकी मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। मैडम के एतकाद में मजीद इजाफा हो गया था। उसने बोतल लेकर जल्दी से किचन की अलमारी में बंद करके रख दी और कहा, मैं आज रात ही उसे साहब के नहाने से पहले टब में डाल दूंगी। सिक्योरिटी चीफ रात के पहले पहर तक भी बंगले पर वापस न आया था। लाजमी बात थी कि सिक्योरिटी की टॉप सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। इस दौरान में समंदर की तरफ से गश्ती मोटर लॉन्चों के गश्त लगाने की कई बार आवाजें सुनाई दी थी। मैंने खाना बस्ती में आकर दादा रम्या के साथ ही खाया। सिक्योरिटी की जानिब से पाकिस्तानी लड़की के फरार और 2 यहूदी सिपाहियों के कत्ल की बात दबा दी गई थी। बस्ती में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि ये सब कुछ क्या और क्यों हो रहा है। मैंने भी इस राज को राज ही रहने दिया और दादा रम्या की कयास आराइयों में शरीक हो गया। रात को मेरा सोनिया के पास जमीन दोज गमीनगाह में जाना बहुत जरूरी था। खतरा शदीद था और बस्ती में खामोशी और अंधेरा मुसल्लत हो गया तो मैं बड़ी एहतियात से काम लेता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल आया। जंगल का तारीक रास्ता मेरे लिए नया नहीं था। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो मैं फूंक फूंक कर कदम रखता अपनी खुफिया मंजिल की तरफ चल पड़ा। ये खतरा मेरे साथ साथ सफर कर रहा था कि कहीं कोई सिक्योरिटी वाला मेरा पीछा न कर रहा हो। चुनाचे मैं कुछ दूर चलने के बाद अचानक घूम कर पीछे देख लेता। बज़ाहिर मेरे इर्द गिर्द कोई इंसान मौजूद नहीं था। मैं ऊंची घास, झाड़ियों और गढ़ों में से गुजरता चला गया। साहिल समंदर की तरफ जाने से मैं गुरेज कर रहा था क्योंकि यकीनी तौर पर उधर रात की राउंड में इजाफा कर दिया गया होगा। आखिर मैं उस खड्ड के पास पहुंच गया जिसके किनारे पर बाएं जानिब मिट्टी का ऊपर को उठा हुआ तो रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कवियुल जुस्सा हाथी बैठा हो। जहां मैं बैठ गया और अंधेरे में दाएं बाएं देखने लगा। मैं 3-4 मिनट तक वहां बैठा रहा। मैंने चलते वक्त अपनी जेब में 2 रोटियां और थोड़ा सा मछली का अचार रख लिया था। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं वहां अकेला ही हूं और मेरा पीछा नहीं किया जा रहा है तो मैं उठा और झुककर तोते के पहलू वाले शिगाफ की तरफ बढ़ा। मैं झाड़ियों को एक तरफ हटा रहा था कि मुझे अकब में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। मैं उछलकर एक तरफ हो गया। इतनी देर में एक साया घास पर बैठ गया और सोनिया की हल्की सी आवाज आई, मैं हूँ सोनिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। उसने कहा कि वो लहद में सारा दिन बैठी रही थी। अब उसका जी घबराया तो बाहर खुली हवा में निकल आई। मैं उसे एक तरफ घनी झाड़ियों में ले गया, उसे रोटी खाने को दी और सारे हालात मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिए। वो मजीद फिक्रमंद हो गई। कहने लगी, हमारा यहाँ से निकलना मजीद मुश्किल हो गया है आमिर। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इन हालात में क्या कर सकोगे। हम झाड़ियों में झुक कर बैठे थे और सरगोशियों में बातें कर रहे थे। ये हकीकत थी कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं सोनिया को लेकर वहां से कैसे फरार हो सकूंगा। अब किसी मोटर लॉन्च को अगवा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सोनिया से कहा कि वो एक रात मजीद गुजारने की कोशिश करे। हो सकता है हम कल रात यहाँ से निकल चलें, मगर कैसे निकलेंगे? आम कश्ती हमारे पास है नहीं, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। बर्मा का साहिल जहां से दूर है। अगर हम रात को फरार होते हैं तो यकीनी तौर पर सुबह हम समंदर में ही होंगे और उनके जहाज हमें देख लेंगे और ऊपर से गोलियों की बौछार हमारा काम तमाम कर देगी। मैंने सोनिया से फैसला कुन अंदाज में कहा कि हमें हर हालत में ये खतरा मोल लेना पड़ेगा। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन कल किसी न किसी तरह यहाँ से समंदर में अपना सफर शुरू कर देंगे। मैं अंधेरा होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सोनिया ने कोई जवाब
न दिया। वो बड़ी बेदिली से रोटी के छोटे छोटे निवाले तोड़कर खा रही थी। मैंने झुके झुके निस्फ दायरे की शक्ल में इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया कि वहां कोई छुपा हुआ तो नहीं है। फिर मैंने सोनिया को कमिंगाह में छुप जाने के लिए कहा। वो शिगाफ में से रेंग कर अंदर चली गई। मैंने शिगाफ को झाड़ियों और खुश्क टहनियों से बंद किया और तेजी से वापस रवाना हो गया। बस्ती वालों के पास छोटी छोटी चंद कश्तियां थी जिन पर सवार होकर वो समंदर में मछलियां पकड़ा करते थे। ये काम वो छुट्टी के दिन करते थे, बाकी उनकी कश्तियां साहिल पर बंधी रहती थी। दूसरे रोज मैं सुबह सुबह उस जानिब निकल गया जहां कश्तियां बंधी थी। एक कश्ती सबसे आखिर में खड़ी थी। मैंने फरार के लिए उसे मुंतखब कर लिया और उसका करीब से जाकर अच्छी तरह मुआयना किया। कश्ती बिल्कुल सही सलामत थी। दोपहर को मैं खाने के वक्त वापस बस्ती में आ गया। मैंने जल्दी जल्दी 2-4 निवाले लिए और टहलता हुआ साहिल की जानिब गया। मैं जंगल की पट्टी में ही रहा। जहाँ एक जगह घास पर कितने ही नारियल गिरे हुए थे। मैंने जहाँ से 6-7 नारियल उठाए और आखिरी कश्ती में ले जाकर कोने में रख दिए। दूसरे फेरे पर फिर कुछ मजीद नारियल कश्ती में रखाया। कश्ती में सिर्फ यही हमारा ज़ादे राह था। इस काम से फारिग होकर मैं वापस बंगले की तरफ चल दिया। उस वक्त सिक्योरिटी चीफ बंगले पर मौजूद था और अपनी बीवी से इब्रानी जबान में कुछ बातें कर रहा था। मैंने आते ही खाना लगाना शुरू कर दिया। उनकी बातों से मालूम हुआ कि शाम को इंडिया से भी CID वालों का एक वफ्द जजीरे पर पहुंच रहा है। इंडिया की इंटेलिजेंस वालों से मेरा मुतफक्किर होना कुदरती अमर था, क्योंकि पूछगिछ के दौरान उनको मुझ पर शक हो सकता था और वो अंदाजा लगा सकते थे कि मैं असली मराठा नहीं हूँ। इसी एतबार से मैंने उसी रात वहां से फरार होने का ठीक फैसला किया था। जब सिक्योरिटी चीफ खाना खाकर चला गया तो मैंने मैडम से $20 अपनी तनख्वाह में से एडवांस के तौर पर लिए। ये रकम बर्मा की सरहद पर पहुंचने के बाद हमारे काम आ सकती थी। मुझे सिवाय इसके और कुछ नहीं सूझ रहा था कि मुझे आज रात सोनिया को लेकर हर हालत में यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं शाम को बस्ती में वापस आ गया। अभी सूरज गुरूब हुआ ही था और उसकी सुर्ख रोशनी अभी समंदर पर बाकी थी। मैंने बंसी और डोरी उठाई और ताज़ा मछली पकड़ने के बहाने साहिल समंदर पर जा निकला। जहां आखिरी कश्ती साहिल की रेत पर खड़ी थी, मैंने वहीं जाकर पानी में डोरी लटका दी। एक बार फिर मैंने कश्ती का भरपूर नजरों से जायजा लिया। मेरे रखे हुए नारियल कोने में पड़े थे। कश्ती में 2 चप्पू भी थे। उस कश्ती को हमें समंदर पार करवाना था। कुछ मालूम नहीं था कि किस्मत में क्या लिखा है। ये बहरे हिंद का समंदर था जिसको काला पानी भी कहते हैं, इसलिए कि समंदर का रंग देखने पर बिल्कुल स्याह लगता है। कहते हैं कि यह समंदर के गहरा होने की वजह से है या इन स्याह काई ज़दा चट्टानों की वजह से जो इस समंदर की तह में बहुतात से मौजूद हैं। कुछ देर समंदर के किनारे रहने के बाद मैं वापस आ गया। मैं वापस आ रहा था कि एक सिक्योरिटी लॉन्च तेजी से साहिल समंदर के करीब से गुजरी। उसके आगे मशीन गन लगी थी और सिपाही चापू चौबंद अर्शिया पर खड़े थे। मैं अपने ध्यान में बस्ती की तरफ चलता गया। फिर रात की स्याही ने जजीरे के समंदर को अपने दामन में ले लिया। मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि दादा रम्या झोंपड़ी के बाहर चूल्हे के पास बैठा नारियल पी रहा है। उसकी बीवी चावल पका रही थी। संथा झोंपड़ी में थी। दादा रम्या ने मुझे देखकर पूछा, शाम को मछलियां साहिल के पास नहीं आया करती, तुम क्यों चले गए थे? मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो दादा, कोई मछली हाथ नहीं आई। मैंने सोचा जरा तफरी हो जाएगी। हम खाना खाने लगे तो दादा रम्या ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। उसे क्या खबर थी कि ये रात मेरी उसके पास आखिरी रात है। शायद इसके बाद मुझे उससे कभी नहीं मिलना था। उसे क्या खबर थी कि ये रात मेरी उसके पास आखिरी रात है। शायद इसके बाद मुझे उससे कभी नहीं मिलना था। मैंने कहा, दादा मैं तुम्हारे आगे कैसे इनकार कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तनख्वाह मिलने पर संथा से ब्याह रचा लूंगा। दादा रम्या और उसकी बीवी के चेहरे खुशी से खिल गए। सुखमनी उठकर झोंपड़ी में अपनी बेटी को खुशखबरी सुनाने चली गई। मैं उनके जज्बात से बिल्कुल बेनियाज अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। हम अजीब बेजार मददगार और खतरनाक हालात में वहां से फरार हो रहे थे। हमारा पीछा भी किया जा सकता था और हम पर ऊपर से फायरिंग भी हो सकती थी। सिर्फ एक बात हमारे हाथ में जाती थी कि सोनिया को गायब हुए 2 दिन हो गए थे और इस अरसे में यहूदी सिक्योरिटी को जितना समंदर खंगालना था खंगाल चुके थे। अगर हमें वहां से फरार होते हुए कोई नहीं देखता तो फिर किसी के हमारे पीछे आने का इम्कान नहीं था। अगर मैं उसी रात सोनिया को लेकर निकल जाता तो हमारे ताक़ुब और फिर फजा में हमारी कश्ती पर फायरिंग का कभी इम्कान था। मेरा जहन इन्हीं ख्यालात में गुम था कि दादा रम्या ने कहा, पार्टीकर कल तुम अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैंने कहा, दादा मेरे पास पैसे हैं, तुम फिक्र न करो। रम्या दादा कुछ देर शादी के इंतजामात के बारे में मुझसे बातें करता रहा। फिर मैं उठकर अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। मेरे पास साथ ले जाने के लिए वहां कुछ भी नहीं था।
एक पिस्तौल और चाकू सोनिया के पास था जो हमें अपने पास ही रखना था। नारियल कश्ती में पहले ही रख दिए गए थे। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे कान समंदर की तरफ लगे थे। उधर से पहली गश्ती लॉन्च गुजर गई थी। 1 घंटे के बाद दूसरी और फिर 12 बजे रात से कुछ पहले ही तीसरी गश्ती लॉन्च को गुजरना था। मुझे बहरहाल दूसरी गश्ती लॉन्च के गुजर जाने का इंतजार करना था। मैं झोंपड़ी में चुपचाप लेटा रहा। जब दूसरी गश्ती लॉन्च भी गुजर गई तो मैं झोंपड़ी से निकल आया। बाहर वैसे ही सन्नाटा और अंधेरा था जैसा कि हर रात वहां हुआ करता था। एक पल के लिए मैंने पीछे वाली झोंपड़ी पर निगाह डाली जिसके अंदर संता सो रही थी। मैंने उसे निगाहों से ही खुदा हाफिज कहा और नायलॉन की एक रस्सी कमर के गिर्द लपेट कर सोनिया की कमीनगाह की तरफ रवाना हो गया। हालात हमारे हक में नहीं थे, उसके बावजूद दिल में चट्टान जैसा अज़्म लिए आगे बढ़ रहा था। मुझे रातों रात उस जजीरे से निकलकर जितनी तेजी से हो सके कश्ती को चलाकर दूर से दूर तर हो जाना था। हमारी मंजिल बर्मा का साहिल था जो अंडमान के इस जजीरे से मशरिक की तरफ था और ज्यादा दूर नहीं था। फिर भी एक आम चप्पुओं वाली कश्ती वहां 3 दिन से पहले नहीं पहुंच सकती थी। दरख्तों के नीचे से गुजरता मैं खुफिया कमीनगाह तक पहुंच गया। सोनिया मुझे कमीनगाह के बाहर ही मिल गई थी। वो बिल्कुल तैयार थी। मेरे पास उससे बातें करने का वक्त नहीं था। मैंने उसे पिस्तौल और चाकू लेकर अपनी जेब में रख लिया और उसे अपने पीछे पीछे आने का इशारा करके जंगल की तरफ चल पड़ा। हम खड नाले के किनारे की ओट में होकर समंदर की तरफ चल रहे थे। 15 मिनट के बाद हम जंगल की उस पट्टी में आ गए जहां से हमें साहिल की रेतली जमीन उबूर करके अपनी कश्ती में सवार होना था। घड़ी मेरी कलाई के साथ लगी थी। हम एक जगह झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। मुझे तीसरी गश्ती लॉन्च के गुजरने का इंतजार था। ठीक 12:07 पर दूर से साहिल पर रोशनी फैल गई। फिर लॉन्च की आवाज आने लगी। मैंने सोनिया को बताया कि ये रात के पहले निस्फ हिस्से की आखिरी गश्ती लॉन्च है और इसके आधे घंटे के वक्फे के बाद चौथी लॉन्च गुजरेगी। मोटर लॉन्च पर सर्च लाइट रोशन थी। हम झाड़ियों की ओट में थे। लॉन्च समंदर को रोशन करती हुई आगे निकल गई। जब उसकी आवाज दूर हो गई तो मैंने सोनिया से कहा, हम आखिरी कश्ती में सवार होंगे। मैंने हाथ के इशारे से उसे वो छोटी कश्ती दिखाई जो साहिल पर सबसे आखिर में खड़ी थी। मौसम बेहद पुरसुकून था। हल्की खुशगवार हवा चल रही थी। सोनिया ने कोई जवाब न दिया। खामोशी से गर्दन घुमाकर कश्ती को देखा। मैंने उसे हिदायत की कि मेरे निकलने के 2 मिनट बाद वो भी दरख्तों से निकलकर कश्ती की तरफ चली जाए। तुम्हें झुककर तेजी से दौड़ते हुए कश्ती तक आना होगा। ये कहकर मैंने दरख्तों से निकलकर दाएं बाएं सुनसान और नीम रोशन साहिल पर निगाह डाली और उड़ता हुआ कश्ती के पास आकर नीचे बैठ गया। 2 मिनट बाद सोनिया भी दरख्तों से निकलकर मेरी तरफ झुककर दौड़ पड़ी। वो जल्दी से कश्ती में बैठ गई। मैंने कश्ती की रस्सी को खोल दिया और उसे घसीट कर लहरों पर ले आया। फिर मैं भी कश्ती में कूद गया और चप्पू चलाने लगा। समंदर पर अंधेरा छाया हुआ था। आधे घंटे के बाद मशरिक की जानिब से जजीरे का मोड़ काटकर चौथी कश्ती लॉन्च का नमूदार होना था और अगर मैं उस आधे घंटे में समंदर की एक खास हद को उबूर नहीं करता तो हमारी कश्ती लॉन्च की सर्च लाइट की रोशनी में बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। फिर गोलियों की एक बौछार हम पर पड़ती और काम तमाम हो जाता। इस एतबार से मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर इस इलाके से निकल जाना चाहिए था। मैंने कश्ती को बहुत जल्द समंदर की वापस जाती बड़ी लहरों पर डाला और उस रुख पर चप्पू चलाने लगा कि वो दाएं जानिब मशरिक के जाविये को छोड़कर शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ गई। मैं बगैर सांस लिए दीवानावार चप्पू चलाता गया। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम मौत की सरहद को उबूर कर रहे थे। मुझे कोई होश नहीं था कि कितना वक्त गुजर चुका है। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक कश्ती के ऐन दरमियान में सर झुकाए बैठी थी। मैं चप्पू यूं चला रहा था जैसे मेरी रेस लगी हो। रात गुजरती जा रही थी। मैंने चप्पू चलाते चलाते साहिल की तरफ निगाह डाली। साहिल के दरख्तों की गहरी गहरी स्याह चौड़ी पट्टी दूर होती जा रही थी, लेकिन अपने अंदाजे के मुताबिक मैं अभी खतरे से बाहर नहीं था। मैं घड़ी पर वक्त देखकर मजीद 1-2 सेकंड जाया नहीं करना चाहता था। मेरे बाजू शल होने लगे थे मगर मैं कश्ती को साहिल से दूर ही दूर खींचे लिए जा रहा था। जब मैंने बाजू में बिल्कुल सकत न रही तो मैंने चप्पू ऊपर उठा लिए। कश्ती समंदरी लहरों पर सुस्त हो गई। मैंने चप्पू दोबारा समंदर में डाले और तेजी से बाजुओं को चलाने लगा। कश्ती साहिल से काफी दूर निकल आई थी। इतने में जजीरे के मशरकी साहिल पर रोशनी की धुंध सी बिखरने लगी। दूर से लॉन्च के इंजन की खटखट सुनाई दी। मैंने सोनिया को बुलंद आवाज में कहा कि वो कश्ती में लेट जाए। उसने वैसा ही किया। चौथी गश्ती लॉन्च अपने राउंड पर निकल आई थी मगर उसकी रोशनी हमारी कश्ती से फासले पर थी और उसकी रोशनी का आखिरी किनारा कश्ती से करीबन आधे फरलांग के फासले पर था। ये बात बहुत खुशाइन थी। मैं कश्ती को खतरे के निशान से दूर ले जाने में कामयाब हो गया था। इसके बावजूद मैंने चप्पू कश्ती में डाले और खुद भी इस तरह औंधे मुंह लेट गया कि मेरा सर कश्ती के किनारे से थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ था। एक और बात बड़ी अच्छी थी कि जहां समंदर की लहरें भारी भरकम थीं
और किसी वक्त हमारी कश्ती उन लहरों की ओट में आ जाती। लॉन्च की रोशनी आगे निकल गई और लॉन्च भी हमसे दूर होती चली गई। अब मैंने सितारों को देखा। मशरिक की जानिब चमकते एक सितारे को अपना रहबर बनाया और उसी समत कश्ती खींचने लगा। मेरे चप्पू चलाने में अगरचे अब वो शिद्दत नहीं थी, लेकिन मैंने कश्ती की रफ्तार को सुस्त नहीं किया था। 1.5 घंटा इसी तरह हमारा सफर समुद्री लहरों पर जारी रहा। फिर जजीरे का साहिल समंदर की स्याह लहरों की ओट में डूब गया। अब हम रात की तारीकी में खुले समंदर में थे। खुले समंदर में आकर मुझे एहसास हुआ कि इस कश्ती के लिए समंदर बहुत बड़ा है। ये कश्ती खुले समंदर के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन हमें उस कश्ती में खलीज बंगाल को पार करना था। फिर भी जब मुझे ख्याल आया कि अभी 2-2.5 दिन का सफर बाकी है तो मैं कुछ फिक्रमंद हो गया। सोनिया भी इतने बड़े समंदर को देखकर कुछ सहमी हुई सी थी और कश्ती में दुबकी बैठी थी। मैं चप्पू भी चला रहा था और उसे हौसला भी दे रहा था कि ये समुद्री तूफानों का मौसम नहीं है और हमारा सफर महफूज है। आप अगर पुरसुकून समंदर में भी कभी कश्ती में सफर करें तो खुले समंदर में पहुंचकर आपको समुद्री लहरों की ऐसी आवाजें सुनाई देने लगेंगी कि एक बार तो आपका दिल दहल जाएगा। ये आवाजें ऐसी होती हैं जैसे कोई नाग फुनकारता हुआ आपके कानों के करीब से गुजर गया हो। जजीरे की रोशनियां अब बिल्कुल दिखाई नहीं देती थीं। हमारे चारों तरफ गुप अंधेरा छाया था। समंदर भी स्याह था। पानी की लंबी लंबी और नीचे से ऊपर को उभरती हुई मौजें हमारी कश्ती को ऊपर नीचे करती आगे ही आगे लिए जा रही थी। मेरा जोर बहुत कम लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं मशरिकी आसमान पर अपने रहनुमा सितारे को देख लेता। सोनिया उसी तरह कश्ती के वस्त में दुबकी बैठी थी। मैं उससे बातें करके उसकी समुद्री दहशत को दूर करने की कोशिश भी किया जाता। वो अगरचे पढ़ी लिखी लड़की और समझदार थी, मगर समंदर आखिर समंदर होता है और फिर खुला समंदर तो अच्छे खासे दलेर आदमी को भी दहशत अदा कर देता है, खास तौर पर अगर समंदर से ये उसकी पहली मुलाकात हो। कुछ यही हाल सोनिया का भी था, लेकिन चूंकि ये उसकी जिंदगी और मौत का मसला था इसलिए वो हिम्मत किए हुए थी, वरना उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो वो अब तक कई बार गश खा चुकी होती। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी थी। मशरिक में चमकता मेरा रहबर सितारा भी मांद पड़ने लगा था। मुझे दिन के वक्त उसकी जगह सूरज को अपना रहनुमा बनाना था। और फिर मशरिक में समंदर के अंदर से सुर्ख सूरज ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और हमारी कश्ती तक जैसे सुर्ख रोशनी की एक सड़क बिछ गई। दिन की रोशनी ने सोनिया को जरा हौसला दिया। मैंने पहली बार उसका दुबला पतला चेहरा देखा। वो कमजोर सी लड़की दिखाई देती थी, मगर उसकी स्याह आंखों में एक आहनी इरादे की चमक थी। उसने समंदर को चारों तरफ देखा। मैंने कहा, देख लो हम समंदर में कितनी दूर निकल आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें बताया ना कि ये समंदरी तूफान का मौसम नहीं है। सोनिया ने कहा, लेकिन हमारा सफर बहुत लंबा है, इतनी छोटी कश्ती कहाँ तक हमारा साथ देगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चला रहा था। कश्ती जैसे अपने आप लहरों पर फिसलती जा रही थी। चूंकि समंदर की लहरें तेजी से हमारे करीब से गुजर रही थी, इसलिए हमें यूं लगता था जैसे हमारी कश्ती की रफ्तार काफी तेज है। मैंने सोनिया को समझाया कि ये कश्तियां दरख्त को खोद कर बनाई जाती हैं, इसलिए इसका डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरज काफी ऊपर निकल आया था। हमने नारियल तोड़कर उनका पानी पिया, गूदे को चाकू से खुरच कर खाया। धूप खासी तेज थी और समंदर की वजह से उसकी चमक में काफी इजाफा हो गया था। इस तरह समंदर में सफर करते करते सारा दिन गुजर गया। रात फिर आ गई। समंदर पुरसुकून ही रहा। उसकी वजह महज ये थी कि तूफान का मौसम गुजर चुका था। इस मौसम में समंदर पुरसुकून ही रहता था। अब मैंने कश्ती को लहरों के हवाले कर दिया। सोनिया इसलिए भी परेशान थी कि शायद हम इतने वसीओ अरीज समंदर में अपनी समत ठीक नहीं रख सकेंगे। दूसरे दिन अभी एक पहर दिन का बाकी था कि अचानक मशरिक की जानिब से काली घटाएं उमड़ पड़ी। वो बेजंजीर हाथियों की तरह आसमान पर बढ़ती चली आ रही थी। हवा भी तेज हो गई और समंदर में हेजाम के आसार पैदा होने लगे। हमारी छोटी सी कश्ती ने डोलना शुरू कर दिया। ये समुद्री तूफान था। अगरचे तूफान का मौसम नहीं था, लेकिन बलाए नागहां हमारे सर पर मुसल्लत होने वाली थी। सोनिया का चेहरा मजीद उतर गया और वो घबरा कर बोली, तूफान आ रहा है, अब हमारा बचना मुश्किल है। उसका कहना बेजा नहीं था। स्याह घटाओं को देखकर मैं भी परेशान हो गया। देखते देखते सूरज उन काले बादलों में छुप गया और हवा ने तेज झक्कड़ों का रूप इख्तियार कर लिया। काले समंदर में बड़ी बड़ी मौजें उठने लगी। हवा के थपेड़े चीखते हुए मौजों को ऊपर उठाते और फिर पूरी ताकत से उन्हें नीचे फेंकते थे। कश्ती मेरे काबू से बाहर हो गई। उसकी मिसाल एक छोटी सी गुरगाबी की सी थी, जो हैबतनाक तूफानी समंदर की बिफरी हुई मौजों की जद में इधर उधर उछल रही थी। मैंने फौरन कमर के गिर्द लिपटी हुई नायलॉन की रस्सी खोली और उसे सोनिया की कमर के गिर्द बांध कर उसका दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लिया। सोनिया मेरे हाथों से फिसल जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे संभाले कश्ती से चिमटा, औंधे मुंह लेट गया।
सारे नारियल समंदर में गिर गए थे। अब वो कश्ती हमारे लिए एक लकड़ी का तख्ता थी जिससे चिमटे हम बेरहम समुद्री तूफान में न जाने किधर किधर बहे चले जा रहे थे। सर्वफलक मौजें हमारी कश्ती को एक मौज से दूसरी मौज की तरफ उछाल रही थी। बादलों में बिजली की कड़क ने रही सही कसर पूरी कर दी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सोनिया शायद बेहोश हो चुकी थी, मुझे खुद अपना होश नहीं था। हमारी कश्ती छोटी होने की वजह से अभी तक उल्टी नहीं थी। एक पहाड़ जैसी मौज उसे ऊपर उठाती तो फिर वही मौज नीचे जाते हुए जैसे उसे समंदर की गहराइयों में ले जाकर कुछ खबर नहीं थी कि हमारा रुख किधर को है और हम किस समत को जा रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पर तूफान के रहमो करम पर थे। ये तूफान हमें वापस उसी जजीरे पर फेंक सकता था जहां से हम फरार हुए थे और ये हमें बर्मा के साहिल पर भी ले जा सकता था। लेकिन उस वक्त हमें अपनी जान के लाले पड़े थे क्योंकि कश्ती किसी वक्त भी उलटकर हमें बेरहम मौजों के हवाले कर सकती थी। अगरचे समंदर में बकायमी होशो हवास तैरना मुश्किल नहीं होता, लेकिन तूफानी समंदर की मौजें अपने थपेड़ों से इंसान को हलाक कर डालती हैं। बिपरे हुए समंदर की दहशत ही एक आम इंसान को हलाक करने के लिए काफी होती है। मैंने सोनिया को अपने साथ चिमटा रखा था। वो बेहोश थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारी कश्ती 200 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी लहरों की जद में है। बारिश की वजह से कश्ती में पानी भर जाता, लेकिन जब कश्ती लहरों के साथ एक तरफ को झुकी झुकी ऊपर उठती तो ये पानी अपने आप बाहर गिर जाता। इसी तरह समंदर का पानी भी कश्ती में आ जाता। एक तेज लहर ने हमें ऊपर उठाया तो नीचे झूलते हुए मैं कश्ती से बाहर समंदर में गिर गया। कमर के साथ बंधी हुई रस्सी ने मुझे दूर न जाने दिया। मैंने वहीं कश्ती के किनारे को पकड़ लिया। हवाएं चिंगाड़ रही थी। मौजें मुझे कश्ती से अलग करने की सरतोड़ कोशिशें कर रही थी। मैंने दिल में खुदा को याद किया और दुआएं मांगने लगा। फिर हिम्मत करके कश्ती में अपने आप को गिरा दिया। सोनिया कश्ती में उसी तरह बेहोश पड़ी थी। सूरज बादलों में छुपा हुआ था, इसलिए कोई पता नहीं था कि हम मशरिक को जा रहे हैं या मगरिब को। उस वक्त तो मुझे सिर्फ अपनी और सोनिया की जान बचाने की फिक्र थी, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं था। मैं इस तूफानी अफरा तफरी में भी इतनी कोशिश जरूर कर रहा था कि सोनिया के मुंह में पानी न जाए। मैंने सर कश्ती के अंदर ऊपर उठी हुई लकड़ी की तख्ती पर कर दिया। अगर मेरी कमर में रस्सी न बंधी होती तो जिस तरह मैं समंदर में गिरा था, तूफानी मौजें मुझे न जाने कहाँ ले गई होती। मैं दिल में इंतहाई खुजू और खुशू से अल्लाह पाक से दुआएं मांग रहा था कि वो मेरे गुनाह माफ कर दे और हमें इस तूफान से निकाल दे। तूफान में जरा सी भी कमी नहीं हुई थी। एक बार हमारी कश्ती को ऊंची मौज ने ऊपर उठाया तो ये देखकर मेरा दिल दहल गया कि कश्ती एक बहुत बड़े भंवर के दायरे में फंस गई है। गोया हम एक दायरे की शक्ल में तूफानी समंदर में गर्दिश कर रहे थे। समंदर में जब कोई जहाज इस किस्म के वसीओ अरीज भंवर में फंस जाता है तो फिर उसका निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है। यही वजह है कि जहाजरानों ने सफर के लिए महफूज रास्ते मुतय्यन कर रखे होते हैं। हमारी कश्ती छोटी थी। हमें एक फायदा जरूर था कि कोई भी घूमती हुई लहर तेजी से हमें भंवर से बाहर फेंक सकती थी, जिस तरह के खौलते हुए लावे की कोई छींट उड़कर बाहर गिर जाती है। मगर इसके लिए शर्त यह थी कि हमारी कश्ती घूमते घूमते भंवर के किनारे पर आ जाए, और ये हमारे बस में नहीं था। खुदा जाने भंवर में कितने चक्कर लगने के बाद हमारी कश्ती को एक झटका लगा और वो उछलकर लहरों पर फैलती हुई दूर चली गई। कश्ती भंवर के हलाकत खेज चक्कर से बाहर निकल आई थी, लेकिन अब उसकी रफ्तार बेइंतहा तेज हो चुकी थी। यूं लगता था कि एक बहुत बड़ी लहर है जो उसे अपने साथ घसीटे लिए जा रही है। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगा कि कहीं हमारी कश्ती समंदर में चलती बर्क रफ्तार मौज के ऊपर न चढ़ गई हो। समंदर के वस्त में ऐसी रोएं चला करती हैं जिनकी रफ्तार 100 मील फी घंटा से कम नहीं होती। ये एक दरिया की शक्ल में चलती हैं और सैकड़ों मील दूर जाकर एक देव पैकर मौज की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और छोटी छोटी लहरों में तकसीम हो जाती हैं। समंदरी माहिरीन के मुताबिक ये बर्क रफ्तार रोएं आमतौर पर समंदर के उस हिस्से में उभर कर अपना सफर शुरू करती हैं जहां एक तो समंदर बहुत गहरा होता है, दूसरे जहां समंदर के नीचे किसी आतिशफिशा चट्टान के धाने से इंतहाई गर्म भाप निकल रही हो। जहां एक तो समंदर बहुत गहरा होता है, दूसरे जहां समंदर के नीचे किसी आतिशफिशा चट्टान के थाने से इंतहाई गर्म भाप निकल रही हो। इस तूफानी लहर पर आने से एक फायदा जरूर हुआ था कि हमारी कश्ती तूफानी थपेड़ों से बच गई थी। उस वक्त कश्ती गोया एक ऐसी देव पैकर तूफानी मौज के ऊपर सवार थी जो एक तेज रफ्तार दरिया की शक्ल में आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। बारिश थम गई थी मगर हवाएं उसी तरह चिंगाड़ रही थी। सोनिया वैसे ही बेहोश थी। उसकी नीम आस्तीन वाली कमीज और घुटनों से फटी हुई पतलून और सर के
बाल पानी में शराबोर थे। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि उसे वैसे ही बेहोश पड़ा रहने दूं। कश्ती ऊपर नीचे जरूर हो रही थी मगर वो तूफानी मौजों के कयामत खेज झूले से बाहर निकल आई थी। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था। मैं खुद थकावट और नत्ताहत से चूर बेबसी के आलम में कश्ती से चिमटा औंधा पड़ा था। कश्ती तूफानी हवाओं को चीरती हुई तेज रफ्तारी से बही चली जा रही थी। मुझे सिर्फ एक ही धड़का लगा था कि कहीं ये तूफानी रो हमें वापस दुश्मन के जजीरे पर न फेंक दे। बादलों की वजह से रात बहुत जल्द छा गई थी और चारों तरफ अंधेरे ने अपनी स्याह चादर फैला दी थी। मुझे प्यास महसूस हो रही थी लेकिन नारियल समंदर में डूब चुके थे और समंदर का पानी पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चुपचाप पड़ा रहा। मेरे सामने तूफान खेज समंदर की भयानक रात थी। मैंने कलाई पर बंधी खड़ी पर नजरें जमाने की कोशिश की मगर मैं वक्त मालूम न कर सका। मैंने निढाल होकर अपना सर कश्ती के तख्ते से लगा दिया। फिर जाने किस वक्त नींद ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे कुछ होश नहीं था। शायद मैं सो गया था या नक्काहत की वजह से बेहोश हो गया था। होश आया तो सबसे पहले मुझे दिन की रोशनी नजर आई। एक चप्पू मेरे घुटने से बार बार टकरा रहा था। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे लेकिन तूफान गुजर चुका था। हवाओं का दहशतनाक शोर खत्म हो गया था। समंदर पुरसुकून था मगर उसकी मौजों में वो पहले जैसी तूफानी कैफियत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि कश्ती की रफ्तार वो नहीं रही। कश्ती तूफान की बर्क रफ्तार रॉ से उतर चुकी थी मगर वो लहरों पर बुरी तरह से ढोल रही थी। अब वो एक बार फिर हैजानी मौजों के रहमो करम पर थी। मैंने झुक कर सोनिया को देखा। वो इंतहाई निठाल थी और करा रही थी। मैंने उसे आवाजें दी। उसके बाजू को झंझोड़ा। उसने आंखें खोल कर मेरी तरफ देखा फिर आसमान की तरफ नजरें उठाई। उसके होंठ मुझे सूजे हुए लग रहे थे। उसने मुझे कोई जवाब न दिया और हल्की सी कराह के साथ आंखें बंद कर ली। मैंने समंदर का जायजा लेने के लिए सर उठाकर इधर उधर देखा तो मेरा दिल थक से रह गया। मेरी बाएं जानिब थोड़े ही फासले पर एक बहुत बड़ी लॉन्च समंदर में हमारी कश्ती की तरफ बढ़ रही थी। उस कश्ती के बादबान नहीं थे। अब मुझे उसमें लगी हुई मोटर की धीमी धीमी आवाज भी सुनाई देने लगी। लॉन्च के मस्तूल पर कोई झंडा नहीं था। ये लॉन्च या तो कोस्ट गार्ड वालों की थी या मछलियां पकड़ने वाली लॉन्च थी। मेरा दिल इसलिए धक से रह गया कि कहीं मैं उस मनहूस इसराइली जजीरे पर वापस तो नहीं पहुंच गया। लेकिन इस किस्म की बड़ी लॉन्चें इसराइलियों के पास नहीं थी। अब मुझे कुछ लोग लॉन्च पर ऊपर खड़े नजर आए। उनके जिस्म पर सिर्फ तहमत बंधे थे। उनके सर नंगे थे। लॉन्च वालों ने हमारी कश्ती को लहरों में डूबते उभरते देख लिया था और वो हमें बचाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। एक आदमी ने हाथ में रस्सा भी पकड़ दिया था। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि सोनिया की पतलून की जेब से पिस्तौल और चाकू निकालकर आहिस्ता से समंदर में गिरा दिया। फिर उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, सोनिया अगर तुम होश में भी हो तो अपने आप को बेहोश जाहिर करना। एक लॉन्च हमारी तरफ बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये किस मुल्क की लॉन्च है। कोई आवाज मुंह से न निकालना। मैं भी खुद को बेहोश जाहिर करूंगा। माहीगीर लॉन्च के इंजन की आवाज करीब आ गई थी। मैंने अपना सर जहां रखा था वहीं रहने दिया और कोई हरकत न की। लॉन्च का अगला हिस्सा और उसके अर्शे पर खड़े नंगे स्याह जिस्मों वाले दुबले पतले माहीगीर मुझे साफ नजर आ रहे थे। उनके नक्श बर्मी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी लग रहे थे। मेरे खुदा कहीं हम इंडिया के साहिल पर तो नहीं पहुंच गए। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने आप को यूं जाहिर किया जैसे मैं बेहोश हूँ। मैं बेहोश रहकर एक तो उन लोगों के सवालात से बचना चाहता था, दूसरे मैं उनकी जबान और गुफ्तगू से अंदाजा लगाना चाहता था कि अगर मैं इंडिया के साहिल के करीब हूँ तो ये लोग किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं और हमारे बारे में उनका रवैया कैसा है। मैंने आंखें बंद कर ली। लॉन्च के माहीगीरों की आवाजें आने लगी। मैं उनकी जबान समझने की कोशिश करने लगा। समुद्री लहरों के शोर की वजह से उनके अल्फाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर समंदर में किसी ने रस्सा फेंका और जैसे दो आदमियों ने समंदर में छलांग लगा दी। मेरे जिस्म से किसी का हाथ टकराया। उसने चिल्लाकर कहा, एक औरत भी डोंगी में है, दोनों बेहोश हैं। ये जुमला तेलुगु जबान में अदा किया गया था। मैं दिल महसूस कर रह गया। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान का मशरकी साहिल था। तेलुगु जबान हिंदुस्तान के मशरकी साहिली इलाकों में तमिल के साथ ही बोली जाती है। हम गड्ढे से निकलने की कोशिश में कुएं में गिर गए थे। हमारी कश्ती बर्मा की तरफ निकल जाती तो बचाव हो सकता था, लेकिन इंडिया तो हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क था। अब क्या हो सकता था? तूफान ने हमारे साथ कोई पुराना बदला लिया था और हमें खलीज बंगाल में बर्मा या बांग्लादेश के साहिल की तरफ ले जाने की बजाय इंडिया के मशरकी साहिल पर ला फेंका था। हमें पटसन के एक छींके में डालकर लॉन्च के अर्शे पर ले जाया गया। मैं तेलुगु जबान रवानी से बोल नहीं सकता था मगर उसे समझ लेता था। ये माहीगीरों की लॉन्च ही थी। उनकी बातों से मालूम हुआ कि उन्हें समंदर में निकले चौथा रोज था और अब वो मछलियां पकड़कर वापस जा रहे थे। उस इलाके में तूफान का ज्यादा जोर नहीं रहा था। हमें अर्शे पर लिटा दिया गया। एक आदमी मुझे औंधा करके मेरी कमर को दबाने लगा ताकि मेरे मैदे में गया हुआ समंदरी पानी बाहर निकल आए। मैं आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। एक भारी भरकम आवाज आई, इसे होश आ रहा है, औरत अभी तक बेहोश है। रजवा, अरे कटोरे में गरम गरम कॉफी डालकर लाओ। वो तेलुगु जबान बोल रहे थे। एक माहीगीर ने तमिल जबान में कहा, ये मर्द तो मद्रासी लगता है। इस ख्याल से कि कहीं ये मेरा डॉक्टरी मुआयना न करने लगे, मैंने खुद ही आंखें खोल दी और तमिल में पूछा, मैं कहाँ हूँ?
मेरे इर्द गिर्द घुंघराले बालों और धूप में जले हुए गहरे सांवले चेहरों वाले माहीगीर खड़े थे, जिनके जिस्मों पर सिवाय घुटनों से ऊपर तक के मैले कुचैले सांफों के और कुछ नहीं था। भारी आवाज वाला मर्द मेरे पास बैठ गया। रजुआ माहीगीर कॉफी की केतली और कांसी की कटोरी लेकर आ गया। ये लो कॉफी पियो, घबराओ नहीं, तुम बच गए हो। मैं आहिस्ता से उठकर बैठ गया। मैंने सोनिया की तरफ देखा। वो या तो वाकई बेहोश थी और या फिर बेहोश हो जाने की अदाकारी कर रही थी। मैंने तमिल में कहा, ये मेरी मालिकन की बहन है। दिल्ली से अपनी बड़ी बहन के पास पौंडीचेरी आई थी। कश्ती में समंदर की सैर के लिए मेरे साथ निकली तो तूफान ने हमें घेर लिया। फिर हमें कुछ खबर नहीं रही और मैंने कॉफी का घूंट बड़ी मुश्किल से निगल लिया। गर्म गर्म कॉफी ने मेरे सारे जिस्म को जैसे टकोर सी कर दी। भारी आवाज वाले स्याहफाम आदमी ने घुटनों तक धोती के साथ जिस्म पर जलूका भी पहन रखा था। मालूम होता था कि वो इस लॉन्च का मालिक या मालिक का कारिंदा है। उसने पूछा, तुम्हारी मालिकन की बहन का क्या नाम है और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे बताया कि मेरा नाम चंद्रन है और मैं अपनी मालिकन के कॉफी के बाग में नौकर हूँ। मेरी मालिकन की इस छोटी बहन का नाम मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन सब इसे पिंकी कहकर बुलाते हैं। सोनिया का कोई फर्जी हिंदुआना नाम मैंने इसलिए नहीं बताया था कि अगर वाकई सोनिया होश में नहीं है तो होश में आने के बाद न जाने अपना क्या नाम बता दे। मगर सोनिया होश में थी। उसने आंखें खोल कर देखा और उर्दू में बोली, हम कहाँ आ गए हैं? क्या मैं पौंडीचेरी में हूँ? मैं दिल में खुश हुआ कि उसने मेरे बयान को सुन लिया था जो मैंने माहीगीरों को दिया और जिसमें अपने आप को पौंडीचेरी में अपनी मालिकन की कॉफी स्टेट का मुलाजिम बताया था। इन माहीगीरों ने हमें चावल की बनी हुई रोटी पिसी हुई सुर्ख मिर्चों की चटनी के साथ दी। रोटी खाकर हमारी जान में जान आ गई। थोड़ी सी कॉफी और पी। मछेरे सोनिया को अजीब नजरों से घूर रहे थे। उनके मुखिया ने उन्हें लॉन्च को गड़ीवाड़ा की तरफ ले चलने को कहा। मछेरे इधर उधर अपने काम में लग गए। लॉन्च का इंजन जो बंद कर दिया गया था फिर से स्टार्ट हुआ। लॉन्च ने समुद्री मौजों पर निस्फ चक्कर काटा और एक तरफ को रवाना हो गई। मैं और सोनिया अरशे पर तन्हा रह गई। हमने लॉन्च के जंगले से टेक लगा रखी थी। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखे बगैर कहा, यहाँ तुम्हारा नाम कांता होगा। तुम दिल्ली की रहने वाली हो। पौंडीचेरी में तुम्हारी बड़ी बहन का कॉफी का बाग है। तुम मुझसे मिलने दिल्ली से पौंडीचेरी आई थी। मैं तुम्हारे बाग में मुंशीगिरी करता हूँ। मेरा नाम चंद्रन है। तुम्हारा लकब पिंकी है। तुम मेरे साथ समंदर की सैर को निकली थी कि कश्ती तूफान में घिर गई और हम समंदर में भटक गए। लॉन्च का मुखिया बीड़ी पीता हमारे पास आकर बैठ गया। भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमारी नजर तुम पर पड़ गई। हम तो मछलियां पकड़ने के बाद वापस जा रहे थे। आज हमारा वापसी का दिन था। रजुआ ने समंदर में डोंगी को देखा तो शोर मचा दिया। मैंने तमिल में कहा, दादा, तेलुगु थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। मेरा जन्म पौंडीचेरी में ही हुआ था। मैं चौला ब्राह्मण हूँ। मुखिया ने हाथ जोड़ दिए और तमिल जबान में कहा, अरे ब्राह्मण तो हमारे माई बाप हैं, फिर आप उनके नौकर क्यों हैं? ब्राह्मण तो बड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था कि चौला जात के लोग इल्म दानिश सिखाने का ही फरीजा अंजाम देते हैं। मैंने जल्दी से कहा, मैं अपनी मालिकन के यहाँ मुंशी भी हूँ और वहीं संस्कृत भी सिखाता हूँ। मुखिया बोला, जयराम जी की, आप तो संस्कृत के भी विद्वानी हैं। आपकी जान बचाने से मेरा जन्म सफल हो गया महाराज। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि गड़ीवाड़ा कौन सी बंदरगाह है जिस तरफ ये लॉन्च जा रही है, लेकिन मैं अस खुद मुखिया से नहीं पूछना चाहता था क्योंकि पौंडीचेरी के रहने वालों को कुदरती तौर पर उस इलाके की खबर होनी चाहिए थी। मैंने बातों ही बातों में कहा, मैं गड़ीवाड़ा कभी नहीं गया। सुना है कि वहाँ बहुत बड़ी मछली मंडी है। जाहिर है जहाँ मछलियों से भरी हुई लॉन्च लेकर जा रहे थे वहाँ मछली मंडी का होना लाजमी था। मुखिया ने कहा, गड़ीवाड़ा मछलियों की भारी मंडी है। ये तो आपके तमिलनाडु प्रांत के बिल्कुल ऊपर है। मैं समझ गया कि ये आंध्र प्रदेश की कोई बंदरगाह होगी क्योंकि तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश था जो पाकिस्तान बनने से पहले हैदराबाद दक्कन की रियासत का इलाका था। गोया हम हैदराबाद रियासत के साहली इलाके की तरफ जा रहे थे। मैंने फौरन कहा, अच्छा अब मैं समझ गया, ये आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है। हमारा माल तो आपके पौंडीचेरी में जाता है। ये लॉन्च मेरे मालिक की है। मैं उसका मुख्तार मुखिया हूँ। तुमने अपनी मालिकन की बहन का नाम नहीं बताया। मैंने सोनिया की तरफ देखा और बड़े अदब से हिंदी जबान में कहा, अपना नाम बता दीजिए। फिर मुखिया की तरफ मुतवज्जे होकर बताया कि मेरी मालिकन और उसकी बहन दिल्ली प्रांत की रहने वाली है। मालिकन तो तमिल तेलुगु बोल लेती हैं मगर ये उनकी बहन सिवाय उर्दू हिंदी के दूसरी कोई जबान नहीं जानती। सोनिया ने माथे पर आए हुए बालों को पीछे हटाते हुए कहा, मेरा नाम कांता है। मैं दिल्ली की एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। मुखिया ने खुश होकर कहा, भगवान की कृपा से आप भी विद्वान हैं। जयराम जी की, बेटा पिछले जन्म के अच्छे कर्म तुम्हारे काम आ गए। ताले पानी में जब तूफान आता है तो छोटी छोटी डोंगियों का कुछ पता नहीं चलता। अब दूर जमीन का किनारा नजर आने लगा था। मुखिया कहने लगा, इस लॉन्च का मालिक बड़ा अच्छा आदमी है और तुम्हारे घर तार पत्र भी डाल देगा कि तुम खैरियत से हो। मैंने तमिल में और सोनिया ने हिंदी में मुखिया का शुक्रिया अदा किया। वो उठते हुए बोला, गड़ीवाड़ा आ गया है। वो लॉन्च के उस हिस्से की तरफ चला गया जिधर इंजन लगा था। मछेरे रस्से और जाल लपेट रहे थे। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। हम दोनों अकेले रह गए तो सोनिया ने आहिस्ता से कहा, खुदा ने हमारी मदद की है, हम बच गए, वरना तो किस कदर भयानक तूफान था।
मैंने उसे बताया कि वो तो सारे तूफान में बेहोश पड़ी रही, असल तूफान में से तो मैं गुजरा हूँ। उसने कहा, यह भी खुदा का शुक्र है, नहीं तो जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन अब आगे क्या होगा? हम तो दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं। इंडियन पुलिस हमें आसानी से गिरफ्तार करके वापस इसराइलियों के पास अंडमान भेज देगी। इन लोगों ने जरूर भारत की CID और पुलिस को हमारे हुलिये बताकर खबरदार कर दिया होगा। सोनिया का अंदेशा दुरुस्त था। जिस रोज हम यहूदी जजीरे से फरार हुए थे, उसी रोज शाम को भारत के खुफिया महकमे का एक वफ्द वहां पहुंचने वाला था। सिक्योरिटी चीफ ने उन्हें पहले सोनिया के बारे में और अब मेरे फरार के बारे में भी इंडियन इंटेलिजेंस वालों को बता दिया होगा। अब वहां किसी पर भी ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि असल पाकिस्तानी गोरिल्ला या कमांडो मैं ही था, जो तमिल बाशिंदे के भेस में सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर नौकर था। ये उनके लिए इंतहाई हजीमत की बात थी कि मैं उनकी आंखों के सामने होते हुए न सिर्फ पाकिस्तानी लड़की सोनिया को निकाल कर फरार होने में कामयाब हो गया था, बल्कि उनके 2 सिपाहियों को मौत के घाट भी उतार चुका था। भारत के साथ यहूदियों के इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात थे। उन्होंने मेरा और सोनिया का हुलिया भी भारतीय इंटेलिजेंस को बता दिया होगा। सोनिया की तो तस्वीर भी उनके पास थी। इस तस्वीर की कॉपियां अब भारतीय इंटेलिजेंस वाले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला प्रांतों के पुलिस स्टेशनों में तकसीम करने वाले थे। लेकिन इन तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए मैंने अपने आप को एक बार फिर तैयार कर लिया था। मैंने सोनिया को भी हौसला और तसल्ली दी और कहा, अगरचे हमें किस्मत ने एक बार फिर दुश्मनों के मुल्क में ला फेंका है, लेकिन हमें इंतहाई दानिशमंदी और जुर्रत और बहादुरी से काम लेना होगा ताकि हम यहाँ से फरार होकर दिल्ली की तरफ निकल जाएं। सोनिया ने कहा, दिल्ली जाकर क्या करेंगे? ऊपर के भारतीय सूबों में हमारे लिए कदम कदम पर खतरे के सिवा और कुछ नहीं होगा। हमें मगरबी बंगाल की सरहद पार करके बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश करनी होगी। सोनिया का मशवरा काफी हद तक मुनासिब था, क्योंकि मुझे इस हकीकत का बखूबी एहसास था कि मशरकी पंजाब की तरफ से भारत की सरहद क्रॉस करना किस कदर दुश्वार और खतरनाक है। दिल्ली जाने से मेरा मकसद ये था कि वहां मैं किसी तरह पाकिस्तानी सफीर से राब्ता पैदा करके उससे मदद हासिल करने की कोशिश करूं। फिर ख्याल आया कि हमें अपने मुल्क के किसी भी सफीर से मिलने से सख्ती से मना किया गया है। हमें किसी हालत में भी अपने मुल्क को अपनी कार्रवाइयों में मुलव्वस करने की इजाजत नहीं थी। मैंने दिल्ली जाने का इरादा तय कर दिया, लेकिन मगरबी बंगाल की सरहद उबूर करना भी कोई आसान काम नहीं था। हम पहचाने जा सकते थे क्योंकि मुझे बंगाली जबान आती थी, मगर सोनिया इससे बिल्कुल नाबलद थी। मेरा रंग तो सांवला हो गया था, मगर सोनिया का रंग अभी तक साफ और सफेदी माइल था। उस पर खामखा शक किया जा सकता था कि ये बंगाली औरत नहीं है। बहरहाल ये मसाइल ऐसे थे कि बहुत जल्द हमें उन पर गौर करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना था, कोई फैसला करना था और फिर उस पर अमल शुरू कर देना था। गढ़ीवाड़ा की बंदरगाह करीब आ रही थी। अगर हम भारत के नक्शे पर एक नजर डालें तो आपको मशरकी साहिल पर जुनूब की तरफ पांडिचेरी की बंदरगाह दिखाई देगी। यहाँ से साहिल के साथ साथ ऊपर चलते जाएं तो मद्रास का बहुत बड़ा बंदरगाही शहर आ जाता है। यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ साहिल के साथ साथ सफर करते हैं तो साहिल थोड़ा सा अंदर की तरफ पिचक गया है। फिर साहिल बाहर की तरफ निकल आता है। यहाँ ऊंट का एक कोहान सा बना हुआ है। इस कोहान के बिल्कुल दरमियान में 2 बंदरगाहें बिल्कुल साथ साथ हैं। ऊपर वाली बंदरगाह का नाम भीमावरम है और उसके नीचे गढ़ीवाड़ा की बंदरगाह है। हमारी लॉन्च उसी गढ़ीवाड़ा बंदरगाह की तरफ जा रही थी। ये बंदरगाह साबिका हैदराबाद, दक्कन और हालिया आंध्र प्रदेश में वाक़ है। यहाँ से सिंगल रेलवे लाइन भारत के मशहूर शहर और जंक्शन विजयवाड़ा की तरफ जाती है। विजयवाड़ा को बीजवाड़ा और बीचवाड़ा भी कहा जाता है, लेकिन उर्फ आम में उसको विजयवाड़ा के नाम से ही पुकारते हैं। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है। यहाँ से ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन धूमाताली, वरंगल और काजीपेट से होती हुई हैदराबाद को जाती है। चूंकि ये सारे इलाके मेरे देखे भाले थे, इसलिए गढ़ीवाड़ा के नाम से मैं उसके हुदूद दरबे को पूरी तरह समझ गया। गढ़ीवाड़ा मैं कभी नहीं आया था, यहाँ मैं पहली बार जा रहा था। आगे किस्मत हमारे लिए किस किस्म के वाक़यात और हादसात लिए हमारा इंतजार कर रही थी, उसके बारे में हमें कुछ खबर नहीं थी। गढ़ीवाड़ा का किनारा बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। लॉन्च खाड़ी में दाखिल होकर बंदरगाह की तरफ बढ़ रही थी। ये बंदरगाह भी भारत की दूसरी साहिली और दरमियाने दर्जे की मछली बंदरगाहों से मुख्तलिफ नहीं थी। जेटी पर जगह जगह तेलुगु मजदूर खड़े लॉन्च का इंतजार कर रहे थे। पीछे ताड़ और नारियल के दरख्तों की कतारें साहिल समंदर के साथ दूर तक चली गई थी। आसमान पर बादल छाए थे। जेटी के करीब आते ही लॉन्च पर से रस्सियां उछाल दी गईं। लॉन्च के पहलू में मोटर कारों के पुराने टायर लटके हुए थे ताकि जेटी के साथ लगने से लॉन्च को झटका न लगे।